हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 981 की। चलिए एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां समुंदर का सबसे गहरा और अंधेरा हिस्सा है। जहां लाइट का कोई नामो निशान नहीं होता, राइट? एग्जैक्टली सिर्फ क्रशिंग प्रेशर और अंधेरा। वहां एक बहुत ही बड़ा और एकदम टेरिफाइंग स्नेक जैसा सी बीस्ट अपने शिकार को पूरा निगल लेता है और फिर एक लंबा सा धाड़ मारता है। उस जायंट बीस्ट की आवाज सी फ्लोर के डार्क कॉर्नर्स में एको करती है। और यहीं से असल गेम बदल गया। हाँ, क्योंकि उस आवाज के साउंड वेव्स के ठीक अंदर से एक इंसान टेलीपोर्ट होकर बाहर निकलता है। बाप रे, साउंड वेव से ट्रैवल करना! सही में। जैसे ही शू किंग उस आवाज की मीडियम से बाहर आता है, उसकी बॉडी उस एक्सट्रीम डीप सी प्रेशर और साउंड की फ्रीक्वेंसी को झेल नहीं पाती। तो बॉडी का रिएक्शन क्या होता है उस टाइम? उसकी बॉडी बुरी तरह से स्वेल होने लगती है, फूल जाती है और लिटरली अंदर से फटने लगती है। फ्लैश और बोन्स के छितरे उड़ने वाले होते हैं उस पॉइंट पर। ओ बाप रे, तो उसने वहां खुद को सर्वाइव कैसे किया? वहां पर उसे बचाने के लिए उसके अंदर एक सीलिंग मार्क की लाइट चमकती है। ये सील एक तरह का प्रोटेक्टिव मैजिकल लॉक होता है जो उसकी बॉडी को फोर्स करके वापस नॉर्मल साइज में रिस्टोर करता है। लेकिन तब तक डैमेज इतना एक्सट्रीम हो चुका होता है कि उसे लगातार 7-8 बार खून की उल्टी करनी पड़ती है। 7-8 बार? सिर्फ बेहोश होने से बचने के लिए, है ना? हाँ, ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। उसका फिजिकल फॉर्म पूरी तरह टूट चुका था। उसकी स्किन और बोन्स पर बहुत डीप क्रैक्स पड़ गए थे। उन क्रैक्स के अंदर से इमॉर्टल मर्क्यूरी बह रहा था। पर प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल बॉडी तक लिमिट नहीं थी। हाँ, उसकी प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा डीप थी। उसका सोल, उसकी आत्मा भी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने सब ब्लर हो रहा था। समुंदर की गहराई के जो नॉर्मल शैडोज थे वो उसे अजीब हैलुसिनेशंस बनकर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे डीप सी के डार्क एरियाज डिमोनिक मॉन्स्टर्स बन गए हैं और उसे घूर रहे हैं। उसके माइंड पर डायरेक्ट अटैक था ये। सोल फ्रैक्चर होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही होता है कि दिमाग रियलिटी और इल्यूजन के बीच का डिफरेंस भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर जू किंग का प्योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बाहर आता है। उसने खुद को उन हैलुसिनेशंस में खोने नहीं दिया। सही बात है। बॉडी और सोल को कोलैप्स होने से रोकने के लिए वो तुरंत एक वायलेट क्रिस्टल की एनर्जी टैप करता है। पर वो क्रिस्टल काफी नहीं था ना? नहीं, थोड़ी रिकवरी जरूर मिली पर काफी नहीं था। उसे एक एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ता है। वो एक ब्रोकन फेस का ब्लड निकालता है और उसका एक घूंट पी लेता है। जैसे ही वो ब्लड उसके सिस्टम में जाता है, उसकी बॉडी में इंटेंस रंबलिंग साउंड्स आने लगती हैं, जैसे कोई वोल्केनो फटने वाला हो। लेकिन इस क्योटिक ब्लड का एक बड़ा फायदा ये होता है कि बॉडी पर जो क्रैक्स तेजी से बढ़ रहे थे वो टेम्परेरीली रुक जाते हैं। वो फर्दर डैमेज को पॉज कर देता है। असली प्रॉब्लम तो उसके बाद शुरू होती है जब वो एक मैसेज भेजने की कोशिश करता है। हाँ, वो अपने आइसोलेशन से निकलने के लिए एक फ्लेम फीनिक्स फेदर निकालता है। ये एक हाई लेवल मैजिकल आइटम है जिसका यूज इमरजेंसी मैसेज भेजने के लिए होता है। पर जैसे ही वो मैसेज भेजने की कोशिश करता है, वो फेदर एक क्रैकिंग साउंड के साथ टूट जाता है। मैसेज पूरी तरह ब्लॉक हो गया क्योंकि एक इनविजिबल सीलिंग लॉक ने उसे पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया था। एग्जैक्टली। दुश्मन ने एक प्रेशियस ट्रेजर का यूज करके पूरे एरिया की रियलिटी को सील कर दिया था। पर सू किंग के पास एक और डरावनी प्रॉब्लम थी जो अंदर से उसे मार सकती थी, और वो प्रॉब्लम उस स्मार्टफोन के ब्लास्ट होने जैसी ही थी। उसके मास्टर ने उसके सोल को बचाने के लिए जो प्रोटेक्टिव सीलिंग मार्क्स लगाए थे, उनका एक हिडन डेंजर था। अगर दुश्मन के अटैक से या उसकी अपनी गलती से वो सील्स टूट गए तो क्या होगा? वही तो, उस ब्रोकन फेस की पावर जो उसने अभी यूज की थी वो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। वो केओटिक ब्लड उसकी अपने सोल को हमेशा के लिए मिटा देगा। यहाँ एंट्री होती है इंपीरियल सॉवरेन फ्लोटिंग फील्ड की। फ्लोटिंग फीन सिर्फ एक वर्ड बोलता है, इरेज, यानी मिटा दो। बस एक शब्द और अचानक सब गायब। वहां की सारी आवाजें, समुद्री जानवर, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सब कुछ रियलिटी से गायब हो जाता है। वो मरते नहीं हैं, उनकी लाश नहीं गिरती, बस वजूद से डिलीट हो जाते हैं। तो जब फ्लोटिंग फील्ड वहां चल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समुंदर उसके हिसाब से बेंड हो रहा हो। उसे एनवायरनमेंट और लॉस के रेमनेंट्स से पता चल गया था कि शू किंग ने ही उसके बेटे को साउंड मैजिक का यूज करके मारा था। वो अपने एंशिएंट शेयर्स निकालता है, एक पुरानी जादुई कैंची, और इस कैंची का काम फिजिकल फ्लैश को काटना नहीं था बल्कि कार्मिक थ्रेड्स को काटना था, किस्मत और कनेक्शंस के धागों को जो सू किंग से जुड़े हैं।
लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वो शीयर्स अपना काम करने आते हैं। जैसे ही वो शीयर्स कार्मिक थ्रेड्स को कच करते हैं, एक अजीब सी ग्रेटिंग आवाज आती है। उन गॉड टियर शीयर्स पर अचानक रस्ट लगने लगता है, यानी जंग लगने लगता है। और उनकी शाइन एकदम खत्म होने लगती है। ये देखकर फ्लोटिंग फील्ड खुद हक्का बक्का रह जाता है। पर एक गॉड टियर वेपन को इंसान पर यूज करने में जंग क्यों खा रहा है? ये रस्ट लगने का क्या लॉजिक था? लॉजिक ये है कि कार्मिक थ्रेड्स किसी का भी वेट और कनेक्शंस दिखाते हैं। सूखिन का कर्मा इतना हैवी है, उसकी डेस्टिनी इतने एंशिएंट और पावरफुल एंटिटीज के साथ गुंदी हुई है कि उन्हें काटना एक गॉड टियर वेपन की कैपेसिटी से भी बाहर था। ओह वाओ, मतलब उसकी डेस्टिनी का वेट उस वेपन को तोड़ रहा था। हाँ, फ्लोटिंग फील्ड समझ जाता है कि उसके सामने जो बंदा है उसका फेट बहुत स्ट्रांग है। अगर उसने इन धागों को जबरदस्ती काटने की कोशिश की तो उसकी ये एंशिएंट कैंची हमेशा के लिए टूट जाएगी। अब मुझे पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है। फ्लोटिंग फीड उसे इंस्टेंटली इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि उसको जू किंग का फ्लैश और ब्लड चाहिए। उसे अपना लालच दिख रहा है वहां। फ्लोटिंग फीड खुद कहता है कि ये फ्लैश और ब्लड एक पॉइजन थॉर्न की तरह है, एक जहरीला कांटा। अगर लालच में आकर उसने जल्दी से उस फ्लैश को ग्रैब किया तो वो नेगेटिव कर्मा सीधा उस पर अटैक करेगा। वो पॉइजन उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए उसे बहुत संभाल कर, एक मास्टर हंटर की तरह उसे कॉर्नर करके धीरे धीरे पील करना था। और इसी दुश्मन के लालच ने जू किंग को एक आखिरी डेस्परेट मूव चलने का मौका दे दिया। हालांकि इस डेस्परेट मूव की कीमत किसी भी फिजिकल डैमेज से बड़ी थी। जान बचाने के लिए वो लाइट एवेशन टेक्निक यूज करता है। प्रोफाउंड सन इमॉर्टल लाइट मैजिक, जिसमें एक इंसान खुद एक लिटरल सन, एक ब्लाइंडिंग सूरज बन जाता है और लाइट की स्पीड से भागता है। सुनने में जितनी पावरफुल लगती है, इसकी रिक्वायरमेंट उतनी ही स्ट्रिक्ट है। उस एक्सट्रीम स्पीड को अचीव करने के लिए मैजिक सिस्टम को 2 लाइट स्ट्रीम्स की जरूरत होती है ना? बिल्कुल, 2 सोर्सेस चाहिए। पर प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि जू किंग के पास सिर्फ एक ही इमॉर्टल लाइट का स्ट्रीम था। तो दूसरा सोर्स कहां से लाया वो? उसके पास तो कुछ नहीं था आसपास। जब कोई बाहरी सोर्स नहीं होता तो कल्टीवेटर अपने अंदर देखता है, और वही उसने किया। उसने अपने खुद के सोल थ्रेड्स को बर्न करना शुरू कर दिया ताकि उस बर्निंग सोल से एक नई सोल लाइट निकल सके। अपनी ही आत्मा को आग लगाना, ये तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी बॉडी में 50 मिलियन सोल थ्रेड्स थे उस टाइम, और इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए वो इस टेक्निक को लगातार 5-6 बार फायर करता है। एक ही रात में उसके 50 मिलियन सोल थ्रेड्स जलकर सीधा आधे रह जाते हैं। वो लिटरली अपनी आधी आत्मा दे देता है सिर्फ थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के लिए, ताकि उन शेयर्स से दूर भाग सके। इतना सैक्रिफाइस किया उसने, बट फिर भी मौत उसके ठीक पीछे थी। वो स्पीड टेम्परेरीली उसको आगे निकाल देती है, पर सिचुएशन चेंज नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान एक नेट बन चुका है और इसके ऊपर इरेजर का इफेक्ट भी फैलना शुरू हो गया था। उस इरेजर का साइकोलॉजिकल हॉरर बहुत चिलिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है वहाँ। हाँ, वो सीक्वेंस जहाँ वो समुद्र के अंदर भागते हुए एक आइलैंड के पास से गुजरता है। हाँ। वहाँ उसे बोट्स दिखती हैं और वो एक ऐसी बोट पर लैंड करता है जो उसके अपने लोगों की थी, 7 ब्लड आइज डिसाइपल्स की। पर कोई उसे देख नहीं पाता। एग्जैक्टली, वो उनके सामने खड़ा था, पर आसपास के डेंजरस सी बीच तक उसको नोटिस नहीं कर रहे थे। वो लिटरली इनविजिबल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस रियलिटी के डायमेंशन से ही स्लिप हो गया हो, डिलीट हो रहा था दुनिया से। वही मैं कह रही थी। बॉडी का टूटना एक अलग दर्द है, पर वजूद का मिडलाना एक पूरी तरह अलग लेवल का टेरर है। जिंदा खड़े हो और लोगों के दिमाग में तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसकी कंप्लेक्शन डेड जैसी हो गई थी, पर उसने रुकने का नहीं सोचा। और वही आखिरी रास्ता उसे समुद्र की सबसे डार्क गहराई में मिलता है। खुद को पूरी तरह मिटने से बचाने के लिए वो एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर गिरता है, और वहां किसी के फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही थी, और वहां इरेजर का मैजिक जीरो था। इग्नोर हो गया वो गॉड लाइक मैजिक। क्योंकि उस जगह में एक ऐसी ग्रेविटी थी जो आसपास की एंशिएंट हिस्ट्री को होल्ड किए हुए थी। वहां खड़ा था ब्रिलियंट हेवन गॉडफॉल के क्राउन प्रिंस का ड्रैगन चैरियट, एक मजेस्टिक रथ जो एंशिएंट टाइम से वहां पड़ा था, और उसके ठीक पास उस प्रिंस के एक सर्वेंट की मृत लाश थी। फ्लोटिंग फील्ड ये देखकर तुरंत समझ जाता है कि शू किंग वहां भागकर क्यों आया। क्योंकि उस जगह की हिस्ट्री ही ऐसी थी। एंशिएंट टाइम्स में इस क्राउन प्रिंस ने खुद को एक लिटरल सूरज बना लिया था और उसकी बहन मून बन गई थी, ताकि वो रेवर्ड एंशिएंट नाम की एंटिटी को रोशनी दे सकें। ये सिस्टम तो हजारों साल चला था ना, जब तक इमिनेंट डेसोलेशन ने आके सब खत्म नहीं कर दिया। सब मर गए, पर वो रथ वहां एंशिएंट गॉड की ताकत होल्ड किए हुए रह गया।
और अब सुनो ध्यान से, यहीं पर क्यूजिंग किम का मास्टर स्ट्रोक प्ले होता है। उसने इंटेंशनली ये जगह चुनी थी। उसने अपनी बची कुची ताकत यूज की और एक इंटेंस ब्लैक फायर के बीच एक इनॉर्मस गोल्डन क्रो में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक जायंट सुनहरा कौवा जो आग और लाइट से बना था, और उसके पंजों में एक म्यूजिशियन का कटा हुआ हाथ था। ये सेवर्ड हैंड उसने पहले की जर्नीज में हासिल किया था ना? बिल्कुल। जैसे ही वो गोल्डन क्रो उस रथ की तरफ बढ़ता है, उस कटे हुए हाथ की अचानक आंख खुलती है। उसकी लाइफलेस उंगलियां हवा में हिलने लगती हैं और एक सैड सी एंशिएंट धुन बजती हैं। नेचुरल साउंड्स वेलकम द मून। वो उस चैरियट की तरफ बढ़ रहा था सिर्फ इस उम्मीद पर कि उसका कर्मा उस रथ के कर्मा से सिंक हो जाएगा। एक बहुत बड़ा गैम्बल था ये। बहुत बड़ा। वो अज्यूम कर रहा था कि गोल्डन क्रो सन को रिप्रेजेंट करता है और रात उस प्रिंस का है जो खुद सन बन गया था। तो ओरिजिन सेम हो गया, और ऊपर से हाथ में वो धुन बज रही थी जो मून को वेलकम करती है। बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 982 कहानी की शुरुआत बिल्कुल समुंदर के गहराई से होती है, बिल्कुल डार्क और ब्लैक सी फ्लोर पर। हमारा मेन कैरेक्टर सूक शिंग अपनी गोल्डन क्रो फॉर्म में है, जो कि अपने आप में एक बहुत स्ट्राइकिंग विजुअल है। हाँ, मतलब सोचिए ना, एक घने अंधेरे समुंदर के नीचे वो आग के एक फूल जैसा लग रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ में एक सेवर्ड हैंड यानी कटा हुआ हाथ है जो किसी अजीब से नेचर का म्यूजिक प्ले कर रहा है। सुनने में शांत लग सकता है, पर है नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके ठीक पीछे फ्लोटिंग फींड नाम का एक इंपीरियल सॉवरेन लगा हुआ है। और जैसे ही फ्लोटिंग फींड की नजर सूक्शिंग पर पड़ती है भाई, सिर्फ एक नजर, उस नजर का प्रेशर इतना हैवी है कि सूक्शिंग की आग बुझने लगती है, उसकी बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं और मुंह से खून निकलने लगता है सिर्फ देखने भर से। फ्लोटिंग फील्ड एक इंपीरियल सॉवरेन है। इस एक नजर में अथॉरिटी ऑफ इरेजर छिपी हुई है। अथॉरिटी ऑफ इरेजर का मतलब है कि फ्लोटिंग फील्ड उसके वजूद को, उसकी रियलिटी को नेचर से डिलीट कर रहा है। वेट, लिटरली डिलीट कर रहा है? बिल्कुल। इसीलिए अगर ध्यान से देखा जाए तो जू चिंग की बॉडी के क्रैक्स से सिर्फ खून नहीं निकल रहा, वहां से इमॉर्टल मर्क्यूरी बाहर बहने लगता है। इमॉर्टल मर्क्यूरी किसी भी कल्टीवेटर की एक फंडामेंटल लाइफ फोर्स और उसकी आत्मा का फिजिकल फॉर्म होती है। एक आम इंसान के लिए खून जरूरी है, पर एक हाई लेवल कल्टीवेटर की कोर आइडेंटिटी उसका इमॉर्टल मर्क्यूरी होती है। ओह, मतलब उसका एसेंस। एग्जैक्टली। जब वो बाहर निकल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जू चिंग का एसेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ऐसी हालत में जहां बॉडी लिटरली डिसइंटीग्रेट हो रही हो, च्यू किंग रुकता नहीं है। वो आगे बढ़ता है और अचानक सी फ्लोर पर उसके सामने एक बहुत बड़ा मजेस्टिक जायंट आ जाता है। एक रैंडम एनकाउंटर। हाँ, और ये जायंट टेंटिकल से ढका हुआ है और अपने कंधे पर एक हेवी चेन से एक रस्ट खाया हुआ पुराना ब्रॉन्ज ड्रैगन चैरियट खींच रहा है। चैरियट भले ही सड़ चुका हो, पर उसमें से एक बहुत ही पुरानी इंपीरियल हवा आ रही है। अब यहाँ कोई भी आम इंसान डर के मारे रास्ता बदल लेगा। बट क्यू किंग ऐसा नहीं करता। नहीं, वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। वो अपने गोल्डन क्रो ऑरा और उस सेवर्ड हैंड के म्यूजिक का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करके एक कर्मा क्रिएट करता है, जिससे वो उस जायंट के ठीक सामने से निकल जाता है। रिजल्ट ये होता है कि वो आलसी जायंट रुक जाता है और फ्लोटिंग फींड का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। तो उसको शक हो गया था। हाँ, उसने तुरंत गेस किया कि जू किंग जानबूझकर उसको इस जायंट के कर्मा से उलझाना चाहता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए ना, फ्लोटिंग फींड के बेटे के पास एक ग्रैंड एम्परर का ट्रेजर्ड नीडल था, एक बहुत ही खतरनाक आर्टिफैक्ट जो अभी शू किंग के पास है। आई सी। तो फ्लोटिंग फींड को लगता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है। बिल्कुल। फ्लोटिंग फील्ड मानता है कि शू किंग इंटेंशनली यूज प्रोवोक कर रहा है ताकि वो इस अननोन पुराने जायंट पर अटैक करे और किसी अनजाने बैकलैश या कर्स में फंस जाए। तो उसने सेफ खेलना प्रेफर किया। राइट। फ्लोटिंग फील्ड की कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि ये जायंट अब सिर्फ एक लाश है जो अपने बेसिक इंस्टिंक्ट पर चल रही है। उसमें बिना वजह उलझने और एक्स्ट्रा कर्मा अट्रैक्ट करने के बजाय वो कोल्डली कैलकुलेट करता है और सिंपली साइड से निकल जाता है। उसका ईगो उसको ये कंफर्ट देता है कि उसने शाओ चिंग का एक चीप ट्रिक फेल कर दिया है। ओह वाओ! और मुझे लगा था कि जायंट एक सिंपल शील्ड है, पर इस कैरेक्टर की प्लानिंग एक अलग ही लेवल पर चल रही है, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब आता है। हाँ, असली गेम अब शुरू होता है। जैसे ही फ्लोटिंग फींड उस जायंट को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है, ये सोचकर कि उसने ट्रैप अवॉइड कर लिया है, बूम! शाओ चिंग का एक्चुअल ट्रैप ट्रिगर होता है।
उसके हाथ में जो सेवर्ड हैंड था ना, उसकी आंख एकदम ब्लड रेड हो जाती है। जो म्यूजिक नेचर जैसा शांत और सूदिंग था, वो अचानक भटकती हुई आत्माओं के रोने की डरावनी आवाज में बदल जाता है। वहां समुद्र के नीचे एक रॉटिंग मून यानी सड़ता हुआ चांद बन जाता है, जिसमें एक लड़की का बेहद खतरनाक चेहरा नजर आता है। ये एक एंसेस्ट्रल कर्स जैसा गॉड वर्डिंग इफेक्ट था। बहुत ही पावरफुल इफेक्ट। और इसका इम्पैक्ट इतना सॉलिड था कि अब वो आलसी जायंट जो पहले इंस्टिंक्ट पे चल रहा था, अचानक अपना सर उठाता है, घूरकर फ्लोटिंग फील्ड को देखने लगता है। और भाई, फ्लोटिंग फील्ड को एक्चुअली वहां रुककर फ्राउन करना पड़ता है। उसका रास्ता लिटरली ब्लॉक हो गया। पर किसी को रोकने के लिए एक एंशिएंट कर्स को इन्वोक करने की एक बहुत हैवी कॉस्ट होती है। ये कर्स इतना खतरनाक और वॉलेटाइल था कि वो सिर्फ दुश्मन पर अटैक नहीं कर रहा था, उसने उस इफेक्ट की वजह से खुद जू किंग की आत्मा को भी रॉट करना, सड़ाना शुरू कर दिया था। उसने तुरंत उस सेवर्ड हैंड से दोबारा वो नेचुरल साउंड्स वेलकम द मून वाला ओरिजिनल गाना प्ले किया। हाँ, द सूदिंग म्यूजिक। एग्जैक्टली। वो शांत म्यूजिक उसकी सोल में एंटर करता है और उस रॉटिंग इफेक्ट को टेम्पररी निगेट कर देता है। सिर्फ अपनी आत्मा को थोड़ा स्टेबलाइज करने के बाद ही उसने अपने बचे हुए सोल थ्रेड्स को बर्न किया। इनको जलाने का मतलब है अपनी फ्यूचर पोटेंशियल को सैक्रिफाइस करके इंस्टेंट रॉ पावर जनरेट करना। इस पावर से उसने लाइट इवेजन टेक्निक यूज की और वहां से इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो गया। एक ब्लिंक और वो 5000 किलोमीटर दूर सी सरफेस पर पहुंच जाता है। पर उसकी हालत अभी भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। खून और इमॉर्टल मर्क्यूरी लगातार समुद्र में गिर रहा है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और इस सब में सबसे डराने वाली बात उसको तुरंत रियलाइज होती है कि वो अभी भी सेफ नहीं है। बिल्कुल। इतनी दूर टेलीपोर्ट होने के बाद, अपने सोल थ्रेड्स बर्न करने के बाद भी वो अभी भी फ्लोटिंग फींड्स की रीच और उसके इरेजर जोन की रेंज में है। ये सरफेस पर समुद्र के ऊपर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। शाम ढल रही है, आम लोग आसपास के आइलैंड्स पर अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, कल्टीवेटर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। वही तो, किसी को थोड़ी सी भी खबर नहीं है कि उनके ठीक नीचे, उन्हीं के समुंदर में एक इतनी खतरनाक और गॉड लेवल कैट एंड माउस चेस चल रही है। फ्लोटिंग फील्ड के पास एक हाई टियर आर्टिफैक्ट है जिसे शीयर्स कहा जाता है। ये शीयर्स उसे एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी के एक फॉलोअर विविफील्ड ग्रैंड एम्परर ने दिए थे। ये एक आम हथियार नहीं है, बल्कि उसकी होली लैंड का एक एंसेस्ट्रल डिवाइस है। ये शीयर्स उसकी इरेजर अथॉरिटी को इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं कि ये पूरी चेस नॉर्मल लोगों के टाइम स्पेस कंटिन्यूम से ही बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी है। सिर्फ फ्लोटिंग फील्ड के बराबर के या उससे हायर लेवल वाले कल्टीवेटर्स ही इस इनविजिबल डिस्टर्बेंस को सेंस कर सकते हैं। बाकी सबके लिए जूचिंग का वजूद पहले ही धुंधला हो चुका है। तो फ्लोटिंग फील्ड बेसिकली वो अपने शीयर्स से उसके कर्मा को, उसके होने के सबूत को धीरे धीरे एनवायरनमेंट के धागों से काट रहा है। ये लेवल ऑफ आइसोलेशन सच में होपलेस फील करवाता है। रात पूरी तरह डार्क हो चुकी है। जूचिंग के पास अब सिर्फ 3 मिलियन सोल थ्रेड्स बचे हैं। उसके पास लिटरली सिर्फ एक आखिरी लाइट इवेजन की ताकत बची है। एक आखिरी चांस। हाँ, उसकी फिजिकल बॉडी और उसकी आत्मा दोनों अपनी लिमिट से बहुत आगे जा चुके हैं। कोई साउंड पावर या एक्सटर्नल आर्टिफैक्ट इस इरेजर के आगे काम नहीं कर रहा। वो अपनी सारी ह्यूमन फीलिंग्स, डर, पैनिक, डेस्परेशन, होप, सब कुछ बिल्कुल स्विच ऑफ कर देता है। प्योर फोकस और पूरी तरह से एक गॉडलीनेस की ठंडी, कोल्ड और एक्सट्रीम लॉजिकल स्टेट में चला जाता है। तो जब उसने अपना दिमाग पूरी तरह से कोल्ड और ठंडा कर लिया, उस फोकस स्टेट में उसने ऐसा क्या कैलकुलेट किया जो उसको डरते हुए दिमाग से दिख ही नहीं रहा था। उसने एक ऐसा पैटर्न नोटिस किया जो उस सिचुएशन में किसी को नजर नहीं आता। उसने रियलाइज किया कि फ्लोटिंग फील्ड जो इतना पावरफुल है, उसे जानबूझकर भागने दे रहा है। अगर फ्लोटिंग फील्ड चाहता तो वो एक डायरेक्ट मैसिव अर्थ शैटरिंग अटैक करके शू किंग को वहीं के वहीं फिजिकल लेवल पे खत्म कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? इमोशनलेस होने के बाद शू किंग अपने एनवायरनमेंट के छोटे छोटे बदलाव नोटिस करता है, जैसे एक जायंट सी बीस्ट उसके ठीक पास से तैरता हुआ निकलता है पर रिएक्ट तक नहीं करता, क्योंकि शू किंग की प्रेजेंस रियलिटी से इरेज हो रही है। शू किंग तब समझ जाता है कि उस दुश्मन को डायरेक्ट अटैक करने से डर लग रहा है। डर? इंपीरियल सोवरेन को डर लग रहा है? हाँ, क्योंकि शू किंग के पास खतरनाक कर्मा का बोझ है। वो कर्स्ड सेवर्ड हैंड, उस गॉड वार्डिंग इफेक्ट का बचा हुआ ऑरा और सबसे इंपॉर्टेंट उस ग्रैंड एम्परर की ट्रेजर्ड नीडल।
फ्लोटिंग फील्ड किसी अननोन कार्मिक बैकलैश का रिस्क नहीं लेना चाहता। वो सेफली खेलना चाहता है। वाओ, प्लेइंग इट सेफ। वो चाहता है कि ये इरेजर का इनविजिबल स्पेल धीरे धीरे अपना काम करे और सू छिंग चुपचाप रियलिटी से फेड हो जाए, ताकि फ्लोटिंग फील्ड के ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक का बैड कर्मा ना आए। मेक सेंस। तो इस हिसाब से भागना तो इफेक्टिवली यूजलेस हो गया था, क्योंकि जितना वो स्पेस में भाग रहा था वो इरेजर उतना ही उस पे डीपली सेटन हो रहा था। दुश्मन उसको दौड़ाकर थकाना और क्वाइटली मिटाना चाहता था। एग्जैक्ट कैलकुलेशन। सू छिंग समझ जाता है कि फ्लोटिंग फील्ड को उसको पूरी तरह इरेज करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, और दूसरी तरफ सू छिंग को इस इरेजर स्पेल की इस पैरेलल फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करके आउटसाइड वर्ल्ड को इस हिडन टाइम स्पेस डिस्टर्बेंस के बारे में अलर्ट करने के लिए टाइम चाहिए। दोनों को टाइम चाहिए। दोनों को टाइम चाहिए, पर फ्लोटिंग फील्ड की क्लॉक सेफ चल रही है, जबकि शू किंग की क्लॉक खत्म हो रही है। इसलिए उस ठंडे दिमाग से शू किंग की नई स्ट्रैटेजी फिजिकल स्पेस में भागना नहीं, बल्कि दुश्मन को टाइम में स्लो डाउन करना और अपने लिए एक एब्सोल्यूट सेफ आइसोलेशन ढूंढना बन जाती है। जिसे कहते हैं अपना आखिरी पत्ता फेंकना, अपनी बची हुई आखिरी एनर्जी, और जो लास्ट 3 मिलियन सोल थ्रेड्स बचे थे उन्हें इस तरह जलाकर जैसे वो उसके अपने थे ही नहीं। शू किंग एक आखिरी बार लाइट इवेजन से गायब होता है। जब फिजिकल स्पीड और ट्रैप सब फेल हो जाते हैं तो आखिरी ऑप्शन बचता है डीप आइसोलेशन, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। और इस बार वो एक अनजान मरीन ट्रेंच की सबसे गहरी और अंधेरी खाई में पहुंच जाता है। पर यहाँ आते आते ना उसकी फिजिकल हालत का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी बॉडी पूरी तरह से टूटने लगती है, फ्लैश, बोन्स और खून सब अलग हो रहा है। कंप्लीटली ब्रेकिंग डाउन। हाँ, सिर्फ इमॉर्टल मर्क्यूरी के कुछ ड्रॉप्स और कुछ स्पेसिफिक सीलिंग मार्क्स ने उसकी बॉडी को किसी तरह आपस में जोड़कर रखा है। वो लिटरली हवा में उड़ती हुई मिट्टी की तरह झड़ रहा है। एक और सेकंड और वो बस डस्ट बन जाता। उसकी बॉडी अब उस टाइम स्पेस इरेजर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पर इस एक्सट्रीम ब्रेकिंग पॉइंट पर जो सबसे हैरान अंगेज बात होती है वो उसकी क्लैरिटी है। बेहोश होने से ठीक पहले, जब माइंड कंप्लीटली शट डाउन होने वाला होता है और इंसान अपनी आंखें बंद करने वाला होता है, वो अपनी गॉड वाइन को एक आखिरी बिल्कुल शांत ऑर्डर देता है। और गॉड वाइन का रोल यहाँ क्रूशियल है। राइट। अब गॉड वाइन, उन लोगों के लिए जो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा भूल गए हैं, एक बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट और पावरफुल पैरासिटिक प्लांट है जो सू किंग के साथ सिम्बायोटिकली जुड़ा हुआ है। और उसकी गॉड वाइन की एग्जीक्यूशन उतनी ही एक्यूरेट थी। जैसे ही सू किंग पास आउट होता है, वो गॉड वाइन उसकी टूटती हुई बॉडी को चारों तरफ से लपेट लेती है और उस मरीन ट्रेंच के अंधेरे में किसी तरह ग्लाइड करती हुई एक अजीब से बबल के अंदर ले जाती है। उस बबल के अंदर एक टूटा फूटा डिलैपिडेटेड पगोडा है, एक बहुत ही पुरानी और निग्लेक्टेड सी जगह। और ठीक उसके 1 सेकेंड बाद फ्लोटिंग फील्ड उस मरीन ट्रेंच के बाहर मैनिफेस्ट होता है। वो वहां खड़ा होता है और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आती है कि चलो, आखिर शिकार अपने आखिरी छोटे सी गुफा में अपने ठिकाने पर मिल ही गया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो कॉन्फिडेंस के साथ उस बबल के अंदर घुसने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है और बैम, उस बबल की शील्ड से एक ऐसी इनविजिबल फोर्स निकलती है जो उसको एक पहाड़ जैसी ताकत से एक माउंटेन टॉपलिंग फोर्स के साथ पीछे धकेल देती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। और वहां उस गहरे अंधेरे में खड़े होकर फ्लोटिंग फील्ड सिर्फ फ्राउन करता है। उसके माथे पर शिकन बढ़ जाती है। वो उस टूटे हुए पगोड़ा को चुपचाप देखता रहता है। बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 98 इमेजिन करना शुरू करें फॉरबिडन सी का रात का वक्त, एक ऐसी जगह जहां गुप अंधेरा है। लिटरली अगर 1 फुट आगे अपना हाथ भी बढ़ाओ ना तो अपनी उंगलियां देखना भी नामुमकिन है। और समुंदर के ठीक नीचे खतरनाक वॉर्टेक्सेस और करंट्स एक मौत के भंवर की तरह घूम रहे हैं। हाँ, और हवा में एक ऐसी मौत जैसी ठंड और स्मेल है, जैसे कोई बीमार बूढ़ा इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। वहां जो कीचड़ और भंवर हैं, उनके ठीक बीच में एक बहुत बड़ा सा बबल बना हुआ है, एक अंडर वाटर फोर्स फील्ड जैसा। राइट? हाँ, लाइक अ मैसिव बबल। इस बबल के अंदर एक टूटा फूटा पगोडा है और बाहर एक गॉड वाइन है जो बहुत परेशान और हॉस्टाइल लग रही है। लेकिन असली स्टोरी उस पगोडा के अंदर चल रही है। वहां यू किंग की बॉडी पड़ी है ना? एग्जैक्टली। और उसकी हालत बहुत खराब है।
उसे किसी ने बुरी तरह काटा है, पर ट्विस्ट ये है कि किसी शार्प वेपन से नहीं, बल्कि किसी बिना धार वाले ब्लंट वेपन से। बाप रे, मतलब फ्लैश पूरी तरह अलग नहीं हुआ, बस बुरी तरह फट गया है। हाँ, वही। उसके फ्लैश के टुकड़े सिल्वर स्ट्रैंड से जुड़े हैं और धीरे धीरे वापस एक हो रहे हैं। वहां एक वायलेट लाइट चमक रही है और लाइफ फोर्स वापस उसकी बॉडी में एंटर कर रही है। ये मकरी ज़ू चिंग के फ्लैश के फाइबर्स को ढूंढकर उन्हें फिजिकली और मैजिकली आपस में स्टिच कर रहा है। इसका मतलब उसकी बॉडी जो पेन एक्सपीरियंस कर रही होगी, वो किसी भी नॉर्मल इंसान को तुरंत पागल कर देने के लिए काफी है। एकदम सच। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो उनमें एक अजीब सी ठंडक और कामनेस है। हाँ, जीरो पैनिक। वो एनालाइज कर रहा है कि उसने विविफिएंड होली लैंड के उस इंपीरियल सॉवरेन से बचने के लिए जो बड़ा गैम्बल खेला था, वो गैम्बल आखिर सक्सेसफुल रहा। उसने बबल के अंदर घुसकर अपने लिए थोड़ा वक्त जीत लिया है। बिल्कुल। वक्त तो उसने जीत लिया, पर उसकी फिजिकल स्टेट का सच ये है कि उसको सिर्फ ग्राउंड पर उठकर बैठने में 12 ब्रेथ्स का टाइम लगता है, और उठने के बाद वो मेडिटेशन में चला जाता है, रिकवरी स्पीड अप करने के लिए। ही इज लिटरली जस्ट एंड्योरिंग। उसका पूरा फोकस है कि उसे बस सरवाइव करना है जब तक कोई हेल्प ना आ जाए। यहीं पर एंटर करता है फ्लोटिंग फील्ड। यस, फ्लोटिंग फील्ड। वो इस बबल के ठीक बाहर अंधेरे में शांति से बैठा हुआ है, और उसके सर के ऊपर एक रस्टी शीयर्स यानी एक जंग खाई हुई कैंची तैर रही है। ये ग्रैंड एम्परर का ट्रेजर है, जिसने उस पूरी जगह को आसपास के किसी भी हाई लेवल एक्सपर्ट से कंसील करके रखा है। कोई उसे सेंस ही नहीं कर सकता। नोट्स में मेंशन है कि ये रस्टी शेयर्स कर्मा थ्रेड्स को हाइड करती हैं। फ्लोटिंग फील्ड उस बबल के अंदर घुस नहीं पा रहा है। क्योंकि उस बबल का अपना एक फोर्स फील्ड है जो उसे बाहर फेंक रहा है। उसने पिछले 3 दिन में हर तरीका आजमा लिया है, पर वो सिर्फ 12 कदम चल पाता है। करेक्ट। उसके पास ऑप्शन था कि वो 100 दिन तक आराम से वेट करे जब तक उसकी अथॉरिटी स्ट्रांग ना हो जाए, लेकिन उसने चूज किया कि वो अनरस्टी शेयर्स का एसेंस पावर फोर्स करके यूज करेगा, जो कि एक बड़ा मूव है। मेरी नजर में तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो अन शेयर्स को उनकी लिमिट से ज्यादा फोर्स करता है, तो वो मेल्ट हो सकती हैं और हमेशा के लिए ग्रेट डाउ का हिस्सा बन सकती हैं। और अगर शेयर्स मेल्ट हुई, सब बड़े एक्सपर्ट्स उसे तुरंत पकड़ लेंगे। फ्लोटिंग फील्ड जानता है कि ज़ू चिंग की बॉडी कोई आम मॉर्टल या लोअर लेवल बॉडी नहीं है, क्योंकि उसमें इमॉर्टल मर्क्यूरी और ब्रोकन फेस है। बिल्कुल। उस बॉडी में इन दोनों का अमेल्गमेशन हो चुका है। फ्लोटिंग फील्ड की कैलकुलेशन ये है कि ये बॉडी एक समर इमॉर्टल लेवल की मास्टर क्रिएशन है, इतना बड़ा कि अगर वो इस बॉडी को एब्जॉर्ब कर ले तो वो अपने पूरे होली लैंड की किस्मत और कर्मा बदल सकता है। अच्छा, इसीलिए उसने रिस्क लेने का सोचा। हाँ, और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वेट करने का वक्त खत्म हुआ। वो अपना सबसे अग्रेसिव और इन्वेसिव मूव चलता है। वो खून वाले स्ट्रैंड्स। हाँ, उसकी बॉडी से अचानक खून से सने हुए फ्लैश के स्ट्रैंड्स निकलने लगते हैं, और ये थोड़े बहुत स्ट्रैंड्स नहीं है, ये लगभग 1 करोड़ स्ट्रैंड्स हैं। 1 करोड़? मतलब 10 मिलियन? हाँ, 10 मिलियन स्ट्रैंड्स। ये अचानक से निकलते हैं और उस पूरे बबल को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। तो ये एक इन्वेजिव असिमिलेशन मैट्रिक्स बन चुका है। हम सरफेस पर जा रहे हैं अब। 7 ब्लड आइज सेक्ट का पोर्ट, वहीं सरफेस पर जिंदगी अपने पूरे शोर के साथ चल रही है। और ये शोर सबसे ज्यादा फील हो रहा है सेकंड एल्डर सिस्टर को। हाँ, वो अकेली हैंडल कर रही है सब। 7 ब्लड आइज सेक्ट अब एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो रही नहीं, ये एक एपेक्स पावर बन चुका है, जिसके ऑपरेशंस साउथ फीनिक्स कॉन्टिनेंट से लेकर होली टाइड रीजन तक फैले हुए हैं। बड़ा सेटअप है। लेकिन सेक्ट की अजीब बात यह है कि जब सबसे ज्यादा लोड होता है, तब बाकी सभी की फिगर्स गायब हैं। मास्टर अपने ट्रेनिंग के सिक्लूजन में है, थर्ड सिब आवारा बनकर घूम रहा है और अपने नॉन ह्यूमंस दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा है। और उनके सबसे बड़े अथॉरिटी फिगर पेट्रियार्क सर ब्लड स्मेल्टर इस उम्र में एक नया रोमांस शुरू कर चुके हैं। ये तो अलग ही लेवल की ट्रेजेडी है इनके लिए। तो सेक्ट की फाइल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसीजंस का पूरा भारी पहाड़ अकेली सेकंड एल्डर सिस्टर के शोल्डर्स पर है। वहां पर उनके हस्बैंड हुआंग यान का बिहेवियर बहुत नोटिस करने वाला है। वो क्या कर रहा था वहां? एक तरफ टेंशन एक्सट्रीम हाई है, सेक्ट का प्रेशर है, और दूसरी तरफ हुआंग यान उन्हें पैम्पर करने में लगा है। वो डेस्क पर फ्रेश फ्रूट्स रख रहा है, उनके शोल्डर्स दबा रहा है, कितना स्वीट। और साथ ही साथ सेट के बाकी लोगों को गालियां भी दे रहा है कि उन सब ने मिलकर उसकी वाइफ को अकेले बर्डन दे दिया। उसका वो डायलॉग कि वो छेन अर्न्यू तो मुझे पहली बार में ही स्काउंड्रल लगा था। और जब उसकी वाइफ गुस्से में इसको देखती है, वो तुरंत अपनी बात पलट लेता है
कहता है हाँ अर्न्यू ठीक है, पर हमारा एचिंग यानी सुक्चिंग तो सबसे बेस्ट है। उसी सेकंड में उन दोनों के ट्रांसमिशन जेडे स्लिप्स वाइब्रेट होते हैं और मैसेज किसका आया है? अर्न्यू का। वही अर्न्यू जो घूम रहा था। अब यहाँ एक मैकेनिज्म ध्यान देने वाला है। अर्न्यू गवर्नमेंट फोल्ड के इलाके में है, जो कि वहां से इमेंस डिस्टेंस पर है। इसका मतलब उसका ये सिग्नल नॉर्मली डायरेक्ट नहीं आ सकता। तो सिग्नल कैसे पहुंचा? उस ट्रांसमिशन को फिजिकली मल्टीपल पोर्टल्स और रिले स्टेशंस के थ्रू बाउंस होकर आना पड़ा है। जब कोई सिग्नल इतनी दूर से इतने हर्डल्स पार करके आता है तो उसकी अर्जेंसी समझ आती है। और उस मैसेज की वर्डिंग किसी भी इंसान का खून जमा देने के लिए काफी है। क्या लिखा था उसमें? अर्न्यू का मैसेज था, मुझे एक बहुत खतरनाक फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ बहुत बड़ा और बुरा हुआ है। क्या शू किंग वहां है? मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। बाप रे। जैसे ही ये वर्ड्स कमरे में गूंजते हैं, सारा लाइट हार्टेड पैम्परिंग वाला माहौल तुरंत भाप बनकर उड़ जाता है। टेंशन तुरंत वापस आ गई। सेकेंड एल्डर सिस्टर तुरंत चेक करती हैं। जियो किंग का स्टेटस साइलेंट है। वो बिना टाइम वेस्ट किए पेट्रियार्क्स और ब्लड स्मेल्टर को मैसेज भेजती हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसको एक सीक्रेट काम पर भेजा था। और तब पेट्रियार्क की तरफ से रिप्लाई आता है, जो उस पूरे कमरे की हवा भारी कर देता है। रिप्लाई आता है कि जियो किंग ने एक गॉडली एंटिटी का पीछा किया था और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। वो एक बहुत ही डिलिब्रेट नकली स्माइल बनाता है, यौन करता है, जैसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। वो एक्ट कर रहा था। हाँ, कहता है, हाँ। तुम लोग फोकट की टेंशन ले रहे हो। समुंदर के नीचे ट्रांसमिशन ब्लॉक होना आम बात है। मैं उस पंख को अपना एक प्रोटेक्टिव फेदर देके आया था। अगर उसको कोई खतरा होता तो वो एक्टिवेट हो जाता। लेकिन ठीक उसी मोमेंट अंदर ही अंदर हुआंग एक स्पिरिचुअल चेक परफॉर्म कर रहा है। वो फेदर चेक कर रहा था। ये हुआंग की आत्मा का एक हिस्सा है। लेकिन जब हुआंग उस टेदर को सेंस करने की कोशिश करता है तो उसे आगे सिर्फ ब्लैंक स्पेस मिलता है, नथिंगनेस। इसका सीधा मतलब यह है कि आइदर शाओ किंग इज कंप्लीटली डेड या फिर वो किसी ऐसी एनोमली में फंसा है जो रियलिटी को कट ऑफ कर रही है। और इसी रियलाइजेशन से होंग की आंखों में लिटरली आग दिखने लगती है, फ्लेम्स। लेकिन उस इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए आप। वो अपनी टेंशन अपनी वाइफ के पास ट्रांसफर नहीं होने देना चाहता। वो छुपाता है उससे। हाँ, वो उसकी तरफ देखता है, एक रिलैक्स्ड स्माइल बनाता है और कहता है कि बस शायद किसी सी बीस्ट ने कनेक्शन डिस्टर्ब किया है। कहता है मैं अभी जाकर उस बीस्ट को मजा चखा कर आता हूँ। और उसके बाद वो मुड़ता है और जैसे ही उसका चेहरा अपनी वाइफ से दूर होता है, उसकी नकली स्माइल इंस्टेंटली मिट जाती है। उसका चेहरा भयानक गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। एक ही झपके में वो वहां से निकल जाता है। जिसे रियलाइज हो चुका है कि उसके भाई को किसी ने टारगेट किया है। आसमान में डार्क क्लाउड्स रॉयल कर रहे हैं। दिन का उजाला खत्म हो रहा है और एक अजीब सी शैडो समुद्र पर पड़ रही है। लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। वाओ। और वहां आसमान में एक जाइगेंटिक क्रीचर उड़ान भरता है। उसकी आकार को नोट्स में किसी पहाड़ जैसा बड़ा बताया गया है, राइट? एक अजीब सा फ्यूजन, एक फीनिक्स और ईगल का। सही पकड़ा। उसके विंग्स फेदर से नहीं बल्कि डायरेक्टली भारी आग से बने हुए हैं। और जिस रास्ते से वो उड़ रहा है, द स्काई लिटरली इग्नाइट्स। आसमान सच में जल रहा है। ये फ्लेम फीनिक्स और कोई नहीं, हुआंग यान है। और उस वक्त उसके दिमाग में एक सिंपल सा कैलकुलेशन चल रहा है। कौन सी ऐसी एंशिएंट पावर है जिसने मेरी रियलिटी ब्लॉक की? मैं उसे ढूंढकर राख कर दूंगा। बियॉन्ड द टाइमस्केप चैप्टर 984 पर फोकस करते हैं। आसमान में कोई ब्लैक क्लाउड्स नहीं है अब, सिर्फ और सिर्फ क्रिम्सन फायर है। हाँ, एक ऐसी आग जो ऊपर से नीचे सीधा फॉरबिडन सी पर गिर रही है। मतलब समुंदर का पानी लिटरली जल रहा है यार। वो जो आग आसमान और समुंदर को कनेक्ट कर रही है, वो फ्लेम फीनिक्स का ऑरा है ना। हाँ वही। और देखो, ये कोई आम सर्च ऑपरेशन नहीं है। फ्लेम फीनिक्स एक्चुअली एक कॉस्मिक और टेलीपैथिक लेवल पर अपने मिसिंग टारगेट को ढूंढ रहा है। मतलब वो फिजिकल आग के साथ साथ माइंड से भी ढूंढ रहा है। एकदम। वो आसमान से, समुंदर से, बर्ड से और यहाँ तक कि डीप सी बीस्ट से एक ही सवाल पूछ रहा है कि वो कहाँ है। ओह वाओ। उसके माइंड में एक ही सेकंड में करोड़ों थॉट्स और सेंसेशंस प्रोसेस हो रहे हैं। पर इस डिवाइन सर्च के बीच एक बहुत मैसिव इंटरफेरेंस आती है। अच्छा, किस तरह की इंटरफेरेंस? एक ऐसी फॉर्मलेस और साउंडलेस पावर जो उसके इन थॉट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। ये कंप्लीटली अननेचुरल था। और फीनिक्स इस फॉर्मलेस ब्लॉक को अपनी एक टेरिफाइंग आवाज से तोड़ देता है। एक ऐसी आवाज जो आसमान की सबसे खतरनाक थंडर से भी ज्यादा पावरफुल थी। और जब वो इंटरफेरेंस टूटती है तो जो सच सामने आता है वो उस आग और तूफान से भी बड़ा शॉक था। बिल्कुल।
फीनिक्स को वहां करोड़ों सेंसेशंस फील होती हैं। हाँ, जिसमें सूट शिंग का ऑरा और उसके खुद के फीनिक्स फेदर के ट्रेसेस थे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो किसी एक लोकेशन पर नहीं थे। राइट, वो ट्रेसेस प्योर समुंदर की मछलियों में, काउंटलेस सी बीस्ट्स में, और यहां तक कि वहां मौजूद कुछ गॉडली एंटिटीज के अंदर बिखरे हुए थे। सिग्नल तो मिल रहा है, पर हर जगह से पूरा रडार ही ग्लो कर रहा है। पर मुझे बताओ, अगर कर्मा इतनी बुरी तरह स्कैटर हुआ है तो एनिमी सच में कितना खतरनाक होगा? देखो, इसको ऐसे समझो, दुश्मन मास्टरमाइंड ने टारगेट के कर्मा को कंप्लीटली इरेज नहीं किया, उसने उसे स्कैटर कर दिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कर्मा को मिटाना आसान है। अगर आप कर्मा इरेज कर देते हो तो एक ब्लैंक स्पॉट बन जाता है। एक डिवाइन एंटिटी उस ब्लैंक स्पॉट को तुरंत नोटिस कर लेगी कि यहाँ कुछ मिसिंग है। ओह, तो वो एक रेड फ्लैग बन जाता। एग्जैक्टली। लेकिन दुश्मन ने ये भोंदू गलती नहीं की। उसने उस फुटप्रिंट को नीटली करोड़ों माइक्रो पीसेस में तोड़कर हर जिंदा चीज पर चिपका दिया। ये तो बहुत कैलकुलेटेड मूव है ना? फ्लेम फीनिक्स को तुरंत रियलाइज हो जाता है कि ये किसी छोटे मोटे एनिमी का काम नहीं है। ये क्लीनली किसी गॉड या इंपीरियल सॉवरेन लेवल की एंटिटी का किया धरा है। वो लिटरली फिजिकल फॉर्म में समुद्र में डाइव लगा देता है। आग का पंछी पानी के अंदर। हाँ, और उसकी फ्लेम्स इतनी इंटेंस हैं कि पानी के अंदर का जो म्यूटेजन है ना, वो इवेपोरेट होने लगता है, पानी तक जल रहा है। और फिर वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स एंशिएंट हेक्साग्राम मैजिक यूज करता है। टर्टल शेल और फिश कट्स वाला ना? हाँ, ये एंशिएंट डिविनेशन और ट्रैकिंग का एक बहुत रॉ मेथड है। हजारों साल पहले इनको फ्यूचर देखने या पास्ट ट्रेस करने के रिचुअलिस्टिक टूल्स की तरह यूज करते थे। अच्छा, तो वो उन टूल से समुद्र की एंशिएंट मेमोरी जगाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो एनवायरनमेंट को ही कमांड दे रहा है कि वो अपने अंदर छुपी हुई पास्ट की इवेंट्स को बाहर लाए। वो एंशिएंट विल पूरे सी फ्लोर को हिला देती है, बस ज़ू चिंग की एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए। तो मास्टरमाइंड चुप कहाँ रहा है? वो हमें इस दुनिया की सबसे सफोकेटिंग जगह पर ले जाता है, एक डीप मरीन ट्रेंच के अंधेरे में। वहां फ्लोटिंग फींड छुप के बैठा है। हाँ, और उसने अपने ट्रेसेस पूरी तरह मिटा दिए हैं। उसके पास एक मैजिकल बबल है जिसमें सूचिंग ट्रैप्ड है, और वो उसे अपने ब्लडी फ्लैश स्ट्रैंड से एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। उसका प्लान बस शांति से प्रे को असिमिलेट करना है, पर तभी उसका पैनिक शुरू होता है। उसके सर के ऊपर रखा वो आर्टिफैक्ट वाइब्रेट करने लगता है ना? जो ग्रैंड एम्परर का ट्रेजर है, एक जायंट शीयर्स यानी कैंची जैसा वेपन। हाँ, उसका वाइब्रेट होना मतलब फ्लेम फीनिक्स का स्कैन उसके लगभग करीब आ चुका है। डिवाइन बीइंग्स के रडार के आगे स्टेल्थ मैजिक ज्यादा देर काम नहीं करता। फ्लोटिंग फील्ड हक्का बक्का रह जाता है वहां। वो पहले बेसिक सीलिंग मार्क्स यूज करता है, फिर अपनी टंग काटकर अपना प्रेशियस डाउ ब्लड उन शेयर्स पर डालता है। कुछ देर के लिए वाइब्रेशन रुकती भी है, पर वो टेम्पररी था। उन शेयर्स पर रस्ट यानी जंग के स्पॉट्स आने लगते हैं। और इस रस्ट को रोकने के लिए वो जो करता है वो तो सच में खतरनाक था। जब सब फेल हो जाता है तो डेस्परेट होकर वो पूरी बेरहमी से अपना खुद का लेफ्ट आर्म उखाड़ लेता है और उस वेपन को सैक्रिफाइस कर देता है। वाइब्रेशन रुक तो गई, पर उस सर्वाइवल का प्राइस बहुत बड़ा था। ग्रैंड एम्परर के ट्रेजर पर एक परमानेंट फिशर यानी क्रैक आ गया, और उसने खुद अपना वाइटल लिम्ब भी खो दिया। लेकिन पता है, ये सैक्रिफाइस काम तो कर गया, पर बचने की आफरा तफरी में उसने एक मैसिव ग्लिच क्रिएट कर दिया। हाँ, जब तक शेयर्स वाइब्रेट कर रही थीं और उसने हाथ नहीं काटा था, उस स्प्लिट सेकंड में फ्लेम फीनिक्स को एक छोटा सा क्लू मिल गया। वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। फीनिक्स ने उस ऑरा को ट्रेस कर लिया और बिना रुके वो विविफाइंड होली लैंड की तरफ निकल पड़ा, सब कुछ आग में जलाते हुए। और नीचे डीप ट्रेंच में मास्टरमाइंड अपनी अगली चाल चल रहा है। वो उस बबल को अपने शोल्डर पर एक फ्लैशी ट्यूमर में कन्वर्ट कर लेता है। बड़ा ही कोल्ड सीन था वो। उसने डिसाइड किया कि वो अब अपने घर यानी विविफाइंड होली लैंड वापस नहीं जाएगा। वहां तो उसका पेट्रियार्क भी है ना, जो उसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि वो जानता है कि विविफाइंड टेरिटरी अभी क्रॉस हेयर में है। फीनिक्स सीधा वहीं जा रहा है। तो वो छुप के किसका वेट कर रहा है वहां अंधेरे में? वो वेट कर रहा है किसी रहस्यमय ऑलमाइटी इंडिविजुअल का, जो एम्प्टी स्टार होली लैंड्स से आने वाला है। उसका मानना है कि इस ऑलमाइटी के आने से इन होली लैंड्स के ग्लोरी डेज शुरू होंगे। और यहीं मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आया, अगर ये ऑलमाइटी इतना पावरफुल है कि उसके आने से पूरे रिवियर्ड एंशिएंट का मैप और पावर शिफ्ट हो जाए,
तो क्या फ्लोटिंग फील्ड सच में मास्टरमाइंड है या बस किसी इंटरगैलेक्टिक चेस गेम का एक छोटा सा प्यादा है? प्यादा कहना शायद गलत होगा। वो एक हाई रैंकिंग कमांडर जरूर है, पर हाँ, अल्टीमेट अथॉरिटी उसके पास नहीं है। वो बस हॉस्टेज को होल्ड करके अपनी हेवी कैवलरी का वेट कर रहा है। सही बात है। और जब एक तरफ लिटरल आग का तूफान आसमान से गिर रहा है और ये मास्टरमाइंड अंधेरे कॉर्नर्स में छुप रहा है, ठीक उसी वक्त बैकग्राउंड में एक और खतरनाक तूफान बन रहा था, असली हरिकेन। द बटरफ्लाई इफेक्ट। एग्जैक्टली। देखो, फिजिकल डिस्ट्रक्शन देखना आसान है। एक आग का पंछी गुस्से में है, नॉन ह्यूमंस कांप रहे हैं, वो स्कैरी है, आई एग्री। लेकिन केओस यहाँ खत्म नहीं होता। इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में एक और तूफान शुरू हो चुका था, अर्न्यू की वजह से। एर्नियो को उस वक्त एक डीप और अनसेटलिंग पैनिक फील होती है, और वो उसी पैनिक में एक मैसेज भेजता है। पर वो एक जगह नहीं, मल्टीपल हाई पावर फैक्शंस को अलर्ट करते हैं। उसने सेकेंड एल्डर सिस्टर हुआंग चैन, सी सीलिंग आउंटी, इंपीरियल कैपिटल ऑफ ह्यूमन काइंड, मूनराइट रीजन और फायर मून डार्क हेवेंस, इन सब को पिंग कर दिया। और मैसेज में बस एक लाइन थी, समथिंग हैपेंड टू शू किंग। वो एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज था, पर उसने जो मैसिव चेन रिएक्शन ट्रिगर की है, वो फ्लेम फीनिक्स के फिजिकल तूफान से भी ज्यादा डेंजरस है। बियॉन्ड द टाइमस्केप, चैप्टर 985। इमेजिन करो एक ऐसा दिन, मतलब जहां आसमान का नीला रंग अचानक एक खूनी लाल दहकती आग में बदल जाए, और नॉर्मल हवा जिसे हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं ना, उसकी जगह आग की लपटें चल रही हों। और फॉरबिडन सी, जिसका पानी हमेशा काला और बर्फीला रहता है, वो अचानक से उबलने लगे। ये फ्लेम फीनिक्स का गुस्सा है जो आसमान से आग बनकर बरस रहा है। और इस गुस्से का स्केल इतना बड़ा है ना कि फॉरबिडन सी के जितने भी क्रीचर्स हैं ना, सब अपनी जगह पर दुबक कर बैठ गए हैं। राइट। सब हक्का बक्का हैं कि अचानक से ये कयामत कहां से आ गई। ये आग का तूफान आखिर जा कहां रहा है? ये हमें हमारे पहले स्टॉप पर ले जाता है, द विविफैंड होली लैंड। द विविफैंड होली लैंड, एक ऐसी जगह जो किसी इमॉर्टल पैराडाइज जैसी लगती है। हाँ, अगर मैं विजुअल दूं तो ये एक इतना विशाल पहाड़ है जिसका टॉप दिखना मुश्किल है, फॉरबिडन सी के बीच में। इसके आसपास ग्लोइंग मैजिकल सिंबल्स हैं और सफेद धुआं है। पर इसमें इतना खास क्या है? देखो, इसे टेरेस्ट्रियल लेवल होली लैंड ऐसे ही नहीं कहते। हजारों साल पहले उनके पीक ग्रैंड एम्परर ने एक ग्रैंड प्रोटेक्टिव स्पेल फॉर्मेशन बनाया था, एक शील्ड जैसी, और फिर वो पेरिश हो गए। ओह, उनकी डेथ हो गई। हाँ, और बिना नए ग्रैंड एम्परर के ये फॉर्मेशन धीरे धीरे कमजोर हो रही है, पर आज भी खतरनाक है। फ्लेम फीनिक्स की एक अपनी डेस्परेशन है, और ये डेस्परेशन तब समझ आती है जब उसका अटैक सीधा इस प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराता है। और हमें पावर का एक बिल्कुल नया रूप दिखने मिलता है। आसमान से फ्लेम फीनिक्स इमर्ज होता है, जो एक ईगल और फीनिक्स का मिक्स लग रहा है, और अचानक से एक जायंट लाइटनिंग कवर्ड क्लॉ से अटैक करता है। उसकी स्पीड और फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि पानी दब जाता है, आसमान फट जाता है, पर मैजिकल शील्ड अटैक को रोक लेती है। राइट। और सबसे क्रेजी बात, शील्ड के अंदर विविफीन स्पीशीज के पीक इंपीरियल सॉवरेन पेट्रियार्क चुपचाप खड़े सब देख रहे हैं। पेट्रियार्क एक बहुत डीप डिटेल नोटिस करते हैं। फ्लेम फीनिक्स एक रेयर म्यूटेंट एंटिटी है। म्यूटेंट किस सेंस में? उसके पास टेरिफाइंग गॉड सोर्स है, लेकिन कोई गॉड फायर इग्नाइट नहीं हुई है। पेट्रियार्क ने एक बहुत बड़ी फ्लॉ पकड़ ली है। फ्लेम फीनिक्स एक्चुअली किसी अननोन एंटिटी की वजह से साउथ फीनिक्स कॉन्टिनेंट के आसपास फंसा हुआ है, एक ट्रैप में है। ओह वाओ, तो वो आजाद नहीं है? बिल्कुल नहीं। उस ट्रैप को तोड़ने और फर्स्ट लेवल ट्रू गॉड बनने के लिए उसे अपनी सारी पावर एक साथ अनलीश करनी होगी। उसको फोर्स करके गॉड फायर जलानी होगी। हवा में एक थंडरस आवाज गूंजती है। हाँ, पेट्रियार्क एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि भाई आखिर मसला क्या है। और उसके जवाब में फ्लेम फीनिक्स सिर्फ एक डिमांड करता है, हैंड ओवर शू किंग। और ये सुनते ही पेट्रियार्क तुरंत समझ जाते हैं कि ये सब फ्लोटिंग फील्ड की वजह से है। पेट्रियार्क के पास एक लिंगरिंग वूंड है जो कभी ठीक नहीं होगा। उनका टाइम खत्म हो रहा है, और फ्लोटिंग फील्ड उनकी पूरी स्पीशीज का फ्यूचर है। मतलब आखिरी उम्मीद है। राइट। अगर फ्लोटिंग फील्ड मरा तो विविफैंड होलीलैंड खत्म, जैसे पास्ट में फाडाक होलीलैंड के साथ हुआ था। इसीलिए फ्लोटिंग फील्ड के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। पर देखो यहाँ पेट्रियार्क का रिएक्शन कितना नकली है। मतलब वो एक जेड स्लिप निकालते हैं, जूचिंग की फोटो देखते हैं और अपने लोगों से पूछते हैं, क्या तुमने इसको देखा है? और सब बिल्कुल एक्टिंग करते हुए ना बोलते हैं। पेट्रियार्क फ्लेम फीनिक्स को बुली बोलते हैं
कि तुम हमें परेशान कर रहे हो। फ्लेम फीनिक्स को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उसने जो किया उसके बाद आसमान और समंदर दोनों छोटे पड़ गए। किलिंग इंटेंट के साथ वो मीटियोर की तरह आसमान से डाइव करता है। पेट्रियार्क तैयार थे इस अटैक को एब्जॉर्ब करने के लिए, अपने मैजिकल स्पेल को मैक्सिमम पर पुश कर चुके थे। लेकिन तभी और यहीं से गेम बदल गया। बिल्कुल फ्लिप हो गया सीन। हवा में मैसिव टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स खुलने लगते हैं। एक नहीं कई सारे पोर्टल्स आसमान में फटने लगते हैं। और सबसे पहले एंट्री होती है मूनराइट रीजन की। ग्रैंडपा नाइन्थ वहां से निकलते हैं। राइट, ग्रैंडपा नाइन्थ, जो वैसे तो स्मोल्डरिंग गॉड हैं, पर उनसे जो खतरा निकल रहा था वो सीधा इंपीरियल सॉवरेंस के लेवल का था। हाँ, और वो अकेले नहीं आए। प्रिंसेस ब्राइट ब्लॉसम, प्रिंसेस फिफ्थ, 8 सिब्बी, ये सब लिंग्स हुआ के ऑरा और प्रेशियस ट्रेजर के साथ आते हैं। ओ भाई साहब, और लिंगर भी वहां है ना, गुस्से में आग बबूला। एकदम। उसके बाद एक वायलेट टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलता है, होली टाइड रीजन का पोर्टल, जहां से नाइट शेड हाई प्रीस्ट आते हैं। वो अपने वायलेट लॉर्ड यानी क्सू किंग के लिए लड़ने आ जाते हैं। उसके बाद किंग फायर क्रशर एक डेस्टिनी ऑरा वाली टेरिफाइंग आर्मी के साथ निकलते हैं। एक फुल ब्लोन कॉस्मिक वॉर शुरू होने वाली है। पर वक्त टाइम के अंदर से एक गॉड का ऑरा इमर्ज हो रहा है। टाइम मैनिपुलेशन, जो नॉर्मली सबसे सुप्रीम पावर मानी जाती है, एक गॉड ने लिटरली टाइम की स्ट्रीम को फाड़ कर एंट्री ली है। बाप रे, ये फोरबिडन सी के इतिहास का सबसे ड्रामेटिक इवेंट बन चुका है। बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 986 में आसमान में बादल अचानक मछली के स्केल्स की तरह दिखने लगते हैं, और फिर किसी अनजान और बेहद मैसिव ताकत द्वारा उन बादलों को बिल्कुल फूलों की पंखुड़ियों की तरह निचोड़कर जमीन पर गिरा दिया जाता है। उन बादलों की नमी देखते देखते एक टाइमस्केप रिवर यानी वक्त की एक ऐसी नदी में बदल जाती है जो आगे बढ़कर ठीक वेवीफिंड होली लैंड के बिल्कुल ऊपर आके रुक जाती है। राइट। एक ऐसी इंटेंस टेंशन और प्रेशर वहां बन जाता है जो वहां खड़े किसी भी शख्स की रूह तक को दबा दे। यहाँ मौत की ऑरा और डेस्टिनी की ऑरा दोनों आपस में ब्लेंड हो रही हैं, और इनके मिलने से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे कल्टीवेशन की इस दुनिया में अल्टार गॉड लेवल का प्रेशर कहा जाता है। आसमान से एक एक्चुअल भगवान बाहर निकल कर आता है, एम्परर ईस्ट ग्लोरी। राइट, जो ह्यूमन काइंड के 5 ज़ॉम्बी गॉड्स में से एक है। एग्जैक्टली, कि उनकी आंखें मरे हुए पानी की तरह शांत हैं। और ठीक उनके बाद आसमान के उस काली नदी से एक और ज़ॉम्बी एम्परर डार्क वॉ लाशों के चींचने की आवाजों के साथ बाहर आते हैं। नेदरवर्ल्ड की डायरेक्ट ताकत आसमान में दिख रही थी। हाँ, एम्परर ईस्ट ग्लोरी आकर एक बड़ा अजीब सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी स्पीशीज ने इंपीरियल ट्यूटर जू छिंग का कर्मा पल्यूट किया है, तो क्या इसका मतलब तुम पूरी तरह से मरना चाहते हो? ईस्ट में सी सीलिंग काउंटी की पूरी आर्मी कॉम्बैट रेडी खड़ी है। हाँ, साउथ में किंग फायर क्रशर अपनी डेथ स्क्वाड जैसी ह्यूमन आर्मी के साथ है। हाँ। नॉर्थ में मूनराइट रीजन की डेडली फोर्सेस वेट कर रही हैं। वेस्ट में ये दोनों ज़ॉम्बी गॉड्स, और ऊपर आसमान में फ्लेम फीनिक्स अपने पंख फैलाए आग बरसाने को तैयार है। एक पूरा लॉकडाउन कर दिया था। एग्जैक्टली। आई मीन, इतने घिराव के बाद भी आसमान को फाड़कर एक 10,000 मीटर लंबा जाइंट बाहर आता है और एक रिफ्ट ओपन करता है, जिसके उस पार सीधा गॉड माउंटेन दिखता है। ये उन 3 लेजेंडरी गॉड्स का घर हैं जिन्हें फायर मून्स कहा जाता है। सन फायर, मून फायर और स्टार फायर। राइट। उन तीनों की फ्लॉलेस गॉड लेवल की टेरिफाइंग ऑरा जब उस रिफ्ट से बाहर आती है तो रियलिटी खुद वॉर्प होने लगती है। ये वो गॉड्स हैं जो आम कॉन्फ्लिक्ट्स में कभी शामिल नहीं होते। और उस गॉड माउंटेन की रिफ्ट से जो उनकी ठंडी आवाज आती है, वो किसी धमकी जैसी नहीं बल्कि एक कोल्ड फैक्ट की तरह सुनाई देती है। आवाज आती है, जो भी हमारे ग्रैंड डार्क हेवन सू किंग को नुकसान पहुंचाएगा वो हमारा दुश्मन है। ये सुनकर तो वेवीसेन स्पीशीज का पेट्रियार्क अंदर ही अंदर बुरी तरह काम जाता है। एक डेस्परेट आखिरी मूव चलते हुए पेट्रियार्क झूठी कसम खाने लगता है। वो कांपते हुए कहता है कि उसने जू किंग को कभी नहीं देखा और इस सब में विविफाइंग होली लैंड का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। हाँ, जैसे ही उसकी कसम खत्म होती है, आसमान से एक औरत का हाथ आकर होली लैंड के उस 10,000 साल पुराने एनर्जी शील्ड पर रुकता है। और ये कोई इल्यूजन या आम अटैक नहीं था, ये खुद एम्प्रेस समर डिपार्चर का डायरेक्ट प्रोजेक्शन था। एम्प्रेस ने सिर्फ एक हल्के टच, उस एक हल्के से टच का असर इतना खतरनाक था कि उस 10,000 साल पुरानी अनब्रेकेबल शील्ड पर अचानक स्पाइडर वेब की तरह एंडलेस क्रैक्स आने लगते हैं। बिल्कुल।
विविफीन्स गुस्से में और हक्का बक्का होकर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं उस बैरियर को रिपेयर करने की, पर उस एक उंगली के प्रेशर के आगे उनका पूरा होली लैंड मजबूर हो जाता है और फिर एक जोर के धमाके के साथ वो शील्ड कंप्लीटली चूर चूर हो जाती है। उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है इसके साथ। सच में। उसका मलबा, जो कि क्रिस्टलाइज्ड एनर्जी थी, उसमें से लगभग 30% सीधे उनके अपने लैंड पर गिरता है। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पूरी तरह से उड़ जाती है और कई विविफियंट्स तो समझ पाने से पहले ही राख में बदल जाते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा एक इंपीरियल सॉवरेन इसमें इन्वॉल्व है। और उसके तुरंत बाद जो सील लगाई जाती है वो उन्हें चेज में बांध देती है। उनका सबसे ताकतवर लीडर पेट्रियार्क और बाकी सारे पावरफुल मेंबर्स वहीं घटनों पर गिर जाते हैं और प्रेशर से उनके मुंह से खून आने लगता है। एम्प्रेस बिना किसी डिले के एक डिक्री, एक ऐसा रॉयल ऑर्डर सुनाती है जो सीधा रूल्स ब्रेक करता है। ऑर्डर था, सारे बॉर्डर्स परमानेंटली सील कर दो, कोई फॉर्म ऑफ टेलीपोर्टेशन नहीं होगी, कोई ट्रैवल अलाउड नहीं। प्योर लॉकडाउन। जो कोई भी क्षु सिंह को ढूंढ कर निकालेगा उसे एक ऐसी डेस्टिन्ड अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो सीधा गॉड फेयर की तरफ ले जाएगी। ठीक इसी ऑर्डर के बाद गॉड माउंटेन से फायर मून्स भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही सेम डिक्री जारी करते हैं। ये दोनों डिक्रीज ओवरलैप होकर एक सुप्रीम कमांड बन जाते हैं। तो हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रिवियर्ड एंशिएंट के हिस्से में दो अलग अलग ऐसी सुपर पावर्स ने कभी अपनी पैरामाउंट विल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं की, वो भी सिर्फ एक अकेले शख्स के लिए। हम पढ़ते हैं कि इस बाउंटी की न्यूज आते ही लिटरली नदियां अपना रास्ता बदलने लगती हैं, पहाड़ों में वाइब्रेशन होने लगती है, जंगल के जानवर और यहाँ तक कि सेंशिएंट प्लांट्स तक पागल होकर ज़ूखिंग को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हाँ, पूरा नेचर रिएक्ट करने लगता है। एक कल्टीवेटर अपनी पूरी जिंदगी हजारों साल ध्यान में बिता देता है सिर्फ एक गॉड फायर इग्नाइट करने के चांस के लिए। ओह, आई सी। और यहाँ डायरेक्टली गॉड फायर पाने की ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जो सारे एवोल्यूशनरी स्टेप्स को बाईपास कर दे। नेचर और प्लांट्स इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस इकोसिस्टम में हर एंटिटी के अंदर एक प्राइमल अर्ज होती है इवॉल्व होने की। राइट। और जब आसमान की सारी डिविनिटीज खुद इस आग के लिए झुक गई हों तो बाकी एंटिटीज का पागल होना बहुत नेचुरल है। दुनिया भर के जो छुपे हुए गॉड्स थे वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने स्लीप से जाग गए। जब आसमान, जमीन और खुद नेचर आपके दुश्मन बन जाएं तो वहां छुपने की कोई जगह नहीं बचती। हमें फॉरबिडन सी की अंधेरी और शांत गहराइयों में ले जाता है और वहां हम उस शख्स को देखते हैं जिसने इस पूरे तूफान को शुरू किया, फ्लोटिंग फील्ड। वही इंपीरियल सॉवरेन फ्लोटिंग फील्ड जिसकी संक कॉस्ट फैलेसी ने उसकी पूरी होली लैंड को चेन्स में बंधवा दिया और उसके पेट्रियार्क को घुटनों पर खून थूकने के लिए मजबूर कर दिया। वही इंसान। और वो कर क्या रहा है? उसने खुद को एक नकली ह्यूमन डिस्गाइज में छुपा रखा है। अपने फिंडिश ट्रेसेस को मिटाकर एक आम कल्टीवेटर का रूप ले लिया है। स्मार्ट मूव है वैसे। पर उसका आगे का मूव सुनिए। उसके शोल्डर पर जो एक मैसिव ट्यूमर हुआ करता था, उसने अपनी पावर्स यूज करके उस ट्यूमर को एक जायंट सॉर्ड का रूप दे दिया है और उस सॉर्ड को बड़े स्टाइल से अपनी पीठ पर बांध लिया है। वो अपने डिस्गाइज में बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और घमंडी एटीट्यूड में फॉरबिडन सी में ट्रैवल कर रहा है। वो अपने आप से कह रहा है कि ये सब शायद उसकी डेस्टिनी थी कि उसने इतने बड़े टारगेट को किडनैप किया। पर यहाँ पर जो माइंड बेंडिंग डिटेल है ना, जो टेक्स्ट लिटरली हमारे सामने कैजुअली ड्रॉप करता है, वो ये है कि उसकी पीठ पर बंधी उस जायंट सॉर्ड के अंदर एक्चुअली एक मिस्टीरियस पगोडा बना हुआ है। राइट। और उस अजीब पगोडा के बिल्कुल सेंटर में, ठीक सॉर्ड की कोर में, ज़ूक्विंग बहुत ही आराम से आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा है। चैप्टर 987 की बात कर रहे हैं। एक धार्मिक डिक्री जो ह्यूमंस और फायर मून डार्क हेवन के लोगों ने मिलकर जारी किया। जो भी सूकिंग को ढूंढेगा उसे एक ऐसा मौका मिलेगा जिससे वो गॉड फायर इग्नाइट कर सके। अगर हम पास की बात करें तो क्रिम्सन मदर का अपना गॉड चाइल्ड और फायर मून डार्क हेवन का ग्रैंड स्टूअर्ड ले लो। दोनों बहुत पावरफुल थे, राइट? बेहद पावरफुल। इन दोनों के पास रिसोर्सेज की या सपोर्ट की कोई कमी नहीं थी, फिर भी दोनों अपने अटेम्प्ट्स में पूरी तरह फेल हो गए। ओह वाओ, दोनों फेल हो गए। हाँ, ये ऑफर सीधा ह्यूमन एम्परेस की तरफ से आया है। और अब वो सिर्फ एक रूलर या आम कल्टीवेटर नहीं रही है ना? सैम्पेरा, वो कल्टीवेटर्स के ट्रेडिशनल पाथ से शिफ्ट होकर गॉड्स के पाथ पर जा चुकी हैं। वो अब एक फर्स्ट लेवल ऑल्टर गॉड बन चुकी हैं। तो जब एक ऑल्टर गॉड कहती है कि वो तुम्हें गॉड फायर तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी देगी, तो इसका मतलब है चांसेस ऑफ सक्सेस एस्ट्रोनॉमिकली हाई हैं। और इसमें एक और चीज भी तो थी, फायर मून्स का सपोर्ट। वही मैं बताने वाला था। इस डिक्री को 3 फ्लॉलेस गॉड्स बैक कर रहे हैं और एक अल्टर गॉड। हाँ,
जो एंटिटीज या गॉड्स ऑलरेडी गॉडफाई लेवल पे हैं, मैंने पढ़ा कि उन्होंने भी अपना गॉडली ऑरा ईस्ट में भेजना शुरू कर दिया है। तो अगर उनका गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है तो वो इस मैनहंट में क्यों कूद रहे हैं? उनका मेन मोटो ऑमनीसेंस यानी सर्वज्ञता हासिल करना है। इसलिए चाहे वो कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, वो अपनी सदियों की स्लंबर तोड़कर एक्टिवली इस मैनहंट का हिस्सा बन रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स ने पूरा एंगल ही चेंज कर दिया इस सिचुएशन का। ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन को ढूंढने तक सीमित नहीं रहा ना, ये तो ह्यूमन और फायर मून अलायंस का एक बहुत ही अग्रेसिव पावर प्ले बन चुका है। एकदम सही। एक ऐसी ताकत जो पूरे ईस्ट की फाउंडेशन हिला रही है। तो आसपास के फैक्शंस का इस पर क्या रिएक्शन आ रहा था? इस मैनहंट के जरिए प्रैक्टिकली पूरे ईस्ट को इनकी कंबाइंड माइट का एक टेरिफाइंग ट्रेलर मिल गया है। एक ऐसी ताकत जो आसपास के सभी बड़े फैक्शंस के दिमाग में एक भारी डर पैदा कर रही है, जैसे कि रेडलैंड नोबल प्लेक्सेस या नॉर्थ फेट किंग्स। हाँ, और नेदरवर्ल्ड चैस्म कॉर्प्सेस भी। ये सब इस ऑपरेशन को एक कंप्लीटली अलग लेंस से देख रहे हैं। दूसरे टेरेस्ट्रियल रेवल होली लैंड्स पर भी तो पड़ रहा है ना? हाँ, ग्राउंड रियलिटी पर काफी असर दिख रहा है। जैसे विविफाइंड होली लैंड के आसपास के जितने भी सिमिलर फैक्शंस थे, उन्होंने डर के मारे अपने लोगों को बाहर से तुरंत वापस बुलाना शुरू कर दिया। अपना प्रोफाइल लो रखने के लिए। वही, उनका इंटरनल ऑर्डर बहुत क्लियर है। अभी किसी भी तरह का छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट उन्हें इस अलायंस के आगे कंप्लीटली बर्बाद कर सकता है। तो हम अभी फॉरबिडन सी के एक आइलैंड पर चलते हैं जहां सी मैमोथ्स रहते हैं। ओह, फिजिकली वो कैसे दिखते हैं? काफी खतरनाक। उनकी हाइट करीब 3 मीटर होती है, पूरी बॉडी हरे रंग की और डेंस स्केल से ढकी होती है। बाप रे, 3 मीटर! और उनके चेहरे पर हाथी जैसी सूंड भी होती है, राइट? हाँ, एक मस्कुलर सूंड और उसके आसपास टेंटिकल्स का एक मेनेसिंग गुच्छा हमेशा हिलता रहता है। सुन के ही डर लग रहा है। उनका लुक एक्सट्रीम फियर पैदा करने के लिए काफी है। पर आयरनी ये है कि दिखने में इतने खतरनाक होने के बावजूद उनका नेचर बहुत जेंटल है। वही, बाकी डेंजरस स्पीशीज के कंपैरिजन में बिल्कुल ऑपोजिट। बिल्कुल। और क्योंकि उनका आइलैंड कॉमर्स और ट्रेड का एक मैसिव हॉटस्पॉट बन चुका है, वहां हजारों कल्टीवेटर्स रोज आते जाते हैं। और इस वक्त उस आइलैंड के मार्केट प्लेस में सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रही है, शू किंग और विफीफिएंड होली लैंड का अंजाम। विफीफिएंड होली लैंड, जिसने ये भोंडू वाली गलती की थी सोचकर कि वो चुपके से शू किंग को गायब कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर ह्यूमन एम्प्रेस ने पर्सनली वहां पहुंचकर सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने सुना उन्होंने एक सिंगल स्ट्राइक में पूरे होली लैंड का डिफेंस और सुप्रीम पेट्रियार्क दोनों को राख कर दिया। एक झटके में सदियों पुरानी लेगेसी कंप्लीटली खत्म। और उसके बाद एम्प्रेस का वो डायलॉग जो लोग वहां मार्केट प्लेस में रिपीट कर रहे हैं, अगर शू किंग मरा तो होली लैंड कबर बन जाएगा। खतरनाक वार्निंग। और उनका फरमान कि हेवन, अर्थ, रिवर्स, लिविंग बीइंग्स, दाउज, सबको ये फरमान मानना होगा। और यहीं पर एक कंप्लीटली साइकोलॉजिकल हॉरर भी चल रहा था। वही मार्केट प्लेस में है ना? फ्लोटिंग फील्ड की हालत टाइट हो रही थी। हाँ, उसी भीड़ में एक मिडिल एज कल्टीवेटर चुपचाप चल रहा था। उसने अपना ऑरा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल पर सेट किया हुआ था। एक नॉर्मल आम कल्टीवेटर की तरह बनकर घूम रहा था। पर वो आम आदमी नहीं था, वो दरअसल खुद फ्लोटिंग फील्ड था, वही किडनैपर जिसने एक्चुअली जू किंग को पकड़ा था। उस बेचारे ने सोचा होगा उसने किसी हाई वैल्यू वीआईपी को किडनैप किया है। पर उसने तो पूरे यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट को किडनैप कर लिया। और जब उसे पता चला होगा तो वो जरूर गुस्से में नहीं बल्कि पैनिक में होगा। फ्लोटिंग फील्ड मेंटली एक ऐसे कॉर्नर में पुश हो गया था जहां से बचना नामुमकिन था। और इस पर टॉन्ट कौन कर रहा था? खुद शू किंग, जो उसके स्पेशल पगोड़ा यानी उसकी मैजिकल सोर्ड के अंदर कैद था। हाँ, शू किंग फिजिकली भले बाहर नहीं आ सकता था, पर उसकी मेंटल शार्पनेस कमाल की थी। वो सब सुन सकता था क्या बाहर का? हर बात तो नहीं, पर फ्लोटिंग फील्ड की तेज धड़कनें और एंजाइटी से वो अंदाजा लगा रहा था कि बाहर बड़ा भूचाल आया हुआ है। तो उसने स्वॉर्ड के अंदर से अपनी आंखें खोली और फ्लोटिंग फील्ड को मक्खन वाली टॉन्ट किया, है ना? कि जरा सोचो, तुम्हारे उन सदियों पुराने विविफींड होली लैंड के मास्टर्स का क्या हाल हो रहा होगा। और फ्लोटिंग फील्ड के पास इस टेरिफाइंग टॉन्ट का कोई जवाब नहीं था। उसके अंदर गुस्सा तो था, पर उससे ज्यादा एक सफोकेटिंग डर था। उसे समझ आ गया था कि एम्प्रेस ग्रैंड एम्परर लेवल या उससे भी ऊपर की पावर रखती हैं। और 3 और गॉड लेवल पावर्स उनके पीछे हैं। ये रियलाइजेशन किसी का भी ईगो तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। फ्लोटिंग फील्ड अपनी इस गलती को प्रोसेस कर ही रहा था कि ग्राउंड जीरो पर एक अर्थ शैटरिंग इवेंट हो जाता है।
अब सुनो ध्यान से। हाँ, वहां से निकलने का प्लान बना ही रहा था कि आइलैंड हिलने लगा। एक नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे दुनिया पलटने वाली हो। समुंदर के पानी में वायलेंट झटके आए और एक बेहद टेरिफाइंग रोर पूरे आसमान में गूंज उठी। उस अंधेरी गहराई को चीरते हुए एक मैसिव मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल जैसा सर बाहर आया। आधे आइलैंड के बराबर उसका साइज था ना। हाँ, ब्लैक स्केल्स और एक ऐसी गॉड लेवल पावर जो वहां सबको जमीन पर घुटनों के बल पटक देती है। ये डायरेक्टली सीमा मॉथ्स का एंसेस्ट्रल भगवान था, वो गॉड जिसे लोग सिर्फ मिथ समझते थे। यहां तक कि उनका अपना हाई प्रीस्ट भी भरोसा उठा चुका था उस पर, क्योंकि उनकी पूरी हिस्ट्री में ये गॉड कभी उनकी मदद के लिए नहीं आया। जब उन पर एक्सटिंक्शन का खतरा था तब भी नहीं आया। नहीं, तब भी ये समुद्र के नीचे शांति से सोता रहा। बाप रे, और आज अचानक जाग गया। वो आज एक अल्टीमेट बाउंटी के लिए जाग उठी है। गॉड ने रॉर करके बोला ना कि मेरे लिए जू चिंग को ढूंढो। हाँ, उसने अपना डिवाइन विल फोर्सफुली प्रोजेक्ट किया, और ये डिवाइन विल बस एक ऑर्डर नहीं था। तो क्या था मैकेनिज्म, क्या था इसका? सीमा मोथ्स और इस गॉड के बीच एक डीप जेनेटिक ओवरराइड होता है। जब गॉड ने ऑर्डर दिया तो उन आम सीमा मोथ्स के पास कोई फ्री विल बची ही नहीं। ओ, मतलब वो नेचुरली प्रोग्राम हो गए ऑर्डर फॉलो करने के लिए। एग्जैक्टली। सारे तुरंत घुटनों पर आ गए और जूचिंग की तलाश में जुट गए, और गॉड वापस समुद्र में अपनी सर्च कंटिन्यू करने चला गया। और इस सब के बीच फ्लोटिंग फीन डर के मारे टेलीपोर्ट हो गया, राइट? हाँ, समुद्र की सबसे डीप ट्रेंच में। उसे समझ आ गया था कि एम्प्रेस का ऑर्डर एक कॉस्मिक रियलिटी बन चुका है। पर उसने गिव अप नहीं किया था पूरी तरह। नहीं, थोड़ी एरोगेंस बची थी। उसने सोचा, देखते हैं तुम्हारी इस मैसिव सर्च का पावर कितनी दूर तक जाता है। कहानी जब शुरू होती है ना, तभी ये क्लियर हो जाता है कि फ्लोटिंग फील्ड के लिए वर्चुअली कोई एग्जिट डोर बचा ही नहीं है। कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास। हाँ, वो साउथ ईस्ट रीजन के जंगलों में छुप कर भाग रहा है। उसका ओरिजिनल प्लान क्या था? उसने सोचा था कि वो आउटर सी यानी आखिरी समंदर के रास्ते निकल जाएगा। जो कि लॉजिकली सेंस बनाता है। राइट? आउटर सी डेंजरस जरूर है, पर वहां इतना कियोस होता है कि छुपना आसान हो जाता। लेकिन इंसानों ने और फायरमून डार्क हेवन के लोगों ने मिलकर ना एक ऐसी इनविजिबल सीलिंग मैजिक लगा दी है जिसने पूरे समुंदर को लॉक कर दिया है। और पानी के अंदर भी तो खतरा है ना। अरे बहुत ज्यादा। पानी के अंदर एक फ्लेम फिनिक्स और बहुत सारे डिवाइन विल्स लगातार सी फ्लोर को स्कैन कर रहे हैं, एक रेडार की तरह। तो उसे मजबूरी में साउदीसल रीजन के इन पहाड़ों में आना पड़ता है, जहां 7 आइसोलेटेड नॉन ह्यूमन प्रजातियां रहती हैं। साउथ वीजल रीजन आना कोई टैक्टिकल चॉइस नहीं थी उसकी, ये एक एक्सट्रीम डेस्परेशन का नतीजा था। उसके पास एक टूटा हुआ मैजिकल पगोडा है जिसे वो अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और इस पगोडा के अंदर कौन है? जू किंग। सूचिंग। हाँ, सूचिंग अपनी फिजिकल इंजरी से लगभग आधा रिकवर हो चुका है। अब सूचिंग वहां अंदर बिल्कुल शांत बैठा है। वो पूरा लॉजिक और डिडक्शन यूज कर रहा है और फ्लोटिंग फील्ड को लगातार अपने डिवाइन विल से मैसेजेस भेज रहा है। क्या बोलता है वो उसको? वो कहता है, तुम्हारा मुझे कोई जवाब ना देना ये प्रूफ है कि या तो तुम्हारा विवाह फील्ड होली लैंड खतरे में है, या फिर तुम खुद इस वक्त इंसानों से जान बचाकर भाग रहे हो। और फ्लोटिंग फीन का रिएक्शन क्या होता है? फ्लोटिंग फील्ड कुछ नहीं बोलता, एकदम सन्नाटा, पर अंदर ही अंदर उसका पैनिक बढ़ने लगता है। शूकिंग को उस 1 सेकंड की खामोशी से पता चल गया कि बाहर के हालात कितने खराब हैं। और तभी बाहर एक फिजिकल हॉरर शुरू हो जाता है। फ्लोटिंग फील्ड एक गुफा में छुपा होता है और अचानक आसमान और जमीन बुरी तरह हिलने लगते हैं। और फिर वहां वो आवाज आती है। हाँ, हवा में एक गॉड की बहुत ही डरावनी आवाज आती है, शूकिंग शूकिंग। उस पॉइंट पर फ्लोटिंग फील्ड इतना पैनिक कर जाता है कि वो अपना सबसे कीमती डाउ ब्लड थूकता है और उसे अपनी ग्रैंड एम्परर शीयर्स एक मैजिकल कैंची पर लगाता है। राइट, वो शेयर्स। वो इस कैंची से हवा में एडिट करता है और अपने सारे कार्मिक ट्रेसेस, अपनी लोकेशन, अपना वजूद मिटा देता है। पर इसका एक कॉस्ट है। उसकी कैंची पर जंग लग रहा है, रस्ट लग रहा है, और उसका अपना कल्टीवेशन लेवल टूट रहा है। फ्लोटिंग फील्ड अपनी जान बचाकर एक रेगिस्तान में, एक डेजर्ट में पहुंचता है। वो खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रेत के कणों में, सैंड ग्रेन्स में बदल जाता है। छुपने के लिए इससे बेटर क्या हो सकता है, राइट? लॉजिकली तो बेस्ट जगह है। एक दिन गुजर जाता है, लेकिन अगले दिन अचानक हवा में एक अजीब सी गुलरोरी, एक क्रीपी नर्सरी राइम गूंजने लगती है। ध्यान से सुनेगा उसके बोल। 10 मील रेत में मैंने तुम्हें ढूंढा, 100 मील दलदल में सुराग तलाशे, 1000 मील मकबरे से तुम भागे, 10,000 मील बांस के जंगल मेरे सामने से गुजरे। फ्लोटिंग फील्ड, तुम कहाँ हो? शायद मैं तुम्हारे पास आने का इंतजार करूं।
ये बहुत स्पाइन चिलिंग है। और सबसे हॉरिफाइंग बात ये नहीं थी कि गाना बज रहा था। सबसे हॉरिफाइंग बात ये थी कि वहां जमीन पर पड़ी रेत के कारण जिनके बीच वो खुद एक कण बनकर छुपा था, वो सब उठकर छोटे छोटे हाथों की तरह हिल रहे थे और ये गाना गा रहे थे। सीरियसली। ध्यान दीजिए उस लोरी के लिरिक्स पर। रेत, दलदल, मकबरा और बांस का जंगल। ये कोई रैंडम जगहों के नाम नहीं है। ये एक एग्जैक्ट प्रोफेसी है। गॉड उसे बता रहा है कि तुम खुद को कितना भी छुपा लो, तुम्हारा फ्यूचर रूट मुझे पहले से पता है। सही कहा। वो इतना डर गया कि उसने अपना आधा रेत का बना हुआ शरीर वहीं पर डेटोनेट कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। अपने ही शरीर को उड़ा देना ताकि थोड़ा सा ब्लड और पावर मिल सके, ये दिखाता है कि उसके अंदर का पैनिक किस लेवल पर पहुंच चुका था। हक्का बक्का कर दिया इसने तो। फिर उसने उन्हीं 2D शेयर्स और ब्लड का यूज किया, कर्मा कट किया और टेलीपोर्ट हो गया। पर अब देखिए यूनिवर्स का क्रूअल जोक कहाँ जाता है। वो टेलीपोर्ट होकर कहाँ पहुंचता है? एक अनजान दलदल में, एक स्वैम्प में। ओह भाई। और लोरी के बोल थे 100 मील दलदल में सुराग तलाशे। बूम! प्रोफेसी का अगला हिस्सा सच हो गया यार। एग्जैक्टली। वो जैसे ही उस स्वैम्प में टेलीपोर्ट होता है ना, वहां का कीचड़, वहां की मिट्टी हिलने लगती है। जंगल के कीड़े, पौधे, सब कुछ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस स्वैम्प का अपना एक माइंड है जो ब्रॉडकास्ट कर रहा था कि ये रहा फ्लोटिंग फील्ड। नेचर उसको रिजेक्ट कर रही है। हाँ, वहां नेचर का हर एक एलिमेंट अलर्ट हो गया था। वो वहां से भी पैनिक्ड होके भागता है, लगातार टेलीपोर्ट करता है। उसकी शेयर्स प्रैक्टिकली टूटने की कगार पर है और आखिर में वो बुरी तरह थक कर एक पहाड़ी पर रुकता है। और वो पहाड़ी कैसी दिखती है? एक ऐसी पहाड़ी जो बिल्कुल एक जायंट टूम, एक मकबरे की तरह दिखती थी। और नर्सरी राइम क्या थी? 1000 मील मकबरे से तुम भागे। जब आप लगातार 8 दिन तक इस लेवल का टेरर एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपका स्पिरिट कंप्लीटली क्रश हो जाता है। फ्लोटिंग फील्ड एक सुप्रीम एंटिटी से अब बस एक डरे हुए जानवर की हालत में आ चुका था। उसकी एनर्जी लगभग 0 थी। और तब आता है इस पूरे 8 दिन के टॉर्चर का ब्रेकिंग पॉइंट। उस मकबरे पर जब फ्लोटिंग फील्ड हाफ रहा था, उसके दिमाग में दोबारा शू किंग की आवाज आती है। शू किंग ने फिर टाइमिंग सही पकड़ी। बिल्कुल। शू किंग फिर से अपने कोल्ड लॉजिकल टोन में एक ताना मारता है। कहता है, तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। इस बार इस आखिरी ताने ने ना फ्लोटिंग फील्ड को पूरी तरह तोड़ दिया। वो सुपर पावरफुल बीइंग जो अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, अचानक आसमान की तरफ देखकर बहुत गुस्से में चीखता है, चुप रहो, यानी शट अप। लेकिन उस मकबरे पर बैठने के तुरंत बाद एक और इवेंट होता है जो रियलिटी के रूल्स को दोबारा तोड़ता है। आसमान में बादलों के बीच एक बहुत बड़ा एकदम विशाल बच्चा रेंगता हुआ नजर आता है। क्या? एक बच्चा? हाँ, ये बच्चा रोते हुए अपने हाथों से आसमान को खरोचते हुए अपने डैडी को ढूंढ रहा था। हाँ, और ये पॉइंट एक्चुअली काफी बिजार था यार। तो इस केओस से भागते हुए पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका फ्लोटिंग फील्ड अपना आखिरी जंप लेता है और वो गिरता है जाकर उस जगह जहां उसको ओरिजिनली गिरना था। नर्सरी राइम की आखिरी लाइन। हाँ, 10,000 मील बांस के जंगल। वो एक बहुत बड़े बैम्बू फॉरेस्ट में गिरता है जहां बांस का रंग ब्राइट रेड है। जैसी वहां हवा चलती है ना, उन लाल पत्तों से फिर से वही लोरी निकलने लगती है। 10 मील रेत में मैंने तुम्हें ढूंढा। और अब उसके पास भागने की ताकत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सुनकर फ्लोटिंग फील्ड वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसका दिमाग टोटली ब्लैंक हो चुका है। वो समझ जाता है कि वो चाहे जितना भागा, वो वहीं आया है जहां उसे लाया गया है। और तब होती है कहानी के सबसे टेरिफाइंग गॉड यूल्यूशन की एंट्री। यूल्यूशन वहां आता है और उसके आने का तरीका रियलिटी मैनिपुलेशन का एक पीक है। वो जब चलता है तो आसमान लाल हो जाता है, जमीन लाल हो जाती है और टाइम खुद उसके आसपास एक लाल नदी की तरह बहने लगता है। और ये सब मिलकर क्या बनते? यूल्यूशन के कपड़े। यूल्यूशन करीब आता है और हंसते हुए वही लोरी, वही गाना रिपीट करता है। फ्लोटिंग फील्ड अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। उसके अंदर फाइट बची नहीं थी। क्योंकि ये एक फिजिकल बैटल नहीं थी, ये फेट की यानी नियति की जीत थी। एक फाइनल ट्विस्ट बाउंडलेस वॉइड यानी अनंत शून्य में होता है। हाँ, वो क्ले श्राइन वाला सीन। यस, स्पेस और टाइम के बीच एक जगह है जहां मिट्टी के कुछ पुतले, क्ले फिगर्स, एक श्राइन यानी एक मंदिर को उठाकर उसी लाल बांस के जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। उस सीन में
अर्नियो नाम का कैरेक्टर भी है जो अपनी गॉडवाइन के साथ ट्रैवल कर रहा है। राइट। और तभी उस श्राइन के अंदर से एक बहुत ही काम चिल आवाज आती है। कहती है, उस बेल को परेशान मत करो, मुझे पता है कि जू किंग कहाँ है। आज हम बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 989 की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस 10,000 माइल लंबे बैम्बू फॉरेस्ट में। हाँ, जहाँ हवा का शोर नेचर का नहीं था बल्कि किसी और ही अनजानी ताकत का था। वहाँ फ्लोटिंग फील्ड नाम का कैरेक्टर खड़ा है और उसका दिमाग हक्का बक्का रह गया है। वो हक्का बक्का क्यों था? क्योंकि उसे अचानक समझ आता है कि उसने जो भी रूट लिया वो एक पैटर्न का हिस्सा था। जैसे सबसे पहले 10 माइल्स ऑफ सैंड, मतलब वो डेजर्ट जहां से वो गुजरा था। अच्छा, फिर 100 माइल्स ऑफ स्वैम्प, फिर 1,000 माइल टूम, और फाइनली ये 10,000 माइल्स ऑफ बैम्बू। वेट, तो ये सब कुछ उसने खुद चूज नहीं किया था? नहीं, ये सब एक सिंपल सी नर्सरी राइम ने पहले से ही डिक्टेट कर दिया था। अरे बाप रे, तो यहीं से हमारा सामना उस गॉड लेवल ताकत से होता है ना? एग्जैक्टली। ये कोई नॉर्मल मैजिक नहीं है, ये एक गॉडली अथॉरिटी है जिसका नाम है स्टोरी टेलिंग, और इसको यू ल्यूचन नाम का गॉड कंट्रोल कर रहा है। मतलब स्टोरी टेलिंग यहाँ सिर्फ किस्से सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस लेवल पर गॉड के वर्ड्स रियलिटी को ओवरराइड कर देते हैं। फ्लोटिंग फील्ड अब कोई आजाद इंसान नहीं रहा, वो सिर्फ एक फिक्शन कैरेक्टर बन चुका था। एक फिक्शन कैरेक्टर वही फील करता है जो कहानी लिखने वाला चाहता है। फ्लोटिंग फील्ड के अंदर का डर और कंफ्यूजन भी खत्म हो गया था, उसकी पूरी रियलिटी नकली हो चुकी थी। तो एक तरह से प्लेयर का कंट्रोलर ही अनप्लग कर दिया गया। राइट, यू ल्यूचन को लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो वहां पूरी तरह से भोंदू बन चुका था। एग्जैक्टली। और जब फ्लोटिंग फील्ड पूरी तरह से टूट चुका था, तब उस मर्सिफुल गॉड ने अपना नेक्स्ट मूव चलाया। और यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। यू ल्यूचन ने हवा में हाथ घुमाया और फ्लोटिंग फील्ड की पीठ से एक स्वॉर्ड उखाड़ ली। हाँ, और उस स्वॉर्ड से फ्लैश और बोन्स गिरने लगे। फिर उसके अंदर से एक बबल निकला जिसमें एक पकोड़ा था। और वहां से हमारा मेन कैरेक्टर सू किंग बाहर आता है। वो आकर कामली यू ल्यूचन को ग्रीट करता है। देखने में वो काम था, पर सच बताऊं तो वो भी अंदर से हक्का बक्का था। हाँ, उसने बहुत सारे एनालिसिस किए थे, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यू ल्यूचन उसे बचाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यू ल्यूचन का नेचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। एक गॉड होने के नाते उसके इमोशंस ह्यूमन लॉजिक से बाहर हैं। वो एक सेकंड में खुश हो सकता है और दूसरे में सब तबाह कर सकता है। राइट। लेकिन तभी यू ल्यूचन हवर में एक टेबल और चाय बनाता है बैम्बू स्टॉक्स से। एक टी सेरेमनी इस हालत में? हाँ, और वो सू किंग से एक बहुत डीप सवाल पूछता है। वो पूछता है कि तुम इस एहसान को कैसे याद रखोगे, अपने गॉडली नेचर से या ह्यूमन नेचर से जो जल्दी चीजें भूल जाता है। कि ह्यूज फेवर ओड टू यू ल्यूचन। हाँ, ये एक बहुत स्मार्ट मूव था। ये छोटी सी बैम्बू स्लिप, और इसका इम्पैक्ट तब दिखता है जब सू किंग वो चाय पीता है। और वो चाय वाला सीन बहुत इंटेंस था। जैसे ही उसने वो उबलती ही चाय पी, उसकी सारी पुरानी मेमोरीज वापस आती है धमाके की तरह। राइट, पीरलेस सिटी का वक्त और ग्रैंड मास्टर बाई की बातें, सब कुछ वापस आ गया। उसकी बॉडी में ह्यूमन इमोशंस बिजली की तरह दौड़ने लगे। खुशी, दुख और बहुत ज्यादा गुस्सा। बिल्कुल, उसको फ्लोटिंग फील्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा और किलिंग इंटेंट का एहसास हुआ। वो अंदर से जल रहा था। पर उसने रिएक्ट नहीं किया ना, उसने खुद को कंट्रोल करके डीपली बाव किया। यू ल्यूचन बहुत कैजुअली बताता है कि वो सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए वहां आया था। वो एमिनेंट डेसोलेशंस का फ्लैश देखना चाहता था। यू ल्यूचन ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सच बताया उसको। हाँ ना, उसने बताया कि जू किंग के गायब होने के बाद ह्यूमैनकाइंड्स और फायरमून्स ने धावा बोल दिया है। पूरा ईस्ट टेरिटरी वॉर जोन बन गया है। यू ल्यूचन ने यही गेस किया कि एम्प्रेस और मास्टर होली लैंड्स को बाहर निकालने के लिए इस ट्रेजेडी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमारा जू किंग यहाँ हार नहीं मानता। उसकी लाइन कमाल की थी। वो कहता है कि अगर ये सब प्लान था तो क्या बता मेरे मास्टर ने आपका यहाँ आना भी पहले से प्रिडिक्ट कर लिया हो। ये सुनकर यू ल्यूचन का मजाकिया अंदाज एकदम गायब हो गया। हाँ, वो टोटली सोच में पड़ गया था। और जब इन दोनों का ये टेंस माइंड गेम चल रहा था, वहां फ्लोटिंग फील्ड की हालत खराब हो रही थी। बेचारा वो तो डल के मारे कांप रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से फट जाता है इस प्रेशर में। वो अपना आपा को बांटता है और एस्केप करने का ट्राई करता है। उसने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया ना वहां से भागने के लिए। हाँ, अपना कल्टीवेशन बेस और अपना डाउ ब्लड भी जला दिया उसने, सिर्फ ग्रैंड एम्परर के शेयर्स का यूज करने के लिए, और वो टेलीपोर्ट होकर भाग गया। एक नॉर्मल सिचुएशन में ये एस्केप सक्सेसफुल होता, लेकिन
ये स्टोरी टेलर का डोमेन था, तो यूल यूचिन ने पैनिक क्यों नहीं किया जब वो भाग गया? क्योंकि गॉड के लिए रियलिटी उसके वर्ड्स हैं। वो आराम से बैठा रहा और उसने कैजुअली एक कहानी सुनाना शुरू की। वेट, उसने वहीं बैठे-बैठे स्टोरी बनाई? हाँ, उसने कहा कि फ्लोटिंग फील्ड 1 महीने तक भागा, खतरनाक डेथ ट्रैप्स झेले और आखिर में लौटकर यहाँ आया, खुद को एक्सप्लोड किया और चाय पी। अरे बाप रे! और जैसी ये कहानी खत्म हुई तो क्या हुआ? जैसे ही कहानी खत्म हुई, फ्लोटिंग फील्ड हवा में डिस्टॉर्ट होकर वापस आकर गिर गया। सच में? वो एग्जैक्टली 1 महीने का हॉरर जी चुका था। बिल्कुल। वो डेस्परेशन में खुद को डेटोनेट करने का ट्राई करता है पर फेल हो जाता है। वो वापस उसी बैम्बू फॉरेस्ट में उठता है। ये तो एक खतरनाक टाइम लूप हो गया। जैसे कोई बैड नाइटमेयर हो। उसका फ्री विल जीरो हो चुका था। वो वहां फंसा हुआ था और यूली चून ठंडे दिमाग से बोलता है कि हैव सम टी। कितना सैवेज है ये। फ्लोटिंग फील्ड डर से कांपते हुए चाय पीता है, पर एकदम से सीन शिफ्ट होता है। हराइजन पर क्ले यानी मिट्टी जैसा आसमान बन जाता है। और एक क्ले आर्मी वहां आती है, एक श्राइन लेकर, और वहां से एंट्री होती है एर्नियो की। एल्डेस्ट ब्रदर एर्नियो। वो एक्साइटेड होकर एक्स किन को वेव करता और बोलता है, लिटिल किन, योर एल्डेस्ट ब्रदर इज हियर। बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 990 जू किंग अकेला है, बुरी तरह थका हुआ है। और सबसे पहले जिसका आना होता है वो है उसका बड़ा भाई एर्नियो। हाँ, एर्नियो हवा से सीधा ड्रॉप होता है और जू किंग के कंधे पर एक हल्का सा पंच मारता है। अब ये कोई नॉर्मल पंच नहीं था। नहीं, इस एक छोटे से इम्पैक्ट के थ्रू अर्न्यू एक वार्म हीलिंग पावर जू किंग की बॉडी में ट्रांसफर करता है, ताकि उसकी टूटी हुई बॉडी को तुरंत एक सपोर्ट मिल सके, है ना। वो जू क्यू की हालत देखता है पर कोई टेंशन नहीं दिखाता। वो बस आंख मारता है और मजाक करता है कि उसके बिना जू क्यू जरूर बोर हो गया होगा और उसे ठीक से नींद नहीं आ रही होगी। ये रिएक्शन सरफेस पर बड़ा कैजुअल लगता है। मतलब ये मजाक सिर्फ एक दिखावा था। बिल्कुल, असल में वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में था। जू क्यू जब गायब हुआ तो सबसे पहले अर्न्यू को ही पता चला था और उसने जू क्यू को ढूंढने के लिए पूरे ईस्टर्न रिवर्ड एंशिएंट रीजन में मैसेजेस फैला दिए थे। मजाक करके वो उस वक्त के एक्सट्रीम टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहा था। राइट, उसके साथ 2 ऐसी शक्तियां थीं जिनकी प्रेजेंस ही वहां की रियलिटी को फ्रीज कर रही थी। एक तरफ यूल्यूचन थे जो एकदम आराम से अपनी चाय पी रहे थे, जैसे उनके आसपास कोई लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल चल ही नहीं रहा हो। अर्न्यू अकेले नहीं आया था। बाहर आती है जो देखते ही देखते एक बेहद खूबसूरत और खतरनाक यंग वुमन में बदल जाती है, स्टारफायर। स्टारफायर की एंट्री इस चैप्टर का एक टर्निंग पॉइंट है। वो कोई नॉर्मल पावर नहीं है, वो एक अल्टीमेट पीक फ्लॉलेस गॉड है। जिसके अंदर एक आल्टर गॉड का ऑरा मौजूद है ना। राइट। पर उसकी बातें सिचुएशन के बिल्कुल ऑपोजिट थी। हाँ, क्योंकि आते ही उसने एक अलग ही फ्लर्टेशियस टोन में बात शुरू कर दी। वो कहती है कि शू किंग ने अपना प्राइमल यांग किसी और को दे दिया है, इसलिए वो उसे बचाने नहीं आने वाली थी। एर्नी भी इसमें शामिल हो जाता है, दुश्मन को मेंटली तोड़ने के लिए। ये बैंटर दुश्मन के दिमाग पर एक डायरेक्ट अटैक था। जब दुश्मन देखता है कि उसके सामने खड़े लोग उसे नोटिस ही नहीं कर रहे हैं और आपस में मजाक कर रहे हैं, तो उसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। अगर इसको फ्लोटिंग फील्ड के नजरिए से देखा जाए तो वो तो पूरी तरह हक्का बक्का रह गया होगा। बिल्कुल, एक इंपीरियल सॉवरेन लेवल का एंटिटी होने के बावजूद जब वो अपने सामने एक फ्लॉलेस गॉड को देखता है तो उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है। उसकी निराशा एक गहरे समुंदर जैसी हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। सेल्फ डिटोनेशन यानी खुद को उड़ा लेने की कोशिश पहले ही फेल हो चुकी थी। और इसी निराशा के बीच एक बहुत ही अजीब एक्शन होता है। फ्लोटिंग फील्ड अचानक से अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर जू किंग पर अटैक करने की कोशिश करता है। वेट, जू किंग पर? इतनी पावरफुल बैकअप के होते हुए? हाँ, पर उसका एम जू किंग को मारना नहीं था। वो एक्चुअल में उस सिचुएशन में किसी गॉड के हाथों जल्दी से मरना चाहता था। इसका जवाब फ्लोटिंग फील्ड की बायोलॉजी और उसके स्पीशीज की एक इमॉर्टल स्किल में छिपा था। स्टारफायर इस एस्केप प्लान को तुरंत समझ जाती है। फिर वो क्या करती है? वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और सिर्फ एक उंगली से फ्लोटिंग फील्ड के फोरहेड पर टैप करती है। इस एक सिंपल टैप के पीछे की मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स थी। एक रंबलिंग साउंड के साथ उसका पूरा कल्टीवेशन शैटर हो जाता है ना? राइट।
वो फिजिकली और स्पिरिचुअली एकदम वीक हो जाता है, पर स्टारफायर इंटेंशनली उसे जिंदा रखती है। वो एक्सपोज करती है कि जो बॉडी सामने खड़ी है वो फ्लोटिंग फील्ड का पूरा एग्जिस्टेंस नहीं है। इस इमॉर्टल स्किल का मैकेनिज्म ये था कि उसने अपनी मेमोरीज को एक सीड या बीज की तरह किसी और लाइफ फॉर्म में बहुत पहले प्लांट कर दिया था। तो अगर उसकी ये एग्जिस्टिंग बॉडी मर जाती तो वो फेल सेफ मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता। एग्जैक्टली उसकी सारी मेमोरीज उस नई लाइफ फॉर्म में इरप्ट होती और एक नए रूप में वो कहीं और सेफली जिंदा हो जाता। इसलिए मौत उसके लिए एक सजा नहीं बल्कि एक एस्केप रूट थी। पर स्टारफायर के उस एक टैप ने उस बैकअप ड्राइव को एक्टिवेट होने से पहले ही फ्रीज कर दिया हाँ, कनेक्शन ब्लॉक कर दिया। और यहीं से गेम बदल गया। जब बैकअप प्लान पूरी तरह फेल हो गया तब शुरू होता है शू किंग का स्लो रिवेंज। फ्लोटिंग फील्ड अपनी वीक हालत में भी घमंड में था। वो शू किंग को देखता है जैसे बिना दोस्तों के शू किंग कुछ भी नहीं है। इस ताने का असर शू किंग पर बिल्कुल अलग पड़ता है। वो चिढ़ता नहीं है, गुस्से में चिल्लाता नहीं है, वो एकदम शांत रहता है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक बात होती है। वो दुश्मन का बैग उठाता है, अपने हाथ में एक डैगर बुलाता है और बिना किसी इमोशन के उसकी बॉडी में डैगर घोंप देता है, फिर निकालता है और दोबारा घोंप देता है। ये सीक्वेंस लगातार 8 बार रिपीट होता है। ये 8 स्टैब्स रैंडमली नहीं चुने गए थे। नहीं, फ्लोटिंग फील्ड ने जियो को ठीक 9 दिन तक हंट किया था। इन 9 दिनों में उसने जो टॉर्चर सहा था, ये 8 स्टैब्स उसी का हिसाब थे। 9वां स्टैब उसकी सोल और उसके एग्जिस्टेंस पर होना था। बिल्कुल। जियो की परछाई, जिसे लिटिल शैडो कहा जाता है, वो बाहर आती है और फ्लोटिंग फील्ड की परछाई को खाना शुरू कर देती है। साथ ही एक गॉड वाइन निकलकर उसके अंदर घुस जाती है। ये दोनों उसकी फिजिकल और शैडो एग्जिस्टेंस को तोड़ रहे थे, पर सबसे बड़ा ब्लो उसकी सोल पर था। जियो अपना हाथ उसके सर पर रखता है और उसकी सोल को असिमिलेट करना शुरू करता है। अब एसिमिलेशन का मैकेनिक समझना जरूरी है। फ्लोटिंग फील्ड इस पूरे टाइम जियो को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, पर अब जियो उसी फोर्स का इस्तेमाल करके फ्लोटिंग फील्ड की सोल को खींच रहा था। अपने टूटे हुए सोल थ्रेड्स को ठीक करने के लिए, है ना? दर्द का स्केल यहाँ इतना एक्सट्रीम होता है कि फ्लोटिंग फील्ड, जो अब तक अपनी हिम्मत का दिखावा कर रहा था, वो पूरी तरह टूट जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाँ, पर एक इंपीरियल सॉवरेन की सोल इतनी मैसिव होती है कि अकेले जू किंग का सोल नेटवर्क उसे हैंडल नहीं कर सकता था। एर्न्यू आगे बढ़कर एक हेवनली डॉग के फॉर्म में उस सोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा लेता है। हेवनली डॉग गॉड लेवल ऊर्जा को बिना किसी साइड इफेक्ट के निगल सकता है, पर उन दोनों के एब्जॉर्ब करने के बाद भी सोल पूरी तरह खत्म नहीं होती। फिर बाकी बची हुई सोल का क्या होता है? उसका हिसाब स्टारफायर करती है। वो उस बची हुई ऊर्जा को फोर्स के साथ कंप्रेस करके सोल पर्ल्स में कन्वर्ट कर देती है। ये सोल पर्ल्स कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत ही रेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पर जू किंग वहां नहीं रुकता। वो एक गोल्डन क्रो के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और प्रोफाउंड सन इमॉर्टल लाइट मैजिक का यूज करता है। ये मैजिक किसी भी मटेरियल या कॉन्सेप्ट को जलाकर मिटा देने की क्षमता रखती है। जू किंग उस सन फ्लेम का यूज करके दुश्मन की फ्लैशली बॉडी और उसकी अथॉरिटी ऑफ इरेजर को भी जलाकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड में उस जगह पर सिर्फ एक टूटी हुई कैंची यानी डिलैपिडेटेड शेयर्स बचती है। अब दुश्मन वहां से फिजिकली, स्पिरिचुअली और कंसेप्चुअली खत्म हो चुका था। यूलियोचन अपना कप रखते हैं और एक ठंडी आवाज में कहते हैं कि तुम पर मेरा एक फेवर है। ये कहकर वो गायब हो जाते हैं। और उनके जाते ही वो हरा भरा बैम्बू फॉरेस्ट अचानक एक हार्श बंजर रेगिस्तान में बदल जाता है। सेफ्टी का वो छोटा सा वक्त खत्म हो चुका था। स्टारफायर भी एग्जैक्टली वही करती है। वो जूचिंग पर एक उधार छोड़ती है और वापस एक क्ले फॉक्स में बदलकर वहां से निकल जाती है। अब उस अकेले रेगिस्तान में सिर्फ जूचिंग और एर्न्यू बचे थे। और तब एर्न्यू अपनी वही पहचानी हुई मुस्कुराहट के साथ जूचिंग से पूछता है, अब आगे क्या करना है? जूचिंग उस खतरनाक समुंदर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक शार्प इंटेंट होता है। वो कहता है, अब मैं उससे हंट करूंगा। वेट, हंट करूंगा? अगर शूचिंग उस दुश्मन को हंट करने की बात कर रहा है जिसे उसने अभी अभी फुली एसिमिलेट कर लिया है, तो इसका मतलब है कि फ्लोटिंग फील्ड का दी एंड अभी नहीं हुआ था। कहानी का आखिरी सीन हमें फॉरबिडन सी के बहुत गहरे पानी में ले जाता है। वहां क्या होता है? वहां एक स्नेक नेक ड्रैगन तैर रहा था। अचानक उसकी आंखों में 5 रंग की रोशनी भर जाती है। उस ड्रैगन के दिमाग में ऐसी फॉरेन मेमोरीज इरप्ट होती हैं जो उसकी अपनी नहीं थी। वाओ! ये फोर्स इतनी अग्रेसिव होती है
कि ड्रैगन का दिमाग ओवरलोड हो जाता है और वो एक ब्लडी हेज में एक्सप्लोड हो जाता है। ये बहुत हॉरिफाइंग कॉन्सेप्ट है, जहां किसी की यादें किसी और ऑर्गेनिज्म के दिमाग को हाईजैक कर लें। तो वो सीड जो स्टारफायर ने रोक रखा था, वो उस मेन बॉडी के मिट जाने के बाद ड्रैगन के अंदर एक्टिवेट हो गया। सही बात है। उस ड्रैगन के खून और मांस के टुकड़े पानी के अंदर आपस में जुड़ने लगते हैं और एक ह्यूमनॉइड शेप बनाते हैं। फ्लोटिंग फील्ड का बैकअप प्लान आखिरकार एक्टिवेट हो गया था। लेकिन उसकी पावर का क्या मेमोरी के साथ ताकत भी आई थी? नहीं, ये इमोर्टैलिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। वो अपने इस नए रूप में फिजिकली बहुत वीक था। एक इंपीरियल सॉवरेन लेवल से कल्टीवेशन की अर्ली स्टेजेस से भी नीचे गिर चुका था। मतलब जो कल तक एक खौफनाक शिकारी था, आज वो एक वीक शिकार बनकर छुपता फिर रहा है। बियॉन्ड द टाइमस्केप का चैप्टर 991 साउथ आइसलैंड रीजन के आसमान में एकदम सन्नाटा है और उस सन्नाटे को चीरते हुए दो लोग भयंकर स्पीड से उड़ रहे हैं, यानी शूकिंग और एरन्यू। राइट। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? उनके रास्ते में आने वाले बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और पावरफुल लीडर्स, यहाँ तक के अंधेरे में छुपे हुए भगवान भी चुपचाप किनारे हट जाते हैं। हाँ, कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सूकिंग अब कोई आम इंसान नहीं रहा। वो फायर मून्स का ग्रैंड डार्क हेवन और इंसानों का इंपीरियल ट्यूट धार्मिक डिक्री पास कर दी, राइट? एग्जैक्टली। होली टाइड और नाइट स्पिरिट रीजन्स में एक ऑर्डर गूंजता है कि विविफेंट्स के खिलाफ जंग का ऐलान। अरे बाप रे, हाँ। सिर्फ एक लाइन से पूरी दुनिया हिल गई। हाँ, इस एक फरमान का इम्पैक्ट किसी साइलेंट सुनामी से कम नहीं था। सीसीलिंग काउंटी में रातों रात टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ओह वाओ। और एलीट कल्टीवेटर्स की फौज बिना कोई सवाल किए वीफी एंड होली लैंड के बाहर जमा होने लगती है। और ये चेन रिएक्शन यहीं नहीं रुकता। साउथ फीनिक्स में फ्लेम फीनिक्स अपनी आग के साथ जंग का ऐलान कर देती है। राइट। और फोर्बिडन सी के उन आइलैंड से भी 7 ब्लड आइज की आर्मी निकल पड़ती है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि मूनराइट रीजन से खुद एयर अपेरेंट इस जंग में कूद पड़ते हैं। और उसके साथ जो दूसरा इंसान उड़ रहा है, उर्नू, उसका रिएक्शन तो और भी अजीब है। हाँ, उर्नू अपनी जीप फेरते हुए कहता है कि जूकिंग को सब कुछ स्पून फीड नहीं होना चाहिए। उर्नू का अपना ही एक क्रीपी प्लान है इस सब में। वेट, सच में? क्या प्लान है उसका? वो विविफाइंड प्रजाति के खून का इस्तेमाल करके अपना ग्रैंड 5 ऑक्स एसेंस ट्रेसिंग ग्रैंड मर्सलेस डाउ यूज करने वाला है, सिर्फ इसलिए ताकि वो फ्लोटिंग फील्ड की असली लोकेशन ट्रैक करके उसे अपने हाथों से मार सके। बाप रे। और सोचो, जब ये दोनों होली लैंड के पास पहुंचते हैं तो कैसा सिनेमैटिक नजारा होता होगा। बिल्कुल, हवा में अनगिनत झंडे लहरा रहे होते हैं। एलीट कल्टीवेटर्स की एक विशाल आर्मी पहले से उनका इंतजार कर रही है, और आसमान को तो फ्लेम फीनिक्स ने अपनी आंख के समुंदर से ढक ही लिया है। हाँ, और वहां पर एयर अपेरेंट हैं, प्रिंसेस ब्राइट ब्लॉसम हैं, ग्रैंड मा फिफ्थ, लिंगटियर और किंग फायर क्रशर और सब ब्लड स्मेल्टर भी खड़े हैं। और सब शू किंग को अलग अलग टाइटल्स से बुला रहे हैं। कोई रीजन लॉर्ड कह रहा है, कोई डाउ चाइल्ड। सही कहा। ये जो आर्मी खड़ी है ना, ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, तो और क्या है ये? ये उसकी सालों की मेहनत और कमाई हुई पक्की लॉयल्टी का रिजल्ट है। जब उसे मारने की कोशिश हुई तो उसकी सारी छुपी हुई पावर्स एक झटके में सामने आ गईं। और अब ये पूरा तूफान विविफेंड होली लैंड की तरफ बढ़ रहा है, जिसका स्पेल फॉर्मेशन अंदर से टूट चुका है और लोग दर्द से तड़प रहे हैं। उनका लीडर यानी पेट्रियार्क विविफेंड बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुका है। हाँ, पैट्रियक बहुत पुराना और समझदार कल्टीवेटर है। वो सिचुएशन समझ जाता है कि फ्लोटिंग फील्ड फेल हो गया है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो फिर वो क्या करता है? मतलब मौत तो उसके दरवाजे पर खड़ी है ना? वो सीधे किंग फायर क्रशर से बात करता है और एक बहुत बड़ा ऑफर देता है। वो कहता है कि वो अपनी पूरी प्रजाति को इंसानों का गुलाम या सब्सिडरी बनाने को तैयार है। सिर्फ सरेंडर नहीं, वो खुद अपनी गॉड फायर जलाकर ऑल्टर गॉड लेवल तक पहुंचने और बाकी होली लैंड से सारे रिश्ते तोड़ने का प्रॉमिस भी करता है। अरे, ये तो बहुत बड़ा मूव है। और इसके बदले में वो एम्प्टी स्टार होली लैंड और आने वाले नए होली लैंड्स के सारे सीक्रेट्स देने को तैयार है। उसने बस एक शर्त रखी कि सजा सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग फील्ड को मिले। और पैट्रियार्क का कैलकुलेशन भी यही था। उसे लगा कि डिसीजन किंग फायर क्रशर नहीं बल्कि एम्प्रेस समर डिपार्चर के हाथ में है, जो कि एक भगवान है। तो उसने सोचा कि भगवान तो हमेशा प्रजाति के फायदे के लिए सोचते हैं, किसी एक इंसान के इमोशंस के लिए थोड़ी ना फैसला लेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है।
पैट्रियार्क ने एम्प्रेस के कैरेक्टर को पूरी तरह से मिसजज कर लिया था। वहां मैदान में सब शांत खड़े हैं और किंग फायरक्रशर भी चुप हैं। क्योंकि फाइनल डिसीजन टू सूक शिंग और एम्प्रेस का ही था। तो एम्प्रेस इस डील पर क्या जवाब देती हैं? आसमान से एम्प्रेस की ठंडी आवाज गूंजती है और वो इस ऑफर को सिरे से रिजेक्ट कर देती हैं। क्या उन्होंने इतना बड़ा फायदा छोड़ दिया? वो याद दिलाती हैं कि कैसे झोचिंग ने सिर्फ कोर फॉर्मेशन लेवल पर होकर भी सी सीलिंग काउंटी के लोगों के लिए अपनी जान दाव पर लगाई थी। उसने मूनराइट रीजन को बचाया था। ओ हाँ, उसने फायर मून्स के सामने अकेले जाके सीज फायर भी तो करवाया था जब वो बिल्कुल अकेला था। बिल्कुल। और एम्प्रेस कहती हैं, अगर मैं उसे जलील होने दूं सिर्फ अपनी प्रजाति के फायदे के लिए, तो फिर इंसान होने का क्या मतलब रह जाएगा? वो साफ कह देती हैं कि मैं इंसानों की भगवान हूं, अंधेरे में छुपने वाली नहीं। और इसी बात से इस चैप्टर के टाइटल टुडे दे ऑल स्टैंड फॉर हिम का असली मतलब समझ आता है। यानी आज वो सब उसके लिए खड़े हैं। लेकिन इस डिसीजन के बाद विवीफीन्स का क्या होता है? तबाही। जूचिंग शांत आवाज में कहता है कि आज विवीफीन्स को खत्म कर दिया जाएगा। और ये सुनते ही पेट्रियार्क खौफ में आकर फोरबिडन बाय द ज़ॉम्बी का दौर यूज करके भागने की कोशिश करता है। तो क्या वो भाग निकलता है? उसे तो मौत सामने दिख रही थी। वो कोशिश पूरी करता है, लेकिन तभी एम्प्रेस हवा में कदम रखती हैं और पूरे रिव्यूअर्ड एंशिएंट में एक पल के लिए दिन रात में बदल जाता है, जैसे किसी भगवान ने कोई बड़ा सा दिया बुझा दिया हो। सारी रोशनी सिर्फ एम्प्रेस की आंखों में सिमट जाती है और वो रोशनी सुबह की किरण बनकर सीधा पेट्रियार्क पर पड़ती है। और फिर उसके बाद पेट्रियार्क सिर्फ एक आ भरता है और हवा में नथिंगनेस बनकर गायब हो जाता है। वो वहीं बिना किसी फाइट के खत्म हो जाता है। बाप रे, मतलब एक ही झटके में खेल खत्म। और उस होली लैंड का क्या हुआ? इसके बाद फ्लेम फिंड पूरे होली लैंड को आग के समंदर में डुबो देती है। ये आग ऐसी है जो सिर्फ विलिफ्रेंड्स को जलाती है और जू किंग खुद इस कत्लेआम में उतर जाता है अपनी तलवार लेकर। और फ्लोटिंग फील्ड का क्या हुआ जिसने ये सब शुरू किया था? उसे तो पता भी नहीं होगा यहाँ क्या हो गया। वो दूर फॉरबिडन सी की गहराइयों में भाग रहा होता है, पर वो भी दर्द से कांप उठता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसका पेट्रियार्क मारा जा चुका है। बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 992, जिसे विविफाइंग एक्सटर्मिनेशन कहा गया। एम्प्रेस की गॉडली अथॉरिटी ने जैसे ही पेट्रियार्क विविफेंड को मिटा दिया, पेट्रियार्क के मरते ही जो सबसे पहला मेजर शिफ्ट हुआ वो था फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी डोर का सील होना। ओह अच्छा। पेट्रियार्क ने मरने से ठीक पहले इस दरवाजे को खोला था, शायद अपनी आखिरी उम्मीद समझ के। लेकिन एक नेवर एंडिंग आग का समंदर वहां पहुंचा और उसने उस दरवाजे को आग से पूरी तरह बंद कर दिया। यानी एस्केप का कोई चांस ही नहीं बचा। एग्जैक्टली। और उस पिंजरे के अंदर एक ऐसी आर्मी एंटर करती है जिसका स्केल दिमाग हिला देने वाला है। हाँ, और उस आर्मी में कौन कौन था? इंपीरियल सोल्जर्स थे, सी सीलिंग काउंटी की आर्म्ड फोर्सेस थीं और मूनराइट और 7 ब्लड आइज के वॉरियर्स भी थे। राइट। ये सब एक स्वॉर्म की तरह, जैसे एक खतरनाक तूफान आता है, उस पहाड़ पर टूट पड़ते हैं। सोर्स मटेरियल में ना इस फोर्स को माउंटेन टॉपलिंग सी ड्रेनिंग कहा गया है। वाओ। उनके आने के इम्पैक्ट से पहाड़ बुरी तरह कांप रहा था, जमीन में क्रैक्स आ रहे थे और बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे समंदर में गिर रहे थे। विवीफेंड्स के आगे एक ऐसी सिचुएशन आई जिसे प्रोसेस करने का टाइम उनके पास था ही नहीं। उनका दिमाग तो सुन हो गया होगा। बिल्कुल। उनमें से कुछ गुस्से में बिल्कुल पागल हो गए और रैंडमली अटैक करने लगे, जबकि बाकी डर के मारे बस अपनी जगह पर जम गए थे। उनके एल्डर्स ने आगे आकर फ्रंट लाइन को लीड करने की कोशिश की ताकि बचे हुए लोगों को रैली कर सकें। लेकिन उनका ये प्लान चला नहीं, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले ही सेकंड आसमान से एक बहुत बड़ा इनविजिबल हाथ जैसी फोर्स नीचे आई और उन सब को एक ही झटके में कुचल कर रख दिया। जो लोग हवा में उड़कर फाइट करने आए थे वो अगले ही पल जमीन पर लाश बनकर गिरे हुए थे। ये तो सच में खतरनाक है। लेकिन इस मिलिट्री ऑपरेशन में एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी वो थी इनकी स्ट्रैटेजी। इन फोर्सेस ने सिर्फ फिजिकली पहाड़ पर हमला नहीं किया, उन्होंने एनवायरनमेंट को ही ब्लॉक कर दिया। हाँ, उन्होंने एक मच्छरदानी जैसा जाल बिछा दिया था। वही तो। कल्टिवेटर्स की एक पूरी टीम का काम सिर्फ स्पेल फॉर्मेशंस लगाना था। उन्होंने आसमान, जमीन, हवा और यहां तक कि उस एरिया के मैजिकल लॉज को भी सील कर दिया। अब आते हैं इस पूरे केओस के सबसे बड़े एपिसेंटर पर। इस एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन का मेन ड्राइवर कौन था? यहां एंट्री होती है जुई किंग की। तो हम देखते हैं कि उसने गॉडली अथॉरिटी ऑफ साउंड को इन्वोक किया था
और ये कोई नॉर्मल मैजिक नहीं था। ये वही था ना जिससे आवाज से लोग मर रहे थे। हाँ, ये अथॉरिटी एक ऐसे लेवल पर ऑपरेट कर रही थी जहां हर आवाज मौत में बदल रही थी। झा चिंग उस ब्लड मिस्ट के बीच किसी डेथ गॉड की तरह आगे बढ़ रहा था। बाप रे। वो जिसके पास से भी गुजर रहा था, साउंड वेव्स के इम्पैक्ट से उनके सर धड़ से अलग हो रहे थे। उनकी बॉडीज बुरी तरह फट रही थी। उसके आसपास का पूरा रियलिटी डिस्टॉर्शन एक एक्सट्रीम किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था। पिछले 10 दिनों से जाचिंग को एक आवारा कुत्ते की तरह हंट किया जा रहा था। 10 दिन लगातार भागना, किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। वही तो, लगातार भागना, हर सेकंड मौत का डर, बॉडी का बार बार अपनी लिमिट्स क्रॉस करके कोलैप्स होना और एक अनइमेजिनेबल पेन से गुजरना। उसके नर्व्स पूरी तरह श्रेड हो चुके थे। उसने सरवाइव करने के लिए हर एक चीज दांव पर लगा दी थी। और यही पॉइंट सबसे ज्यादा प्रोफाउंड है। शोकिंग का ये डेथ गॉड वाला रूप किसी दूसरे के लालच के अगेंस्ट एक डायरेक्ट एक्सप्लोसिव रिएक्शन था। असली फॉल्ट शोकिंग का कभी था ही नहीं। राइट। वो तो उस लड़ाई में थे ही नहीं शुरू में। हाँ, वो तो शांति से होली लैंड्स में रह सकता था, अपना जायंट और ड्रैगन चैरियट का वेट कर रहा था। पर एक इंपीरियल सॉवरेन के बेटे और उसके डाउ प्रोटेक्टर्स के लालच ने इस पूरी तबाही को इनवाइट किया। उन्होंने उसकी लिमिट पुश कर दी। उन्होंने सोचा कि वो जू किंग जैसी एंटिटी का शिकार कर लेंगे, उसे कंट्रोल कर लेंगे। जू किंग के अंदर से एक ऐसी डेथ विंड उठती है जो पहाड़ के बेस से लेकर टॉप तक बस मौत बांटती चली जाती है। और उस हवा को कोई रोक नहीं पाया। सामने नेसेंट सोल हो, स्पिरिट ट्रोव हो या वॉइड रिटर्निंग कल्टिवेटर, जू किंग के लिए उनका स्टेटस कोई मायने नहीं रखता था। सबका अंजाम एक ही था, सर धड़ से अलग। सर ब्लड स्मेल्टर एक वॉइड रिटर्निंग विवी फील्ड से लड़ रहे थे। सर ब्लड स्मेल्टर फ्रंट लाइंस पर किसी रैंडम फुट सोल्जर की तरह डायरेक्टली उतरे हुए थे। उनका अग्रेशन किसी एम्बिशन की वजह से नहीं था, बल्कि गिल्ट की वजह से था। उन्हें लग रहा था कि शू किंग उनकी वजह से गायब हुआ या मारा गया। उन्हें गिल्ट फील हो रहा था। हाँ, उनकी लाइन थी, जो स्पीशीज मेरे ग्रैंड अप्रेंटिस को टच करने की हिम्मत करेगी, वो पूरी की पूरी स्पीशीज दफन कर दी जाएगी। उनका दुख और गिल्ट पूरी तरह कोल्ड डार्क ब्लड थ्रेड्स में बदल गया था। वो वॉइड रिटर्निंग विविफेंड जब रियलाइज करता है कि उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं है, तो वो डर के मारे सेल्फ डेटोनेट करने का डिसाइड करता है। ओ, मतलब खुद को उड़ाएगा वो? हाँ, वो जानता था मौत तय है, पर वो चाहता था कि मरते वक्त अपने दुश्मनों को भी ब्लास्ट में साथ ले जाए। और ठीक उसी मोमेंट पर जब वो ब्लास्ट होने ही वाला था, एक हवा का झोंका आता है। उस विविफेंट को ब्लास्ट ट्रिगर करने से माइक्रोसेकंड्स पहले सर क्विंग की डेथ विंड पीछे से क्रॉस करती है। इतनी तेजी से? हाँ, हवा इतनी फास्ट और इतनी शार्प थी कि विविफेंट को पता भी नहीं चला कि उसका सर कब कट गया। दुनिया उसके आगे घूमने लगी और आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी सर ब्लड स्मेल्टर के ब्लड थ्रेड्स। मजेदार बात यह है कि सर ब्लड स्मेल्टर को भी यही लगा कि ये उनका अपना अटैक था। किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि मौत कहाँ से आई। वाओ, किसी को पता ही नहीं चला। और इस एक्सटर्मिनेशन फील्ड में हर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स अलग था। जैसा अर्नियो का रिएक्शन, अर्नियो बैटल के बीच कंप्लीटली अनहिंज्ड हो गया था। वो ब्लू वॉर्म्स में बदलकर आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को फ्रीज कर रहा था, एक डेडली आइसी फ्रॉस्ट फैला रहा था। अर्नियो का ये रूप तो हमेशा खतरनाक होता है। सच में। और उसके चेहरे पर एक कोल्ड लाफ्टर थी जिसके साथ वो चिल्ला रहा था। उसने कहा, द होली लैंड्स डोंट काउंट फॉर क्रैप। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक डीप टेंशन का रिलीज था, एक तरह का एब्सोल्यूट रिजेक्शन था उन अथॉरिटी फिगर्स के लिए जिन्होंने सू चिंग को उस पॉइंट तक पुश किया था। इस मैसेकर से बच निकलने की उम्मीद लगाना खुद में एक मजाक बन गया था। एक सीन ने इस डेस्परेशन को बहुत अच्छे से कैप्चर किया। एक वॉइड रिटर्निंग कल्टीवेटर जो हर तरफ से घिर चुका था और खून थूक रहा था, उसे समझ आ गया था कि इस होली लैंड में अब सिर्फ उनकी कब्र बची है। तो उसने भागने की कोशिश की। हाँ, अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में वो एक ब्लड एस्केप आर्ट यूज करता है। इस आर्ट से वो अपनी बॉडी को एक तरह से डिसॉल्व करके बहुत स्पीड से ट्रैवल कर सकता था। वो पहाड़ के फुट तक भागने में कामयाब भी हो जाता है और उसे लगता है कि शायद वो बच निकला। पर हमने शुरुआत में जिस मॉस्किटो नेट या मैजिकल बैरियर की बात की थी, उसका काम यहीं पर आता है। कल्टीवेटर्स की टीम ने पहले ही सारे मैजिकल लॉज ब्लॉक कर दिए थे। वो वॉइड रिटर्निंग एक्सपर्ट उस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाया। रास्ता बंद था। हाँ, उसका एस्केप रूट वहीं बेस पर आके खत्म हो गया। वो बेस पर रुका ही था कि अचानक वही मौत की हवा उसके पास आती है। उसे उस वक्त रियलाइज होता है कि ये डेथ विंड उस सामने वाले एम्बुश से भी 1000 गुना बड़ा खतरा है।
वो पीछे हटने की, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो हवा कंप्लीटली मर्सीलेस थी। हवा ने उसका सर काट दिया। एग्जैक्टली हवा उसका सर काट देती है। और इस सीन का सबसे ईरी, सबसे डार्क पार्ट ये है कि उस कल्टीवेटर का सर हवा में उड़ते हुए अचानक एक शैडोई, इनविजिबल हाथ में चला जाता है और फिर वो दोनों गायब हो जाते हैं। ये इंसिडेंट्स इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करते हैं कि वीवी फिएंस चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, इस वक्त वो कंप्लीटली हेल्पलेस थे। उनके सबसे बड़े एल्डर्स, उनके स्मोल्डरिंग गॉड लेवल के एक्सपर्ट्स, सब किंग फायर क्रशर और हेयर अपैरेंट के ब्रूटल असॉल्ट्स के आगे मिट्टी में मिल रहे थे। एकदम एक तरफा लड़ाई थी। पावर और प्लानिंग में इतना बड़ा डिफरेंस था कि किसी भी तरह का रेजिस्टेंस या स्ट्रगल बस उनके पेन को लंबा खींच रहा था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, बस एग्जीक्यूशन चल रहा था। सही बात है। धीरे धीरे पहाड़ से आने वाली चीखें और चिल्लाने की आवाजें बंद होने लगती हैं। आसमान में ब्लड क्लाउड्स जमा होते हैं और लिटरली खून की बारिश होने लगती है। क्योंकि पहाड़ पर चारों तरफ आग जल रही थी, वो ब्लड रेन गर्मी से इवेपोरेट होकर एक थिक ब्लड मिस्ट बन जाती है। और उसने पूरे पहाड़ को एक लाल चादर की तरह कवर कर लिया। हाँ, और इस खौफनाक सन्नाटे में उस लाल कोहरे के बीच से सू किंग बाहर निकलता है और पहाड़ की समिट पर आकर खड़ा होता है। वहां अब एब्सोल्यूट साइलेंस थी। पूरी विविफियन स्पीशीज, जो कुछ देर पहले तक एक प्राउड और पावरफुल एग्जिस्टेंस थी, अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जमीन पर सिर्फ बिखरी हुई लाशें और डिस्ट्रक्शन बचा था। जो पहाड़ सफेद था वो पूरा लाल हो चुका था। बिल्कुल। और डीप सी के नीचे फोरबिडन बाय द ज़ॉम्बीज़ मॉथ्स ऑरा से रिएक्ट करके हिलने लगता है, पर उसे ऊपर के हेवी प्रेशर से वापस दबा दिया जाता है। समिट पर आकर शो किंग उन सभी की तरफ बाव करता है जिन्होंने उसकी मदद की, और इस पूरे ब्लड बाथ के बाद एक अनएक्सपेक्टेड क्वाइट मोमेंट आता है। शो किंग और लिंगर के बीच का आई कांटेक्ट। लिंगर का वहां होना उस स्टोरी में एक ह्यूमैनिटी एंकर का काम करता है। वो अब बड़ी हो गई है और उसमें एक मैच्योरिटी आ गई है। उसे सिचुएशन की ग्रेविटी पता थी। उसे पता था कब इंटरफेयर नहीं करना है। उसे पता था कि शू किंग एक ऐसे जोन में था जहां उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। इसलिए उसने पेशेंस रखा। जब शू किंग उसकी तरफ देखता है तो लिंगर की आंखों में एक विस्टफुल लॉन्गिंग होती है। और शू किंग, जिसने पिछले कुछ घंटों से एक कोल्ड ब्लडेड डेथ गॉड का रूप लिया हुआ था, उसकी आंखें उस एक मोमेंट के लिए थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। एक ह्यूमन एलिमेंट वापस आता है थोड़ी देर के लिए। ये छोटा सा साइलेंट एक्सचेंज ये एस्टैब्लिश करता है कि उस एक्सट्रीम स्लॉटर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बाद भी उसके अंदर का इंसान पूरी तरह से मरा नहीं है। लेकिन स्टोरी यहां पर रुकती नहीं है, क्योंकि रिटेलिएशन अभी पूरा नहीं हुआ था। असली शिकार, जिसके लालच ने ये सब शुरू किया, वो अभी भी बचा हुआ था। ओह, द फ्लोटिंग फींड। हाँ, एर्नियो वहां पर जो प्रोसेस शुरू करता है, वो कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक एंशिएंट और हाईली कॉम्प्लेक्स डार्क ब्लड रिचुअल था। वो आसपास फैली हुई ब्लड मिस्ट को कंट्रोल करना शुरू करता है। देखते ही देखते पहाड़ पर जमा खून 5 बड़े ब्लड हरिकेन्स में बदल जाता है। ये ब्लड हरिकेन्स, ये प्योर गोरे और ब्लड से बने वॉर्टेक्स थे। हाँ, और उनके अंदर लाशें उड़ रही थीं। उन तूफानों के अंदर पहाड़ पर पड़ी हुई हजारों लाशें उड़ने लगती हैं। अर्नी उन तूफानों के बीच में खड़ा होता है और एक अजीब सा चैंटिंग शुरू करता है। उन तूफानों के अंदर जो कॉर्पसेस थीं, वो प्रेशर और मैजिक से टुकड़ों में टूटने लगती हैं। गॉश, फ्लैश और बोन अलग होने लगते हैं। फ्लैश और बोन अलग हो रहे हैं। जब वो लाशें बस फ्लोइंग ब्लड और गोर में बदल जाती हैं, तो एर्न्यू उन 5 तूफानों को आसमान की तरफ डायरेक्ट कर देता है। वहां ऊपर जाकर वो 5 तूफान आपस में टकराते हैं और मिलकर एक जायंट ब्लैक होल वॉर्टेक्स बना लेते हैं। एन्यू को पता था कि फ्लोटिंग फींड, जो इनका लीडर है, उसकी ब्लड लाइन इन डेड विविफिएंस से मिलती है। उन बॉडीज के एनर्जी और ब्लड लाइन सिग्नेचर का यूज करके वो एक डायरेक्ट पाथ ओपन कर रहे थे। उस वॉर्टेक्स के बनने के बाद जू किंग अपना गोल्डन क्रो बाहर निकालता है। उस क्रो के मुंह से फ्लोटिंग फींड का ट्रू फॉर्म बाहर गिरता है। ये वही ट्रू फॉर्म है जिसे क्रो ने कुछ वक्त पहले बैटल में डिवॉर किया था। एन्यू उस फ्लोटिंग फींड के डेड ट्रू फॉर्म के पास जाता है, उसके सर पर हाथ रखता है और अपने नेल्स उसके स्कल के अंदर तक डीपली प्रेस कर देता है। ओह, सीधा स्कल के अंदर? हाँ, वो ब्लड लाइन कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए एक एंशिएंट चैंट गाता है। वो कहता है, ब्लड एज द गाइड, विल एज द रीजन,
These bones and this cultivator, a soul within heaven and earth, bring it back to its origin. उस चांट के शब्द जैसे ही हवा में गूंजते हैं, ऊपर आसमान में बना वो ब्लैक होल वॉर्टेक्स और ज्यादा तेजी से घूमने लगता है। उसके अंदर सिल्वर स्नेक्स की तरह लाइटनिंग बिल्कुल वायलेंटली डांस करने लगती है। वॉर्टेक्स के सेंटर में एक ब्लरी इमेज फॉर्म होने लगती है। फिर इरेनियस अपना ब्लू लाइट मैजिक उस इमेज की तरफ पुश करता है और अपने अंदर की एनर्जी को फोर्स करने के लिए खून थूकता है। उससे वो इमेज और प्यूरिफाई और क्लियर हो जाती है और अचानक वो ब्लरी विंडो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उस विंडो के अंदर जो विजुअल दिखता है ना, वो है गहरा सी फ्लोर। समंदर के बॉटम में एक शैडोई फिगर भाग रहा है, डर के मारे डेस्परेट होकर। ये फ्लोटिंग फील्ड है। अभी उसके पास उसके ग्रूइश शीयर्स नहीं है और उसका पावर लेवल ड्रास्टिकली ड्रॉप हो चुका है। वो अब अपने पीक लेवल पर नहीं है। नहीं, जब उसे उस कनेक्शन का एहसास होता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे ट्रैक कर लिया गया है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है और उसका रिएक्शन बिल्कुल टेरर से भरा हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, डर तो लगेगा ही। वो जल्दी से अपना हाथ हिलाता है, अपनी बची कुची एनर्जी लगाता है ताकि उस मैजिकल ट्रैकर कनेक्शन को तोड़ सके। वो इमेज एक सेकंड के लिए वापस ब्लरी होती है, लेकिन अर्न्यू के चेहरे पर बस एक कोल्ड हंसी थी। वो कहता है, थिंक यू कैन एस्केप, और बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए अर्न्यू सीधा उस ब्लैक होल वॉर्टेक्स में कूद जाता है। वेट, वो लोग उस ब्लैक होल में कूद गए? हाँ, सूखिंग भी अगला स्टेप लेता है और बिल्कुल प्योर किलिंग इंटेंट के साथ उस टेलीपोर्टेशन वॉर्टेक्स में चला जाता है। साथ ही एक फ्लेमिंग फिगर जो कि वांगयान था, वो भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए उसमें कूद जाता है। जैसे ही ये तीनों उस वॉर्टेक्स में एंटर करते हैं, आसमान में एक लाउड रंबलिंग साउंड होती है और वो ब्लैक होल अचानक से गायब हो जाता है। वहां कोई निशान नहीं बचता। पहाड़ पर सिर्फ खून और सन्नाटा बचा था। बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 993 को फ्लोटिंग फील्ड फॉरबिडन सी के बॉटम पर डेस्परेटली भाग रहा है। उसके पास एक इमॉर्टल स्किल है जो बेसिकली एक टेलीपोर्टेशन टेक्निक की तरह काम करती है। पर यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि अब ये स्किल एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम और प्राइस ले रही है। सोर्स मटेरियल कहता है कि जब वो इंपीरियल सॉवरेन लेवल पर था तो ये इंस्टेंटली हो जाता था। बिल्कुल तुरंत। हाँ, पर एक मेमोरी ट्रांसफर रेजरेक्शन के बाद उसका लेवल ड्रॉप होकर स्मोल्डरिंग गॉड बन गया है। जो टेलीपोर्टेशन पहले उसके लिए एक नेचुरल रिफ्लेक्स था, अब वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन गया है। राइट। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक सीड फॉर्म होता है, थ्रेड्स बनते हैं और यूनिवर्स के रेजिस्टेंस को पुश करना पड़ता है। इसमें टाइम लगता है और एक लाइफ एंड डेथ चेज में ना, ये टाइम डिले बहुत फेटल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लोटिंग फील्ड का पेट्रियार्क मारा जा चुका है और उसका पूरा होली लैंड तबाह हो गया है। सही में एक नॉर्मल सिनारियो में कोई भी लीडर इस डिजास्टर पर फोकस करेगा ना, पर उसको इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ एक गोल है, पर्सनल ग्रोथ और समर इमॉर्टल बनना, जो कि ट्रू गॉड लेवल का एक रेयर स्टेज है। हाँ, ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान लिटरल गॉडहुड अचीव कर लेता है। वो भी है। तो फ्लोटिंग फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो समर इमॉर्टल बन गया तो होली लैंड का तबाह होना या लोगों का मरना मैटर ही नहीं करेगा। वो अकेले ही अपनी पूरी स्पीशीज को वापस एलिवेट कर सकता है। राइट, उसके पर्सपेक्टिव से ये लॉजिकल है। हाँ, उसका ये एम्बिशन मैडनेस जरूर है, पर उसके हिसाब से यही एकमात्र लॉजिकल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी ये ऑब्सेशन ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। कैसे? उसका दिमाग अभी भी उस ट्रू गॉड लेवल पर फोकस कर रहा है, जबकि उसकी फिजिकल रियलिटी बहुत वीक हो चुकी है। उसकी इस डिनायल का फायदा ही तो उसके दुश्मन उठाते हैं। और उस डिल्यूजन का रिजल्ट बहुत ब्रूटल होता है। और यहीं से गेम बदल गया। वो डार्क सी फ्लोर पर भाग रहा है और अचानक वहां का एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। पूरी तरह से। समंदर के बिल्कुल बॉटम पर पानी जलने लगता है। एक स्ट्यूपेफाइंग सी ऑफ फ्लेम्स बन जाता है। वो सीन बहुत इंटेंस था। बहुत ज्यादा। ये इतना इंटेंस है कि सी फ्लोर पर जो भी म्यूटेशन था वो सब इस आग में मिट जाता है। पानी के अंदर आग का लगना ये अपने आप में रियलिटी को तोड़ने जैसा है। फिर वहां एक ह्यूज वॉर्टेक्स बनता है और 3 कैरेक्टर्स बाहर आते हैं। हुआंगियन, जिसे फ्लेम फीनिक्स भी कहते हैं, सूखिंग और एवन्यू। राइट, ये तीनों। हुआंगियन की एंट्री ना इस चेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, पूरा सी फ्लोर हिल जाता है। यहाँ फ्लोटिंग फील्ड का रिएक्शन नोटिस करने वाला है। हाँ, वो एकदम शॉक में था। बिल्कुल। वो गुस्से में काउंटर अटैक नहीं करता,
बल्कि वो डर से पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। एक एक्स इंपीरियल सॉवरेन का इतना डरना दिखाता है कि उनके बीच पावर का गैप आखिर कितना बड़ा है। वो समझ जाता है कि अब उसके सामने जो खड़ा है वो उसकी प्रेजेंट रियलिटी से बहुत बहुत बड़ा थ्रेट है। सिर्फ कदम रखने की फोर्स से फ्लोटिंग फील्ड खून की उल्टी करता है। फिर हुआंग यान एक फायर टेम्पेस्ट भेजता है। ये डिफरेंस इतना खतरनाक होता है कि फ्लोटिंग फील्ड अपनी बची कुची स्टेबिलिटी भी खो देता है। उसका लेवल और गिर जाता है। हाँ, वो ग्रेट सर्कल ऑफ स्मोल्डरिंग गॉड लेवल से गिरकर सीधा 5 वर्ल्ड स्मोल्डरिंग गॉड पर आ जाता है। एक और डाउनग्रेड। उसके बाद मजबूरन उसे अपना इनकम्प्लीट टेलीपोर्टेशन स्किल एक्टिवेट करना पड़ता है। और वो थ्रेड्स में ब्लास्ट होकर भागता है। राइट। उसका गोल फ्लोटिंग फील्ड को मारना था ही नहीं, उसका गोल था उसकी टेलीपोर्टेशन मैजिक के फ्लो को डिसरप्ट करना। वो जानता था कि ये स्किल कंप्लीट हुई तो वो भाग जाएगा, इसलिए उसने उसके बेस को और वीक किया ताकि स्किल प्रॉपर्ली फॉर्म ही ना हो पाए। ओह वाओ। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसको पता था कि शूचिंग इस दुश्मन को अपने हाथों से मारना चाहता है। टेंशन बिल्कुल पीक पर है ना। हाँ, और वहां एर्न्यू का एक हिलेरियसली आउट ऑफ प्लेस मोमेंट आता है। एर्न्यू, जिसका कैरेक्टर हमेशा एक्शन और कियोस की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो शो देखने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, पर हुआंग यान उसको वहीं क्रॉस लेग्ड बैठने को कहता है। जब एर्न्यू वहां से निकलने का ट्राई करता है कि उसको थोड़ा एक्शन देखना है, तो हुआंग यान लिटरली उसकी नेक पर हाथ डालकर उसको वहीं रोक लेता है। यहाँ हुआंग यान एक पुरानी कहानी निकालता है। हाँ, वो नेस्ट वाली बात। राइट। वो अर्न्यू से कहता है कि कैसे एक बार उसने ट्रेनिंग के बहाने हुआंग यान के नेस्ट यानी उसके घर में फ्रंट डोर से स्नीक इन करने का प्लान बनाया था। हाँ, और ओनियो एकदम भोंडू एक्ट करता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। कहता मैं तो बस लिटिल जूनियर ब्रदर को देखने जा रहा था। बिल्कुल। पर हुआंग यान उसको उन डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए वहीं फंसा लेता है। उनको पता है कि अब फ्लोटिंग फील्ड का लेवल इतना गिर चुका है और ज़ू किंग इतना केपेबल है कि अब वहां किसी और की जरूरत नहीं है। वो कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा। ये कॉन्फिडेंस का स्टेटमेंट है। दुश्मन की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा उन्होंने। और उनका ये कॉन्फिडेंस 100% जस्टिफाइड था, क्योंकि उसके बाद ज़ू किंग जो करता है, अब सुनो ध्यान से, वो आगे बढ़ता है पर उसके हाथ में कोई फिजिकल वेपन नहीं है, कोई सॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। वो साउंड अथॉरिटी का यूज करता है, और ये सिर्फ लाउड नॉइज या सोनिक बूम जैसा अटैक नहीं है। ज़ू किंग अपना गॉड परसेप्शन यूज करके सी फ्लोर के हर एक साउंड से कनेक्ट हो जाता है। हर एक छोटी आवाज से। हाँ, पानी का फ्लो, मछलियों की टेल का स्विश होना, सी बीस्ट्स का रोना और सैंड पार्टिकल्स का टकराना, ये सब मिलकर फॉरबिडन सी की ब्रीदिंग बनाते हैं। तो जब फ्लोटिंग फील्ड टेलीपोर्टेशन के बाद रीअपियर होता है, वो सोचता है कि भागने के लिए बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए। पर तभी ये साउंड रिपल्स उसे हिट करती हैं। पानी की आवाज एक डेडली फोर्स बन चुकी है। फ्लोटिंग फील्ड डेस्परेशन में अपना इरेज मैजिक यूज करता है, इन रिपल्स को मिटाने का ट्राई करता है, और कुछ हद तक सक्सेसफुली डिफेंड करता है। लेकिन तभी सबसे खतरनाक ट्विस्ट आता है। अटैक बाहर से नहीं, बल्कि उसकी खुद की बॉडी के अंदर से होता है। उसका अपना हार्ट। हाँ, उसकी अपनी हार्ट बीट हेवनली थंडर की तरह बजने लगती है, इतनी तेज कि उसकी चेस्ट कैविटी उस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका चेस्ट एक्सप्लोड हो जाता है। सोचो जरा। शू किंग ने उस फ्रीक्वेंसी को हिट किया जो सीरा फ्लोटिंग फील्ड के हार्ट ऑर्गन्स के साथ वाइब्रेट करती है। इसका साइकोलॉजिकल हॉरर इसलिए इतना इंटेंस है क्योंकि कोई भी फाइटर बाहरी अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है, शील्ड बना सकता है, डॉज कर सकता है। राइट। पर एक इंसान अपनी खुद की धड़कन को कैसे डॉज करेगा? फ्लोटिंग फील्ड के पास्ट में जब वो एक सॉवरेन था, तब शायद उसकी बॉडी का डिफेंस इतना स्ट्रांग था कि ये रेजोनेंस पेनिट्रेट नहीं कर पाती। पर अब वो वीक है। हाँ, पर आज वो स्मोल्डरिंग गॉड के लेवल पर वीक हो चुका है और इसलिए ये इंटरनल वेपनाइजेशन इतना इफेक्टिव और ब्रूटल साबित होता है। उसकी कंडीशन कंप्लीटली मिजरेबल हो चुकी है। चेस्ट एक्सप्लोड हो चुका है, वो खून से लथपथ है, उसका सोल पेन से चिल्ला रहा है और दिमाग पर मैडनेस हावी हो रही है। पूरी तरह डेस्परेट हो चुका है वो। उस मोमेंट में किसी भी तरह सरवाइव करने के लिए वो फिर से अपना इरेज मैजिक पुश करता है और इस केओटिक साउंड जोन से बाहर भागता है। और यहां आकर स्टोरी एकदम नया टर्न लेती है। असली क्लाइमैक्स यही है। वो भागते हुए एक ऐसे एरिया में एंटर करता है जहां अचानक से सब कुछ चुप हो जाता है। कंप्लीट साइलेंस, जहां एक छोटी सी आवाज भी नहीं है। फ्लोटिंग फील्ड राहत की सांस नहीं लेता। उसके चेहरे का रंग डर से बिल्कुल पीला पड़ जाता है। उसको एक इंटेंस डेडली क्राइसिस फील होती है। एक ऐसा डर जो पिछले साउंड अटैक से भी ज्यादा गहरा है।
क्योंकि उसे तुरंत रियलाइज होता है कि ये साइलेंस नेचुरली नहीं आई है। ओह, ये शांति इसलिए है क्योंकि किसी ने वहां से सारी आवाज कंप्लीटली छीन ली है। फ्लोटिंग फील्ड समझ जाता है कि वो पूरी तरह ट्रैप हो चुका है। वो डेस्परेट होकर अपना इनकम्प्लीट इमॉर्टल सीड फिर से एक्टिवेट करने का ट्राई करता है ताकि थ्रेड्स फॉर्म करके भाग सके। पर शांति में तो सब पकड़ा जाएगा। वही हुआ। वहां की शांति में उसके थ्रेड्स की स्लाइट फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और साइलेंस के अंदर छिपा साउंड अथॉरिटी उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। डरेगा। थ्रेड्स टूटने लगते हैं और ठीक उसके पीछे बिना किसी डिस्टर्बेंस के जू चिंग मैनिफेस्ट होता है। एकदम काम। हाँ, एकदम काम, और कहता है यू कांट गेट अवे। आज हमारी इस गहरी चर्चा की शुरुआत होती है बियॉन्ड द टाइमस्केप चैप्टर 994 से। पहले हमें फ्लोटिंग फील्ड की हालत के मैकेनिक्स को समझना होगा। उसने अपना एक पैर जू छिंग के इमॉर्टल स्किल और साउंड अथॉरिटी के डायरेक्ट बैकलैश में खोया है। हाँ, और ये कोई नॉर्मल एम्प्यूटेशन नहीं था। जब से उसने वॉइड रिटर्निंग स्टेज क्रॉस की थी, उसने ऐसा दर्द कभी फील ही नहीं किया था। राइट, वॉइड रिटर्निंग स्टेज में तो कल्टिवेटर वैसे अनटचेबल फील करता है ना। एग्जैक्टली। और यही उस अनटचेबल एरोगेंस का टूटना है जो इस दर्द को और ज्यादा अनबेरेबल बना रहा था। पर एक पैर खोने के बाद भी देखो, असली प्रॉब्लम वो फिजिकल इंजरी नहीं थी। असली थ्रेट था जू छिंग का टैबू पॉइजन और उसका कर्स। हाँ, टैबू पॉइजन, सही कहा। ये पॉइजन उसके बचे हुए पैर में ऐसे फैल रहा था जैसे किसी सिस्टम में एक हाईली एग्रेसिव वायरस आ गया। फ्लोटिंग फील्ड के पास इस पॉइजन की स्पीड को स्लो डाउन करने का सच में और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बहुत गुस्से में था, मैडनेस में था। वो चिल्लाता है डैम इट, डैम इट, डैम इट। बाप रे। हाँ, और तभी वो अपनी ही एसेंस से अपनी लोअर बॉडी को काट देता है, जो एक पॉइजन खून के बादल में बदल जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। ओ, क्या ट्विस्ट था? फ्लोटिंग फील्ड के नेगेटिव इमोशंस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो वायलेट मूनलाइट को अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो लाइट उसके खून के अंदर आकर एक्सप्लोड हो जाती है। हर टेलीपोर्टेशन के साथ वो और ज्यादा टुकड़ों में पट रहा था। वो एस्केप नहीं कर रहा था, वो एक मीट ग्राइंडर में जा रहा था। ओ वाओ। हाँ, पहले उसका लेफ्ट आर्म गया, फिर राइट आर्म, फिर टॉर्सो, और आखिर में सिर्फ उसका सर, मतलब उसका हेड बचा। जस्ट अ फ्लोटिंग हेड। लेकिन फिजिकल डिस्ट्रक्शन के अलावा यहाँ एक और डीपर लेवल का अटैक चल रहा था। क्सो चिंग सिर्फ फिजिकली उसे श्रेड नहीं कर रहा था, मेंटली भी उसको तोड़ रहा था। मिस फॉर्चून एक ड्रिफ्टिंग डस्ट की तरह फ्लोटिंग फील्ड के डाउ हार्ट पर गिरती है। बिल्कुल। जू किंग को पता था कि इसे कंप्लीटली खत्म करने के लिए साइकोलॉजिकल अटैक जरूरी है। उसके एग्जैक्ट कोड थी, तुम्हारा पेट्रियार्क मारा जा चुका है, तुम्हारी स्पीशीज खत्म हो चुकी है, तुमने मुझे एसिमुलेट करने में फेल किया और अब मैं तुम्हें एसिमुलेट करूंगा। ये सुनकर तो किसी का भी कॉन्फिडेंस टूट जाए, और इस आवाज से फ्लोटिंग फील्ड का डाउ हार्ट सच में क्रैक हो जाता है और वो चिल्लाता है शट अप। हाँ, उसका विल पावर वहीं परमानेंटली टूट जाता है। और यहीं से गेम बदल गया। जू किंग अचानक एक चमकते हुए सूरज की तरह अपीयर होता है। जो पिच ब्लैक सी फ्लोर अभी तक अंधेरे में था, वो अचानक से ब्राइटली लिट हो जाता है। और उस चमकते सूरज के अंदर से निकलता है एक पिच ब्लैक गोल्डन ग्रो। इस ग्रो के अंदर 5 ब्लड मिस्ट हरिकेन्स थे। राइट, जो फ्लोटिंग फील्ड की पूरी स्पीशीज के खून से बने थे। एग्जैक्टली, जिसे हम गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स कहते हैं। क्रो अपना मुंह खोलता है और असिमुलेशन फायर छोड़ता है, जो फ्लोटिंग फील्ड के उस बचे हुए सर को पूरी तरह निगल लेती है। सूकिंग को इससे एग्जैक्टली क्या मिला? सही पकड़ा आपने। उसे मिली है अथॉरिटी ऑफ इरेजर, और ये कल्टिवेटर सिस्टम के लिए एकदम यूनिक है। ये अथॉरिटी सूकिंग की राइट आई में एंटर करती है। अच्छा, राइट आई में। हाँ, और आपको याद होगा कि टेलीपोर्ट और एक्सप्लोड होने की वजह से इस चेज के दौरान सुकिंग का बहुत सारा इमॉर्टल मर्क्यूरी लॉस हो गया था, जिससे उसकी फ्लैशली बॉडी इनहार्मोनियस अनबैलेंस्ड हो गई थी। हाँ, उसकी एनर्जी स्टेबल नहीं थी। एग्जैक्टली। तो अब ये नई अथॉरिटी ऑफ इरेजर उस मिसिंग इमॉर्टल मर्क्यूरी को रिप्लेस कर देती है। उसकी बॉडी अब इमॉर्टल लाइट से नहाई हुई है और एकदम फ्लॉलेस बन चुकी है। एक इंपीरियल सॉवरेन की अथॉरिटी को असिमुलेट करना तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो जू चिंग ने बिना किसी प्रॉब्लम के ये आराम से कैसे कर लिया? ये कोई तुक्का नहीं था। इसके 2 क्लियर रीजंस थे। पहला, गोल्डन क्रो की पावरफुल असिमुलेशन फायर, और दूसरा, जो सबसे बड़ा रीजन था, कि फ्लोटिंग फील्ड का कल्टीवेशन बेस पहले ही बुरी तरह ड्रॉप हो चुका था। उसका डाउ हार्ट टूट चुका था। सही कहा। अगर वो अपने पीक पर होता तो जू चिंग उसे छू भी नहीं सकता था। मेक सेंस। और इस पावर अप का असर इतना मैसिव था कि उसे छुपाया नहीं जा सका। अब सुनो ध्यान से। आसमान में वाइल्ड कलर्स फ्लैश होते हैं, हेवनली डाउस दिखने लगते हैं, और रेवरेंड एंशिएंट खुद कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफर कर रहा है।
और ये देखकर एयर अपेरेंट और आसपास के सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। ये तो अनप्रेसिडेंटेड टैलेंट का साइन है ना। हक्का बक्का तो रहना ही था, पर एम्प्रेस का रिएक्शन कैसा था इस पर? एम्प्रेस बहुत डीपली ऑब्जर्वेंट है। वो तुरंत समझ जाती हैं कि ज़ू चिंग ने वॉइड रिटर्निंग स्टेज की शुरुआत में ही एक अथॉरिटी एक्वायर कर ली है, और उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि यही उसके मास्टर का सच में असली गोल था। ओ, मास्टर 7th का गोल, जिसके चलते हमारा सीन शिफ्ट होता है साउथ फीनिक्स पर, 7 ब्लड आइस के 7th पीक पर। मास्टर 7th अपने नए बॉडी फॉर्मेशन के बाद सेक्लूजन से बाहर आते हैं। वो बहुत खुश लग रहे थे कि उनके 4th सिब ने उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। हाँ, वो खुश थे, पर यहाँ एक बहुत अजीब और इमोशनल ह्यूमन कॉन्ट्रडिक्शन आता है। मास्टर 7th उस स्टारी स्काई की तरफ देखते हैं जहां से होली लैंड्स आ रहे थे, और उन्हें वहां क्या दिखता है? उन्हें एक ऐसी स्टैचू दिखती है जिसकी ऑरा बहुत फेमिलियर होती है। वो खुद से पूछते हैं, मास्टर, क्या आप वापस आ रहे हैं? और तब उनके चेहरे पर एक बिटर स्माइल आती है। एक बिटर स्माइल, ये एक्चुअली बहुत प्रोफाउंड लगता है। मतलब चाहे आप कितने भी बड़े प्लानर बन जाओ, पास्ट का कोई ना कोई हिस्सा वापस आ ही जाता है। लेकिन इस इंडिविजुअल लेवल की प्लानिंग का इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत बड़ा था। कुछ दिन बाद ही रिवर्ड एंशिएंट में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल भूकंप आता है। बिल्कुल, विविफाइड होली लैंड को कंप्लीटली इरेडिकेट करने की न्यूज आती है। ह्यूमन काइंड और फायरमून डार्क हेवंस मिलकर एक पैरामाउंट धार्मिक डिक्री इशू करते हैं। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि अचानक इतना बड़ा स्टेप क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 बहुत मैसिव क्राइम्स किए थे। इस डिक्री के अकॉर्डिंग पहला चार्ज ये था कि विविफेंड ने बेनेवलेंस मतलब भलाई का एक नकली दिखावा किया था, और इस दिखावे के पीछे उन्होंने फॉरबिडन सी की स्पीशीज को पैरासिटाइज किया। मतलब उनका एसेंस चूस रहे थे। हाँ, और डिक्री ने क्लियर किया कि जिन लोगों ने इनकी नकली भलाई को सच माना और इनका साथ दिया, वो सच में भोंडू थे। उनका भरोसा उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरा क्राइम? दूसरा क्राइम डायरेक्ट रीजन था। उन्होंने इंपीरियल ट्यूटर यानी शू किंग, जो अब ग्रैंड डार्क हेवन भी है, उसके खिलाफ साजिश की, और इन हरकतों की वजह से उनकी पूरी स्पीशीज डेथ पेनल्टी के लायक थी। बाप रे! उस डिक्री में एक कोट था जिसने मेरा ध्यान खींचा। एज द सेइंग गोज, द फॉलिंग ऑफ वन लीफ हेराल्ड्स द कमिंग ऑफ ऑटम। एक पत्ते का गिरना आने वाले पतझड़ का इशारा है। तो मैं सोच रही थी, क्या उन एरोगेंस से भरे होली लैंड्स को रोकने के लिए सिर्फ एक डिक्री काफी थी? यही तो फाइनल ट्विस्ट है। सिर्फ डिक्री नहीं थी, उसके साथ एक बड़ा अल्टीमेटम था। डिक्री ने ईस्ट के सारे होली लैंड्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी। क्या वार्निंग थी? उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त था। सिर्फ 3 दिन। और अगर वो नहीं गए तो उन्हें यूनिवर्सली ईस्ट का दुश्मन माना जाएगा। 3 दिन। तो आज हम बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 99.5 के डीप डाइव में उतर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है 7 ब्लड आइज के पोर्ट से। एम्प्रेस को अपना धार्मिक डिक्री इशू किए हुए 5 दिन बीत चुके हैं। राइट, 5 दिन हो गए। और ये पोर्ट अब किसी आम बंदरगाह जैसा नहीं रहा। ये एक मैसिव हब बन चुका है। साउथ फीनिक्स और एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर से लगातार ट्रेड चल रहा है। सब लोग वहां बिजी हैं। हाँ, मोटर से लेके कल्टीवेटर्स तक सबकी भीड़ वहां लगी हुई है। पर यहाँ मुझे इस सेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत फैसिनेटिंग लगा। यानी यहाँ हाई लेवल कल्टीवेटर्स छोटे मोटे लॉजिस्टिक कामों में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में टाइम और एनर्जी ही सबसे महंगी करेंसी होती है। अगर हम इसके इकोनॉमिक्स को ध्यान से देखें, जो लो लेवल कल्टीवेटर्स हैं वही सारा हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। शिप्स को लाइन में लगाना, ट्रेड का हिसाब रखना, नॉन ह्यूमंस के साथ डील करना, ये सब वही संभाल रहे हैं। ताकि ऊपर वाले फ्री रहें। एग्जैक्टली। इस सिस्टम का मतलब ये है कि लो लेवल कल्टीवेटर्स सेक्ट के लिए रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, जिससे अपर लेवल एलीट्स को अपना पूरा टाइम सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने में लगाने का मौका मिलता है। ओह अच्छा। यही इस सेक्ट की फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाता है। पर इस फाउंडेशन के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्स बैठी है ना, वहां मुझे एक बहुत अजीब चीज नोटिस हुई। मैं बात कर रही हूँ वायलेंट क्राइम्स डिवीजन की। द फेमस डिवीजन। हाँ, वहां के लोग दिखने में बहुत पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। उनकी स्माइल एकदम फ्रेंडली होती है, पर नॉन ह्यूमंस उनसे इतना डरते हैं जैसे लिटरली मौत को सामने देख लिया हो। उनका प्रेजेंस ही काफी है। डेट। पहले सिर्फ 7th पीक के लोग ऐसी नकली स्माइल देते थे, पर अब पूरा सेक्ट इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को कॉपी कर रहा है। ओह वाओ, पूरा सेक्ट? हाँ,
नॉन ह्यूमंस जानते हैं कि इनकी स्माइल के पीछे शार्प ब्लेड्स छुपे हैं। ये डर उन नॉन ह्यूमंस की हिस्ट्री और जीन्स में एम्बेडेड हो चुका है। पुरानी जनरेशन्स ने इन वायलेंट क्राइम्स डिवीजन वालों के ब्रूटल एग्जीक्यूशंस देखे हैं, इसलिए अब उन्हें फिजिकली अपनी ताकत दिखानी ही नहीं पड़ती। उनकी सिर्फ प्रेजेंस और उनकी वो नकली स्माइल सामने वाले के दिमाग में सारे वर्स्ट केस सिनारियोस ट्रिगर कर देती हैं। ओह माय गॉड। लेकिन कहानी इस जनरल प्रेशर से शिफ्ट होकर एक ऐसी फिगर पर आती है जो इस डिवीजन का गॉड बन चुका है। हाँ, जू किंग। हाँ, एक ऐसी एंटिटी जिसे लोग लिटरली पूजते हैं। और यही एंट्री होती है जू किंग की। इस चैप्टर में जू किंग का इंट्रोडक्शन विजुअली बहुत स्टनिंग है। वो मास्टर 7th के पुराने पवेलियन में क्रॉस लेग बैठा है, पर वो कोई आम मेडिटेशन नहीं कर रहा। वो लिटरली धूप खा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। ईटिंग सनलाइट। हर सांस के साथ वो धूप को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो लाइट उसके अंदर क्रिस्टलाइन मोड्स में बदल रही है। और ये सिर्फ एक पोएटिक डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। कल्टीवेशन की दुनिया में जब कोई ईटिंग सनलाइट जैसी स्टेट में आता है ना, तो वो सिंपली फोटॉन्स एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। तो वो क्या कर रहा है? वो यूनिवर्स के प्राइमल लॉज को अपने अंदर खींच रहा होता है। टेक्स्ट बताता है कि ये उसके प्रोफाउंड सन इमॉर्टल लाइट को नरिश कर रहा है। वाओ। संक्षिंग का अपीयरेंस किसी डेटी जैसे बताया गया है। वायलेट रोब्स, वायलेट हेयर, एकदम फ्लॉलेस फीचर्स। जब कोई कल्टीवेटर इस लेवल पे पहुंच जाता तो उसकी बॉडी मॉर्टल लिमिटेशंस को छोड़ चुकी होती है। एक प्योर वेसल बन चुकी होती है। राइट। उसकी बॉडी प्योर नेचुरल एनर्जी को होल्ड कर सकती है। ये लाइट उसके अंदर एक फिजिकल फॉर्म ले रही है जो उसकी अल्टीमेट इंटरनल पावर को दिखाता है। उसका बड़ा भाई अर्न्यू वहां मौजूद है। एग्जैक्ट वही पॉइंट। उस गॉड लाइक फिगर के ठीक बगल में उसका भाई अर्न्यू बैठा है और वो भोंडू की तरह कंप्लेन कर रहा है कि जू चिंग इतनी फिजिकल मेहनत क्यों कर रहा है। वो जोक मारता है उसके लुक्स पर। हाँ, वो मजाक उड़ाता है कि जू चिंग के लुक्स इतने फ्लॉलेस है कि वो किसी भी हाई लेवल गॉड के साथ डुअल कल्टिवेशन कर सकता है और बिना मेहनत के सारी पावर पा सकता है। हाँ, और ड्यूअल कल्टीवेशन बेसिकली दो कल्टीवेटर्स के बीच एनर्जी और पावर शेयर करने का एक बहुत इंटीमेट मेथड होता है। अर्न्यू का यह जोक इस इंटेंस माहौल को पूरी तरह से तोड़ देता है। और वहां सिर्फ अर्न्यू ही नहीं है, राइट? सेकंड जूनियर सिस्टर और हुआंग यान भी वहां है। अर्न्यू और हुआंग यान के बीच बच्चों जैसी ग्लेरिंग मैच चल रही है। दोनों एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे हैं। हाँ, अर्न्यू शिफ्टी बिहेव कर रहा है, हुआंग यान उसको थप्पड़ मारने का सोच रहा है और आखिर में सेकंड जूनियर सिस्टर को एक बड़ी बहन की तरह उन्हें डांट कर शांत करवाना पड़ता है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। अर्न्यू सिर्फ बचकानी बातें ही नहीं करता, कभी-कभी वो ऐसी एक्सट्रीम बातें बोल देता है जो किसी का भी दिमाग हिला दे। हाँ, जैसे वो एम्प्रेस वाला सीन। राइट। जब सेकंड सिस्टर आगे आने वाली वॉर और एम्प्रेस की पॉलिसी के बारे में टेंशन दिखाती है, तो अर्न्यू सीधा एम्प्रेस को धमकी देने की बात करने लगता है। वो कहता है कि एम्प्रेस बहुत स्टिंजी है क्योंकि उसने विवी फील्ड होली लैंड से रिसोर्सेज और एक पूरा पहाड़ अपने पास रख लिया। वो एक हार्शली वर्डेड लेटर लिखने की बात करता है। हाँ, अर्न्यू प्राउडली कहता है कि वो 7 ब्लड आइज के नाम पर लेटर लिखेगा और एम्प्रेस से उस पहाड़ की डिमांड करेगा। सेकंड सिस्टर को अचानक एक ट्रांसमिशन जेड स्लिप मिलती है जिसमें मैसेज आता है कि किसी ने उस ब्रॉन्ज ड्रैगन चैरियट की लोकेशन स्पॉट कर ली है। वही चैरियट जिसे सूकिंग इतने टाइम से ढूंढ रहा था। और ये मैसेज मिलते ही सब कुछ बदल जाता है। जो सूकिंग अब तक आराम से बैठकर धूप एब्जॉर्ब कर रहा था, वो अचानक अपनी आंखें खोलता है और उसकी राइट आई की अथॉरिटी ऑफ एरेजर वाली पावर एक्टिवेट होती है। टेक्स्ट बताता है कि उसकी इस आंख के खुलते ही आसपास के नेचुरल लॉज डिसरप्ट होने लगते हैं। आसमान एकदम डिम हो जाता है। हाँ, जैसे दिन के उजाले में इक्लिप्स लग गया हो। Here's where it gets really interesting. शू किंग बिना एक शब्द कहे तुरंत फोरबिडन सी की तरफ टेलीपोर्ट कर जाता है और अर्न्यू जो अभी तक मजाक कर रहा था अचानक बोलता है कि मैं तुम्हारा धर्म प्रोटेक्टर बनूंगा और वो भी उसके पीछे भागता है। जिसका हुआंग जो थोड़ा मजाक उड़ाता है, पर वो भी पीछे निकल पड़ता है। वो टेलीपोर्ट होकर जा रहा है फॉरबिडन सी के उस हिस्से में जहां उसके फॉलोअर्स ऑलरेडी उस चैरियट को ट्रैक करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। फोरबिडन सी का सीन इतना हैवी है। हाँ, वहाँ एक जायंट यानी एक राक्षस समंदर में चल रहा है और उसकी वजह से सुनामीज आ रही हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई छोटी सी पेपर की बोट में बैठकर हरिकेन के बीच गॉडजिला का पीछा कर रहा हो। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। एक छोटी सी धर्मशिप उस जायंट का पीछा कर रही है जिसे सुनामीज लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस शिप पर 7th पीक वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के 3 लोग हैं और इनका लीडर ना
एक ब्लैक हेयर वाला यंग मैन है जिसके बारे में वाइल्ड रूमर्स हैं। वो पहले म्यूट यानी गूंगा था। हाँ, और दुश्मनों को जानवरों की तरह फाड़ देता था। और सबसे मेन बात, वो जू किंग का फैनेटिकल फॉलोअर है। शिप डूबने वाली है, डेप्यूटीज हक्का बक्का और टेरिफाइड है, लेकिन डायरेक्टर, उसके आंखों, कान और नाक से खून निकल रहा है, पर वो हार नहीं मान रहा। वो अपनी कल्टिवेशन बेस यूज कर रहा है शिप को आगे धकेलने के लिए। पर डिवोशन एक भक्त की अपने भगवान के लिए होती है। कल्टिवेशन की दुनिया में किसी ताकतवर एंटिटी को फॉलो करना सिर्फ जॉब नहीं, रिलीजन बन जाता है। मतलब उसका ऑब्सेशन उसकी पावर सोर्स बन गया है। एग्जैक्टली उसकी ताकत अब कोर फॉर्मेशन से नहीं, उसके पागलपन से आ रही है। एग्जैक्टली और यही उसे उन तुसुमामीज के आगे टिकने की ताकत दे रहा है। पर सिचुएशन तब क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब शिप टूटने वाली होती है। एक बहुत बड़ा वर्लपूल आता है। डिप्यूटीज पूरी तरह पैनिक में चिल्ला रहे हैं, सब खत्म होने वाला है। और अचानक समंदर की आवाज और सुनामीज के बीच में एक आवाज आती है। एक हेवनली थंडर जैसी आवाज। हाँ, पर बिल्कुल शांत। वो आवाज सिर्फ एक वर्ड बोलती है, काम। और यहाँ स्टोरी एंड होती है, जो कि जू क्विंग के आने का इशारा था। वो बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 996 पर फोकस करता है। सोचिए, एक रेजिंग सुनामी है, आसमान छूने वाली लहरें हैं और पानी के अंदर खतरनाक वॉलपूल्स बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है नेचर सब कुछ तबाह कर देगी। और तभी उस तूफान के बीच में सिर्फ एक शब्द गूंजता है। सिर्फ एक शब्द? हाँ, काम यानी शांत। और अगले ही पल वो पूरा का पूरा समुंदर किसी कांच की तरह फ्रीज हो जाता है। हवा चलना बंद, लहरें गायब। समुंदर की इस शांति से हटकर कहानी अचानक उन लोगों पर आती है जो आसमान में ऊपर से ये सब देख रहे हैं। हाँ, शिप पर जो लोग खड़े थे। राइट। वहां एक कैरेक्टर है जिसे सब द म्यूट कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह अकेला हो, जिसे दुनिया ने हमेशा ठुकराया हो, जो जंगली कुत्तों के बीच पला बड़ा हो, जहां सिर्फ सर्वाइवल चलता है, एक कांस्टेंट सर्वाइवल मोड। और अचानक कोई उसको अंधेरे में रास्ता दिखाए, एक लैंप की तरह। जू किंग उसके लिए वही लैंप था। जैसे ही जू किंग शिप पर आता है, मियोनेटे सीधा अपने घुटनों पर गिर जाता है और उसको मिलोड कहता है। क्योंकि शुरुआत में ना उनका रिश्ता वही डर वाला था, पर फिर उसकी जान बचाई। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मियोनेटे अपने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वाले फेज में था। वो बहुत ही खतरनाक क्राइसिस था। अगर नींव रखते वक्त थोड़ी सी भी गलती होती तो मतलब पूरी बिल्डिंग गिर जाती है ना। राइट, कल्टीवेटर की तो जान ही चली जाती है उसमें। एग्जैक्टली। तो जू चिंग ने उस डिजास्टर से उसको बाहर निकाला। और अब जब जू चिंग उसको अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन अच्छा चल रहा है, तो म्यूट के लिए ये किसी गुलाम का रिएक्शन नहीं है। वो बेसिकली अपने मास्टर की अप्रूवल से ओवरजॉय हो रहा है। हाँ, उसके लिए ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। म्यूट को वहां वेट करने का बोलकर जू चिंग सीधा समुद्र की गहराई में कूद जाता है, डार्क ओशन फ्लोर की तरफ। और वहां समुद्र के नीचे एक विशाल दानव, एक जायंट, मोटी मोटी रस्टी चेन्स से एक एंशिएंट ब्रॉन्ज ड्रैगन चैरियट को खींच रहा है। चैरियट इतना भारी है कि वो जमीन पर घिसट रहा है। तो वो सीधा जाकर उस चैरियट पर कब्जा क्यों नहीं कर लेता? वो पूरा दिन और पूरी रात वहां चुपचाप अंधेरे में सुबह होने का वेट क्यों करता रहता है? क्योंकि वो जायंट और वो ब्रॉन्ज चैरियट, वो कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं है। वो इस दुनिया के रिवियर्ड एंशिएंट मिथ का हिस्सा हैं। वो उस पुरानी मिथ की एग्जैक्ट टाइमिंग को सेट कर रहा है, रात का खत्म होना और डॉन यानी सुबह आना। इस प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर वो आधी रात को हमला करता तो जायंट उसको एक इन्वेडर समझकर मिटा देता। जैसे ये डॉन होने वाली होती है, सुबह की पहली किरण आने वाली होती है, तब असली एक्शन शुरू होता है। यहां अगर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जू किंग एक म्यूजिशियन का कटा हुआ हाथ निकालता है। वेट, कटा हुआ हाथ? हाँ, एक सेवर्ड हैंड। एकदम ईरी सा प्रॉप है उस मैसिव डार्क समंदर में। उस हाथ की उंगलियां अपने आप मूव करती हैं और एक मैजिकल धुन बजाती हैं, जिसका नाम है नेचुरल साउंड्स वेलकम द मून। ओह वाओ! और जैसे ही धुन बजती है, वो विशाल दानव रुक जाता है। वो सुनने लगता है। फिर क्स्यू किंग बिजली की तरह उस चैरियट के अंदर घुसता है और सीधा चेयर पर बैठ जाता है। पर वेट, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चेयर पर बैठने के बाद वो अपने आसपास एक गोल्डन क्रो मैनिफेस्ट करता है, एक सुनहरा कौवा जो आग से बना है, और उसके चारों तरफ आग का समुंदर फैल जाता है,
बिल्कुल एक चमकते हुए सूरज की तरह। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। अगर इसको मिथोलॉजी के हिसाब से डिकोड करें तो इसमें एक बहुत डीप लॉजिक है। ये एक रिले रेस जैसा बैलेंस है। रिले रेस? हाँ, देखो, जब तक मून की धुन बजती है, जायंट उसको एक्नॉलेज करता है और रुक जाता है। लेकिन एंशिएंट रूल कहता है कि जब मून की धुन रुकेगी और डॉन आएगी, तब सूरज और गोल्डन क्रो रथ में निकलते हैं। गोल्डन क्रो उस मिथ में सेलेस्टियल अथॉरिटी है। ओ, तो उसने पहले मून की धुन बजाई ताकि एंट्री मिल सके। एग्जैक्टली। म्यूजिक बजाया, दानव रुक गया। फिर जैसे ही सुबह हुई, म्यूजिक रोक दिया और तुरंत खुद को गोल्डन क्रो के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। उसने उस विशाल दानव के हजारों साल पुराने इंस्टिंक्ट्स को लिटरली हैक कर लिया है। मतलब जायंट को लग रहा है कि उसका ओरिजिनल गॉड वापस आ गया है। बिल्कुल, जायंट उसको इन्वेडर नहीं समझ रहा, क्योंकि सीक्वेंस परफेक्टली मैच हो गई। रात हुई, मून म्यूजिक चला, डॉन आई, म्यूजिक रुका और आग का समुद्र और गोल्डन क्रो आ गए। ये आइडेंटिटी थेफ्ट ऑन अ डिवाइन स्केल है। आइडेंटिटी थेफ्ट ऑन अ डिवाइन स्केल। अब हम वापस आसमान में तैरते हुए उन दोस्तों पर आते हैं जो ऊपर थे। हाँ, उनका रिएक्शन तो अलग ही लेवल पर था। जब वो विशाल दानव उस चैरियट को पानी फाड़ते हुए एक मैसिव सुनामी जैसी वेव बनाते हुए आसमान में लेकर निकलता है ना, चैरियट आग से भरा है और ज़ू किंग अंदर बैठा है, ये देखकर ऊपर खड़ा एरन्यू बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। उसके मुंह से निकलता है, होली क्रैप। क्योंकि उसके लिए तो वो बस एक स्टोरेज आइटम था, है ना? हाँ, वो प्रैग्मेटिस्ट है। वो सोचता था कि ज़ू किंग उस चैरियट को वहां से बस चुरा कर लाएगा या अपने कल्टीवेशन के लिए यूज करेगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ज़ू किंग इस मिथ को दोबारा जिंदा करके लिटरली आसमान में उड़ाएगा। लेकिन ठीक उसके बगल में खड़ा दूसरा कैरेक्टर, हुआंग यान, वो बिल्कुल अलग रिएक्ट करता है। राइट, उसका रिएक्शन थोड़ा फिलोसॉफिकल था। हाँ, वो बहुत सीरियस है, क्योंकि अर्न्यू को सिर्फ एक्शन और पावर दिख रही है, पर हुआंग यान ने सिर्फ ज़ू किंग को नहीं देखा वहां। तो उसने क्या देखा? उसमें उस चैरियट के अंदर हू च्विंग के आगे एक धुंधली सी आकृति देखी, एक ब्लरी फिगर। वो फिगर थी क्राउन प्रिंस गोल्डन क्राउ की, एक भगवान और सम्राट जैसा रिफ्लेक्शन। ओ, बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 997 को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है द सन टूवर्ड्स पेट्रोलिंग द वर्ल्ड। एंशिएंट लेजेंड्स बताते हैं कि हजारों साल पहले जब ब्रिलियंट हेवन गॉडफोक इस दुनिया पर रूल करते थे, तब एग्जैक्टली 36 सन्स और 36 मून्स होते थे। ये नेचर और पावर का एक परफेक्ट बैलेंस था। ओके, तो टोटल बैलेंस। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक बहुत ही ब्रूटल वॉर हुई इमॉर्टल्स और गॉड्स के बीच। इस ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट में समर इमॉर्टल्स जीत गए और उन्होंने आसमान में एक नया सन और एक नया मून हॉइस्ट कर दिया, जिससे टोटल काउंट 37 हो गया। हारे हुए गॉड फोल्क को जिंदा रहने दिया गया, पर उन्हें पनिशमेंट मिली। उन्हें इस रेवर्ड एंशिएंट दुनिया में हमेशा के लिए पेट्रोल करने की ड्यूटी दी गई। ओह वाओ, किसने पेट्रोल किया फिर? गॉड फोल्क के क्राउन प्रिंस, जिनका नाम गोल्डन क्रो था, उन्हें दिन में पेट्रोल करना था, वो टेक्निकली सन बन गए। और उनकी पार्टनर मून, जिसका नाम नाइट वॉच था, उन्हें रात में पेट्रोल करना था। वो काइंडनेस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती थी। ये तो एक ऐसी ट्रैजिक लव स्टोरी लगती है जिसे ड्यूटी के नाम पर हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। एक आएगा तो दूसरा जाएगा। क्राउन प्रिंस, गोल्डन क्रो और नाइट वॉच बस कभी कभार आसमान में एक साथ दिख पाते थे। उनका मेन फोकस आउटर सी को रोशनी देना था, जो इस दुनिया का सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस हिस्सा है। और फिर वक्त गुजरता गया। हाँ, और फिर एक दिन वो ब्रोकन फेस वाला कैटास्ट्रोफी आया। उस तबाही में आधे से ज्यादा सन्स तबाह हो गए, सिर्फ 17 बचे। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आउटर सी की रोशनी चली गई और वहां परमानेंट डार्कनेस छा गई और बचे हुए 17 सन्स रैंडमली स्कैटर हो गए, है ना? एग्जैक्टली। और यहीं से हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन की कहानी कनेक्ट होती है। जो मिथ लोग लगभग भूल चुके थे, वो अचानक आसमान में एक फिजिकल रियलिटी बनकर सामने आ जाती है। क्योंकि अचानक आसमान में बहुत ज्यादा रोशनी और गर्मी आई। उस अनबेरेबल ब्राइटनेस को जब मॉर्टल्स और कल्टीवेटर्स ने देखा तो उन्हें 2 सन्स निकलते हुए दिखे। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत मैसिव था। मॉर्टल्स, कल्टीवेटर्स, बीस्ट्स, हर कोई हक्का बक्का रह गया। मॉर्टल्स डर और अवे में एक पूजा करने लगे और पिच ब्लैक फॉरबिडन सी उस रोशनी से एमरल्ड जैसा चमकने लगा। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात उस दूसरे सन की आइडेंटिटी थी। जब रोशनी क्लियर हुई तो वो दूसरा सन कोई आग का गोला नहीं था,
वो एक्चुअली एक डीकेइंग जायंट था जो एक ब्रॉन्ज ड्रैगन चैरियट को खींच रहा था। राइट, एक पुरानी टूटी-फूटी एंटिटी। और चैरियट एक सन की तरह ग्लो कर रहा था। उस जाइगैंटिक मिथिकल चैरियट के अंदर सूचिंग बैठा था। जूचिंग लॉजिकली उस चैरियट को ड्राइव नहीं कर रहा है, वो एक ब्लैंक स्टेट में है, एक ट्रांस जैसी स्टेट। तो वो एक्टिवली कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा। नहीं, वो बस एक खाली वेसल बन गया है। वो उस एंशिएंट गोल्डन क्रो के लिंगरिंग ग्रीफ के साथ एक इमोशनल रेजोनेंस फॉर्म कर रहा है, पावर का नहीं। रेजोनेंस ऑफ ग्रीफ। अब सुनो ध्यान से। चैरियट आसमान में निकल तो गया, पर वो किसी सेफ रीजन में नहीं रुका। उसने सीधा उस टेरिफाइंग आउटर सी की तरफ रास्ता लिया, जहां टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से किसी ने रोशनी नहीं देखी थी। और जैसे ही वो चैरियट उन डार्क बॉर्डर्स के पास पहुंचा, गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियाड स्पिरिट्स की कार्विंग्स जिंदा हो जाती हैं। उन कार्विंग से एक ब्लरी यंग मैन का फिगर बनता है जो गोल्डन क्रो का प्रोजेक्शन था। और उस मोमेंट में सू किंग लिटरली उस प्रोजेक्शन की एक्सट्रीम लोनलीनेस और सॉरो को फील करता है। उसके दिमाग में नाइट वॉच को मिस करने की थॉट्स आती हैं। और तब आसमान में एक फेंट साई सुनाई देती है। द सन टूअर्स पेट्रोलिंग द वर्ल्ड। उस साई की पावर इतनी प्रोफाउंड थी कि जायंट के मुर्दे जिस्म में एक डिवाइन एनर्जी दौड़ जाती है। उस डीकेड जायंट को एक गोल्डन आर्मर मिल जाता है, उसकी ऑरा होली हो जाती है और वो एक इमेंस रोर के साथ आगे चार्ज करता है, सीधा आउटर सी के अंदर। और वो रीजन एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर है। पिच ब्लैक वायलेट कलर का बोयेंट पानी। वहां समुंदर में जमीन नहीं है, बल्कि मैसिव कॉर्प्सेस, एंशिएंट रूइंस और आइलैंड के साइज की आंखें फ्लोट कर रही हैं। वो पूरा रीजन एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड की तरह है। वहां जो हिडन एंटिटीज हैं, उनकी पावर अनइमेजिनेबल है। जैसे ही चैरियट की लाइट पड़ती है, प्रीफेक्चर्स के साइज के ह्यूज एंटिटीज आसमान की तरफ देखते हैं। उन मॉन्स्टर्स ने उस एंशिएंट अथॉरिटी को पहचाना जो कभी उनकी दुनिया का रूलर था। ये किसी नई पावर का डर नहीं था, बल्कि उस पुराने किंग की रिस्पेक्ट थी जो अपना आखिरी टूर कर रहा था। जब वो कांस से रथ आउटर सी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचता है, तो दिन के 12 बज चुके होते हैं। सूर्य अपनी पूरी चमक और प्रचंडता पर है। और ठीक इसी क्षण विरासत सौंपने की वो प्राचीन प्रक्रिया शुरू होती है। रथ के अंदर खड़ा वो धुंधला युवा राजकुमार शू किंग की तरफ मुड़ता है और उसे अपनी सच्ची विरासत सौंप देता है। फिर बाहर वाला जायंट ग्रीफ में एक आवाज निकालता है और वापस इनर सी की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही रोशनी हटती है, डार्कनेस वापस आउटर सी को घेर लेती है। शाम होने तक चैरियट की रोशनी खत्म होने लगती है। जायंट का नकली आर्मर हट जाता है, वो फिर से डीकेड बन जाता है और चैरियट इनर सी में आकर आहिस्ता से सूचिंग को उसकी धर्मशिप पर ड्रॉप कर देता है। उसके बाद जायंट उस चैरियट को समुद्र की तरफ ले जाता है और वो बॉटम में सिंक कर जाता है। लेकिन सबसे हार्ट ब्रेकिंग विजुअल वहां बॉटम पर बनता है। वहां एक ह्यूज इल्यूशनरी पैलेस फॉर्म होता है। वो ब्लरी यंग मैन सबसे टॉप पर एक एम्प्टी चेयर पर बैठता है और नेचुरल साउंड वेलकम द मून का म्यूजिक बजने लगता है। पर जिसके लिए ये सब हो रहा है, यानी नाइट वॉच, वो आसमान में आती ही नहीं। क्योंकि वो मून अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस क्राउन प्रिंस की लोनलीनेस उस डीप ओशन में इटर्नल हो जाती है। वो पैलेस टूट कर एक खंडर और टूम बन जाता है और जायंट बाहर बैठकर रोता है। जैसे ही अंडर वाटर ये ट्रेजेडी खत्म होती है, सरफेस पर रियलिटी सीधा एक हाई स्टेक्स थ्रिलर बन जाती है। हाँ, सरफेस पर धर्माशिप पर ज़्यूक्विंग बैठा हुआ है, लेगेसी एब्जॉर्ब कर रहा है। मूडे पूरी तरह एक्सट्रीम गार्ड पर हैं। और 7th पीक के जो 2 बैटल हार्डन डेप्यूटी डायरेक्टर्स थे, वो तो पूरी तरह हक्का बक्का और फ्रीज हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि ज़्यूक्विंग कोई रीइनकार्नेटेड गॉड है। वहां अर्न्यू भी था, जो नेचुरली बहुत ग्रीडी और क्यूरियस फील कर रहा था कि ज़्यूक्विंग को उस चैरियट से क्या ओवरपावर्ड लूट मिली। जबकि हुआंगयान बिल्कुल सीरियस था। उसके दिमाग में हिस्ट्री और एंशिएंट ट्रूथ्स चल रहे थे। पर तभी एनवायरनमेंट वायलेंटली कोलैप्स कर जाता है। रात का आसमान और समुद्र अचानक क्रिम्सन मतलब डार्क ब्लड रेड हो जाते हैं। एक ब्लड विंड चलती है और वहां एक रेड कपड़ों वाला और लॉन्ग हेयर वाला गॉड उतरता है, जिसका नाम यूल्यूचिन है। जैसे ही यू लीचुएन बोट पर उतरता है, उसकी डिवाइन ऑरा इतनी डेंस थी कि मुएटे और वो दोनों डेप्यूटी डायरेक्टर्स इंस्टेंटली बेहोश हो जाते हैं। वही तो, मुएटे जैसे टफ लोग 1 सेकंड में बेहोश। पर तभी आन्यो कुछ अजीब करता है। वो कैजुअली आगे बढ़कर सूकिंग और उस गॉड के बीच में खड़ा होता है और पोलाइटली बो करके कहता है,
सीनियर, यू वर ऑन द वे। ये नकली रिस्पेक्ट बहुत अलार्मिंग थी। एग्जैक्टली। आन्यू इस टेरिफाइंग गॉड के आगे इतनी कैजुअल वाइब क्यों दे रहा है? और दूसरी तरफ हुआंगयान के अंदर से टेरिफाइंग एनर्जी पल्स होने लगती है, पर गॉड वहां आकर अटैक नहीं करता, बल्कि एक बैम्बू टेबल बनाता है, चाय डालता है और कहता है ड्रिंक। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि शू चिंग पर मेरा एक एहसान है। बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 998। सोचिए, आसमान और फॉरबिडन सी की लहरें अचानक एक ही पल में फ्रीज हो चुकी हैं। हवा एकदम शांत है, जैसे यूनिवर्स ने अपनी सांस रोक ली हो। ये एक बहुत पावरफुल गॉड यू लुचियन के एंट्री का डायरेक्ट असर है। ये उसकी शेयर प्रेजेंस का ऑरा है जिसने यूनिवर्स के उस हिस्से में फिजिकल रियलिटी और टाइम को एक तरह से पॉज कर दिया है। वाओ, मतलब सिर्फ उसके आने से वक्त रुक गया। यू लुचियन वहां मौजूद लोगों को चाय ऑफर कर रहा है। ओ, वो सीन सबसे अनकंफर्टेबल टेंशन थी वहां। राइट। अब वहां अर्न्यू है, जो वैसे तो बहुत सार्कास्टिक है, खुद को हमेशा स्मार्ट समझता है, पर इस वक्त वो बिल्कुल चुपचाप चाय पी लेता है। और सिर्फ पीता ही नहीं, नकली तारीफें भी शुरू कर देता है। आंखें चमका कर बोलता है कि वाह क्या चाय है। ये बिहेवियर अर्न्यू के नॉर्मल कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फियर है। ये फियर बहुत रियल है और उसका एक डार्क पास्ट हिस्ट्री से कनेक्शन है। अर्न्यू अंदर से पूरी तरह डरा हुआ है क्योंकि उसने पास्ट में देखा है कि यू लुशियन किस लेवल का खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल गॉड है। अर्न्यू ने फ्लोटिंग फील्ड नाम के कैरेक्टर का मेंटल ब्रेकडाउन देखा था। फ्लोटिंग फील्ड ने बस कैजुअली यू लुशियन की चाय पीने से मना कर दिया था। उस एक छोटी सी ना पर यू लुशियन ने उसके दिमाग के साथ इतना खिलवाड़ किया कि वो पूरी तरह से टूट गया। ओ भाई साहब, मतलब यूल्यूशन की रेप्यूटेशन एक बहुत ही पेटी गॉड की है। वो गॉड ऑफ ईगो जैसा साउंड कर रहा है। वो छोटी छोटी बातों पर अफेंड हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। और सोर्सेज में ये भी मेंशन है कि उसके अंदर एक अजीब सा क्वार्क है। जो इंसान जो काम नहीं करना चाहता वो उसे वही काम करने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि अर्न्यू कोई चांस नहीं लेना चाहता। वो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर एक्ट कर रहा है। उसे पता है कि इस गॉड के सामने ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक और कैरेक्टर है, हुआंगयान। हाँ, और हुआंगयान का रिएक्शन अर्न्यू से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो स्टोनी फेस्ड बैठा है, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है और वो चाय की प्याली को हाथ तक नहीं लगाता। या मैं सच में एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूल्यूचन गुस्से में आएगा और हुआंगयान का वही हाल करेगा जो फ्लोटिंग फील्ड का किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूल्यूचन बस हल्का सा हंसता है और हुआंगयान को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। सू चेंग वहां आंखें बंद करके ध्यान लगाने का यानी मेडिटेशन करने का नाटक कर रहा है। वो ये प्रोजेक्ट करना चाहता है कि उसे इस पेटी पावर प्ले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तब यू लुचियन सीधा उससे एड्रेस करता है और एक सटल धमकी देता है। वो कहता है कि वो सू चिंग नाम की किसी हीरो की कहानी सुनाएगा। और इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही यूल्यूचन उसकी कहानी सुनाने की बात करता है, जू छिंग की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। जू छिंग की आंखों से एक गोल्डन क्रो निकलता है, एक मजेस्टिक क्रो जो उड़ते हुए आसमान में जाता है और एक इंकारनेटेड सन यानी एक साक्षात सूरज का रूप ले लेता है। इस मोमेंट की डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है। उस गोल्डन क्रो के आसपास प्रोफाउंड सन इमोर्टल लाइट की 10 बीम्स हैं। पहले की कहानी में ये सिर्फ एक बीम थी। मतलब जू छिंग ने एक मैसिव पावर जंप लिया है। एग्जैक्टली। ये 10 बीम्स और वो इनकार्नेटेड सन मिलकर उस फ्रीज हुए डार्क एनवायरनमेंट को जला देते हैं। वहां एक एंशिएंट गॉड का प्रेशर फील होता है, एक ऐसी पावर जो यूनिवर्स के पुराने लॉस से आती है। ये एक एक्सट्रीम पावर फ्लेक्स था। और उस डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के बाद वो क्रो वापस जू क्विंग की आंखों में समा जाता है और आसमान फिर से पहले जैसा डार्क हो जाता है। जू चिंग अपनी जगह से उठता है और रिस्पेक्टफुली बाव करता है। जू चिंग जानता है कि यू लुचियन कहानियां सुनाने का शौकीन है, पर जू चिंग नहीं चाहता कि उसकी खुद की कहानी इस गॉड के मुंह से निकले। जू चिंग के पास अब उस गोल्डन क्रो की एक बहुत मजेस्टिक, एंशिएंट और कॉम्प्लेक्स लेगेसी है। ये इतनी बड़ी पावर है जिसे वो अभी धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस और बॉडी में अब्जॉर्ब कर रहा है। जब तक वो इसे पूरी तरह सिमुलेट नहीं कर लेता, उसकी स्टोरी अभी इनकम्प्लीट है। ओह, आई सी। और इस यूनिवर्स में एक गॉड के थ्रू सुनाई गई इनकम्प्लीट कहानी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकती है। राइट। यू लुशियन जैसा पावरफुल एंटिटी भी ये मानता है कि एक इनकम्प्लीट नैरेटिव में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं,
जो किसी भी कहानी की प्योर स्ट्रक्चर को खराब करती हैं। इसलिए वो ज़ूक्शिन की रिक्वेस्ट को मानकर वेट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उन्हें कहानी सुनाने के बजाय अपने साथ एक फिशिंग एक्सपीडिशन पर ले जाना चाहता है, जहां वो दोनों उसके लिए बेट यानी चारा बनेंगे। हाँ, और यूलिचुन ये डिमांड एक फेवर के रूप में फ्रेम करता है। वो याद दिलाता है कि पास्ट में उसने सूकिंग को एक फेटल सिचुएशन से बचाया था। और फेवर यह है कि सूकिंग को उसके साथ आउटर सी में जाना होगा। जब ये ऑफर टेबल पर आता है तो हुआंग यान बीच में इंटरवीन करता है। वो ऑफर करता है कि अगर सूकिंग नहीं जाना चाहता तो वो किसी तरह इस गॉड के साथ डील कर लेगा और रास्ता निकाल लेगा। लेकिन यहाँ सूकिंग का कोर कैरेक्टर ट्रेट हाईलाइट होता है। वो एक ऐसा इंसान है जो अपने प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत रिजिड है। वो दुश्मनी नहीं भूलता तो किसी का एहसान भी नहीं भूलता। वो बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत मान जाता है। उसने गोल्डन क्रो के चैरियट में पहले भी आउटर सी का ग्लिम्स देखा है। उसे पता है कि वो एनवायरनमेंट कितना खतरनाक और अनफॉरगिविंग है। पर अब वो पहले जैसा वीक कल्टिवेटर नहीं है। गोल्डन क्रो की 10 बीम्स उसकी स्ट्रेंथ का प्रूफ है। उसे लगता है कि अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क ले तो ये मिशन सर्वाइव किया जा सकता है। लेकिन इस सीरियस मोमेंट के बीच में अर्न्यू का ड्रामा फिर से चालू हो जाता है। जैसे ही अर्न्यू देखता है कि ज़ूचिंग और यूलियू चेन निकलने वाले हैं, वो जोर-जोर से चिल्लाने लगता है। वो हाथ पैर मारकर बोलता है, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चाहे तुम मुझे कितना भी पीटो, मैं वहां बैट बनने नहीं जाऊंगा। जैसे ही अर्न्यू जोर-जोर से डिनाई करता है, यूलियू शेंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो स्माइल करता है और कहता है, तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हें ना पीटूं तो तुम जाओगे? और उसके बाद वो आसमान के हवामाई रेड क्लाउड को मैनिपुलेट करके अर्न्यू को जबरदस्ती अपने पास खींच लेता है। बिल्कुल। सू चिंग इस पूरे सिचुएशन को दूर से देखकर समझ जाता है कि अर्न्यू अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश है। इसका डीप साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि अगर इस पूरे यूनिवर्स में डेथ विश यानी खतरे से खेलने के शौक की कोई रैंकिंग बने तो अर्न्यू डेफिनेटली नंबर 1 स्पॉट पर होगा। उसमें एक्सट्रीम डेंजर में खुद को डालने का एक अजीब सा ऑब्सेशन है। यूलियूचन जानता है कि अर्न्यू क्या कर रहा है। वो इस नकली नाटक को एंटरटेन करता है क्योंकि उसमें उसका अपना फायदा है। अच्छा, तो वो बस प्ले अलोंग कर रहा था। एग्जैक्टली जब वो दोनों को रेड क्लाउड में आउटर सी की तरफ ले जा रहा होता है तो वो क्लियरली उन्हें अश्योर करता है। वो कहता है कि जब तक तुम दोनों में खुद से मरने का शौक नहीं है, ये मिशन खतरनाक तो होगा पर फेटल यानी जानलेवा नहीं होगा। तो अब वो सब उस हवामाई रेड क्लाउड में आउटर सी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑब्वियस सवाल ये आता है कि आखिर वो मछली पकड़ने कहाँ जा रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल वो आखिर क्या पकड़ने वाले हैं। देखो, समर इमॉर्टल्स को आप इस यूनिवर्स के सबसे टॉप टियर ह्यूमन या मॉर्टल कल्टिवेटर समझ सकते हैं। ये लोग स्पिरिट और एनर्जी कल्टिवेट करते हैं और एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ पावर अचीव करते हैं। और गॉडफुल क्या है? दूसरी तरफ ब्रिलियंट हेवन गॉडफोल्क एक बिल्कुल अलग एंटिटी है। ये एंशंट कॉस्मिक बीइंग्स हैं जो यूनिवर्स के फंडामेंटल रूल्स से जुड़े हैं। हिस्ट्री ये है कि समर इमॉर्टल्स ने एक मैसिव वॉर में इन गॉडफोल्क को हरा के सील कर दिया था, लेकिन वो आउटर सी का कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो ये आउटर सी क्या चीज है? ये कोई नॉर्मल पानी का समुंदर तो नहीं लग रहा मुझे। नहीं, आउटर सी एक बिल्कुल मिस्टीरियस और स्टैंड अलोन डायमेंशन है। ये ब्रिलियंट हेवन गॉडफोल्क का ओरिजिन पॉइंट है। ये उनकी बर्थ प्लेस है और इसलिए रिवर्ड एंशंट मेनलैंड के इमॉर्टल्स वहां अपना अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। यूलिचन एक और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ड्रॉप करता है, राइट? Yes. वो क्राउन प्रिंस के बारे में। हाँ, वो बताता है कि क्राउन प्रिंस गोल्डन क्रो वहां जो पेट्रोल करता है वो अपने फिजिकल कल्टिवेशन पावर की वजह से नहीं करता, वो अपनी ब्लड लाइन यानी अपने कॉस्मिक खून की रेजोनेंस की वजह से वहां सर्वाइव और रूल कर पाता है, क्योंकि आउटर सी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है। और इसी बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट में यूलिचिन रेड क्लाउड पर बैठे हुए एक ऐसा फिलोसॉफिकल सवाल पूछता है जिसके जवाब ने मेरे दिमाग को पूरी तरह हिला दिया। वो सू किंग से सीधा पूछता है कि आखिर कल्टिवेटर्स और गॉड्स में क्या फर्क है। और सू किंग इसका जवाब पावर स्केल के बेसिस पर देता है। हाँ, वो कहता है कि इमॉर्टल्स एसेंस कल्टिवेट करते हैं और गॉड्स ऑमनिशियंस। लेकिन यूलिचिन इस एक्सप्लेनेशन को करेक्ट करता है। और यूल्यूशन का एक्सप्लेनेशन ही इस यूनिवर्स के मैजिक सिस्टम का कोर फाउंडेशन है। वो बताता है कि इमॉर्टल्स यानी जो समर इमॉर्टल्स हैं वो अपना ट्रू ईगो कल्टिवेट करते हैं। उनका सारा फोकस अपने सेल्फ, अपनी सोल और अपने इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को परफेक्ट करने पर होता है। लेकिन इस अप्रोच का एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर उनकी फिजिकल बॉडी और सोल डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो मर जाते हैं,
उनकी एग्जिस्टेंस यूनिवर्स से इरेज हो जाती है। एग्जैक्टली लेकिन गॉड्स ऐसा नहीं करते। गॉड्स अपना ट्रू नेम कल्टिवेट करते हैं, तो वो एग्जैक्टली 100% सेम नहीं होते। वेट, सेम नहीं होते? यूल्यूचिन स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करता है कि इट इज देम बट इजंट। यूल्यूचिन बताता है कि हजारों साल पहले उसने आउटर सी में एक बैटल देखी थी। एक ट्रू गॉड जो ब्रिलियंट हेवन गॉड फोक का हिस्सा था, उसे एक समर इमॉर्टल ने ब्रूटल लड़ाई में मार दिया था। उस लड़ाई की शॉकवेव्स इतनी पावरफुल थी कि यूल्यूचिन खुद बहुत बुरी तरह इंजर हो गया था। उस इंजरी के बाद यूल्यूचिन ने जो किया वो वैसे तो इनसेन साउंड करता है, पर अब लॉर समझने के बाद लॉजिकल लगता है। अपनी इंजरी के टाइम से लगभग 10,000 सालों तक, लेट दैट सिंक इन, 10,000 साल यूल्यूचिन उस मरे हुए ट्रू गॉड की कहानी सुनाता रहा। एक ही कहानी को रिपीट करता रहा। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसने ये कहानी किसी इंसान को या अपने किसी भक्त को नहीं सुनाई। उसने ये कहानी खुद वक्त को यानी टाइम को सुनाई। यूल्यूचिन ने एग्जैक्टली यही किया। उसने 10,000 साल तक लगातार एक नैरेटिव को दोहराकर टाइम के फैब्रिक में एक फिजिकल डेंट बना दिया। बिल्कुल, उसने अपनी कहानी को यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ बना दिया। और लगभग 1000 साल पहले टाइम ने फाइनली उस नैरेटिव को सच मान लिया। तो इसका मतलब क्योंकि टाइम ने उस कहानी को सच मान लिया है, इसलिए वो मरा हुआ ट्रू गॉड वो धीरे धीरे जाग रहा है, हालांकि वो अभी बहुत वीक स्टेट में है। अगर उस ट्रू गॉड को एक समर इमॉर्टल ने मारा था, तो सू किंग और एर्न्यू को बेट बनाने का सीधा सा मतलब ये है कि उनका कर्मा या उनकी वाइब उस समर इमॉर्टल फ्रैक्शन से मैच करती है। भले ही इन दोनों ने उस गॉड को नहीं मारा, पर उनका ऑरा और उनका कल्टीवेशन पैटर्न उस समर इमॉर्टल की याद दिलाता है जिसने गॉड की जान ली थी। यूल्यूचिन का एंड गोल अपने खुद के एग्जिस्टेंस को एलिवेट करना है। इस यूनिवर्स में कल्टिवेटर्स के सोल में एक गॉड अल्टर होता है जो उनके कल्टिवेशन और पावर का कोर बेस होता है। इस अल्टर को अपने पीक पर ले जाने के लिए और एक प्योर ट्रू गॉड बनने के लिए एक मैसिव कार्मिक या कॉस्मिक एंकर की जरूरत होती है। तो वो उस डेड गॉड को यूज करना चाहता है। प्रिसाइसली, यूल्यूचिन चाहता है कि उसकी सुनाई हुई ये कहानी पूरी तरह से एक टेंजिबल रियलिटी बन जाए। जब वो मरा हुआ गॉड पूरी तरह मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो यूल्यूचिन का गॉड अल्टर उस रियलिटी की पावर को अब्सॉर्ब करके अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाएगा। और जैसे ये सारे मोटिव्स क्लियर होते हैं, स्टोरी के चैप्टर के एंड में वो रेड क्लाउड फाइनली आउटर सी के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। वहां का विजुअल डिस्क्रिप्शन एकदम हॉन्टिंग और सिंबॉलिक है। वो ब्लैक और वायलेट पानी वाला सीन। हाँ, वो देखते हैं कि जिस इनर सी से वो आए हैं उसके पानी का रंग बिल्कुल काला है, पिच ब्लैक, लेकिन जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस होती है, आउटर सी का पानी वायलेट कलर का हो जाता है। बियॉन्ड द टाइमस्केप चैप्टर 9 999 शुरू करते हैं एक बहुत ही सिनेमैटिक और एकदम ईरी सीन के साथ। हाँ, और ये सीन विजुअली बहुत स्ट्राइकिंग है। बिल्कुल, मतलब नॉर्मली क्या होता है, आसमान पिच ब्लैक होता है ना। हाँ। पर यहाँ आसमान पिच ब्लैक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मैसिव ब्लड क्लाउड की वजह से हर तरफ एक क्रिम्सन ग्लो फैला हुआ है। राइट, हर चीज उस लाल रोशनी में डूबी हुई लग रही है। एग्जैक्टली। और ज़ुकिंग और अर्न्यू इस क्लाउड के अंदर खड़े हैं। वो बेसिकली एक ऐसी बाउंड्री को देख रहे हैं जो पूरे समुद्र को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, इनर सी और आउटर सी। तो इनर सी खतरनाक जरूर है। हाँ, वहाँ मॉन्स्टर्स और डेडली सुपरनैचुरल फोर्सेस तो हैं ही। बिल्कुल, पर वहाँ ह्यूमंस टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्होंने अपने सेफ जोन्स और टेरिटरीज बना लिए हैं। लेकिन आउटर सी, वो एक एब्सोल्यूट टैबू है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कोई जाता ही नहीं। एग्जैक्टली। एक ऐसी जगह जहाँ जाने वाले लोग सच में फीनिक्स के फेदर्स या किलिन के हॉर्न्स जितने रेयर होते हैं। लोर के हिसाब से जब गोल्डन क्रो और नाइट वॉच मरे, तो उस जगह का आखिरी सन और मून भी खत्म हो गया। मतलब अगर हम फिजिकली देखें तो इनर सी ब्लैक है, पर जब हम बाउंड्री के उस पार देखते हैं तो आउटर सी वायलेट है। राइट। ब्रिलियंट हेवन गॉडफोक की लोर बताती है कि उनका जो नेचुरली गॉडली ऑरा होता है वो ब्लैक होता है। अच्छा, इसलिए इनर सी ब्लैक है। बिल्कुल, लेकिन आउटर सी में ये ब्लैक ऑरा किसी बिल्कुल अननोन एंटिटी के ब्लड के साथ मिक्स हो गया है। वेट, किसका ब्लड? वही तो बात है, किसी को नहीं पता। एक ऐसी प्राइमेवियल एंटिटी जिसका नाम तक किसी को नहीं पता। जब वो ब्लैक ऑरा और इस अननोन एंटिटी का खून आपस में मिले तो रिएक्शन से इस समुद्र का रंग वॉयलेट हो गया। उसके बाद फादर गॉड का ऑरा इसमें इन्वेड कर गया, जिसने इस म्यूटेजन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल बना दिया।
अगर ब्रिलियंट हेवन गॉड फोक का ओरिजिन भी आउटर सी से ही है, तो इस सो कॉल्ड आउटर सी को आखिर बनाया किसने था? ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। हाँ, और जूकिंग भी आसमान में लटकते हुए उस ब्रोकन फेस ऑफ द गॉड को देखकर यही सोच रहा है। यू ल्यूचिन स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करता है कि यहाँ एक अजीब सी ब्लड की स्मेल आती है जो उसको बहुत डिलिशियस लगती है। हाँ, जूकिंग और एन्यू तो उम्मीद कर रहे थे कि यू ल्यूचिन उन्हें कोई लेजेंड सुनाएगा या कोई प्लान देगा, हाँ, उन्हें लगा कोई स्ट्रैटेजी बनेगी। पर नहीं, यू ल्यूचिन लेजेंड सुनाने से मना कर देता है और अचानक से बिना किसी वार्निंग के उन दोनों को रेड क्लाउड से बाहर सीधा उस वायलेट आउटर सी में फेंक देता है। उसका प्लान सुनो, वो कहता है बस आगे बढ़ो, क्योंकि उनका वहां फिजिकली होना ही एक परफेक्ट बेट, मतलब चारा बनने के लिए काफी है। वो सोच रहा है कि ये गॉड कितना लेजी और अनप्रोफेशनल है। अगर फिशिंग करनी ही थी तो चारे को ढंग से प्लेस तो करते। हाँ बिल्कुल। और इर्न्यू का जो ये थोड़ा भुंडू बिहेवियर है ना यहाँ पे, वो बहुत फनी और रियल लगता है। वो कहता है कि वो कभी सुइसाइडल चीजें नहीं करता। पर जूकिंग उसको क्या रियलिटी चेक देता है। हाँ, जूकिंग कुछ बोलता नहीं, बस उसे चुपचाप घूरता है और इर्न्यू इतना शर्मिंदा हो जाता है कि तुरंत लाइन पर आ जाता है। आउटर सी का पानी नॉर्मल नहीं है। कैसे नॉर्मल नहीं है? वो इतना डेंस है कि वहां कोई वेव्स ही नहीं बनती, बिल्कुल डेड वाटर। उनके उस डेड जोन में 3 दिन गुजर जाते हैं। ना दिन होता है ना रात, सिर्फ पिच ब्लैक डार्कनेस। और साइलेंस, ऐसी साइलेंस जो प्रैक्टिकली कानों में चुभती है। राइट। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग डिटेल वो ड्रेडनॉट है, जो उनकी शिप है, जो ओल्ड वुमन जॉचिनी की तरह दिखती है। उस पर एक वायलेट फॉग जमने लगती है। हाँ, और ये कोई नॉर्मल रस या मॉइस्चर नहीं है। नहीं, ये फॉग सिर्फ 3 दिन में उस इंडिस्ट्रक्टिबल शिप को ऐसे डिके कर देती है जैसे उस पर फिजिकली 1000 साल गुजर गए हों। उस डिके होने वाले शिप के आगे आखिर उन्हें मिलता क्या है? ये विजुअल बहुत ही हॉन्टिंग है। समंदर के ऊपर कुछ रॉक्स हैं जो उस गाढ़े वायोलेट पानी में डूबते नहीं है, बस फ्लोट कर रहे हैं। और उन रॉक्स के बीच में एक पूरी की पूरी एंशिएंट रूइंड सिटी है और सेंटर में एक टूटा हुआ टेम्पल है। पर सबसे क्रीपी चीज वहां का एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि वो एंटिटी है। वो छोटी बच्ची। हाँ, एक छोटी बच्ची है जो एंशिएंट कपड़े पहने हुए है। वो टेम्पल की वॉल पर बैठी बिल्कुल कैजुअली अपने पैर हिला रही है और बिना किसी आवाज के, लिटरली म्यूट, कोई गाना गा रही है। और उसके आसपास का सीन और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बहुत सारे शॉकिंग गोस्ट्स उस छोटी बच्ची के आगे झुककर उसकी वर्शिप कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये कि इस बच्ची का प्रैक्टिकली कोई ऑरा ही नहीं है। एर्नियो डिवाइन विल से रियलाइज करता है कि ये नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल। कल्टीवेशन वर्ल्ड में हर एक चीज का ऑरा होता है, पर ये एंटिटी ना गोस्ट है, ना गॉड है, ना कल्टीवेटर है। इवन डेथ का ऑरा भी नहीं है उसमें। जीरो ऑरा होने का मतलब है नॉन एग्जिस्टेंस। और जूकिंग की सोल तो इंस्टिंक्टिवली चिल्ला रही होती कि ये एक्सट्रीम डेंजर है। वो उस शिप का रास्ता डाइवर्ट करने की डेस्परेट कोशिश करता है ताकि उनका आई कांटेक्ट ना हो। जैसे ही वो शिप का डायरेक्शन चेंज करते हैं, नैरेटिव अपने पीक क्लाइमैक्स पर आ जाता है। वो बच्ची अचानक मुड़कर सीधा उन्हें घूरती है। उसकी आंखें प्योर ब्लैक, उनमें कोई वाइट हिस्सा नहीं है, बस एंडलेस वॉइड्स। और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब अननेचुरल सी स्माइल आती है, जैसे वो किसी लाइफ फॉर्म की बस नकल कर रही हो। स्पाइन चिलिंग। उस 1 सेकंड के आई कांटेक्ट से ही जूकिंग की आंखों से उसका पूरा गॉड सोर्स शैटर हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। अचानक सब तरफ अंधेरा छा जाता है और ठीक उस पल उसको अपनी पीठ पर एक एक्सट्रीम कोल्ड फीलिंग महसूस होती है, जैसे मौत खुद उसके ठीक पीछे खड़ी हो। और उस साइलेंस के बीच एक आवाज आती है। वो बच्ची सीधा जोकिंग के दिमाग में बोलती है। क्या कहती है वो? वो बहुत प्यार से कहती है, इसके आगे मत बढ़ना स्वीटी। इस पॉइंट के बाद सिर्फ समुंदर का अंत है और लाइफ का एंड। हम बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 1000 को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वक्त शू किंग और एर्न्यू, ये दोनों एक बेहद खतरनाक आउटर सी में फंस गए हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अकेले इस अनजान जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक बेहद अजीब ठंड से। हाँ, और ये मौसम वाली ठंड नहीं थी। सूखिंग के दिमाग में, उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक ऐसी जमाने वाली ठंड घुसती है जो सीधा उसकी सोल को बर्फ बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ फोर्स फ्रीज हो रही हो। कॉस्मिक हॉरर की ये सबसे बड़ी पहचान होती है, खतरा बाहर से फिजिकली नहीं आता, वो रियलिटी को ट्विस्ट करके सीधा दिमाग पर अटैक करता है। पर सूखिंग चुपचाप जमने वालों में से नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसने तुरंत अपने अंदर के गोल्डन क्रो को जगाया।
ये डिटेल बहुत दिलचस्प है। उसके कॉन्शियसनेस वाले समुंदर में अचानक एक सूरज उगता है और वहां से निकलती हुई ब्लैक फायर उस मौत की ठंड को ब्लॉक करती है। एक तरफ मौत की ठंड और दूसरी तरफ वो एंशिएंट आग, और इन दोनों के क्लैश के बीच एक मिस्टीरियस आवाज आती है, एक छोटी बच्ची की आवाज। एक बच्ची इस हॉरर सीन में? हाँ, वो आवाज दिमाग में गूंजती है और सीधा सू किंग को वार्न करती है। वो कहती है कि अपने दोस्त को बोलो कि मुझे फ्रीकिश मॉन्स्टर न बुलाए, वरना मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ओह वाओ! मतलब एर्न्यू में दिमाग में उस ठंड को मॉन्स्टर बोला होगा। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। उस वार्निंग के बाद ठंड अचानक गायब हो जाती है। राइट, पर जब तक ठंड गायब होती है, शू किंग देखता है कि उसका दोस्त अर्न्यू ऑलरेडी बर्फ की मूर्ति बन चुका था। एकदम फ्रीज। और यहाँ एंट्री होती है यू लियू चेन की, जो दूर छिपकर ये सब तमाशा देख रहा था। वो शांति बनाए रखने के लिए एक गॉड सोर्स से बनी हुई चाय का कप उनके शिप पर भेजता है। हाँ, और उस चाय की डिवाइन गर्माहट से अर्न्यू थोड़ा पिघल जाता है। पर उसके बाद वो भूंडू करता क्या है? डरने या भागने के बजाय वो उस खतरनाक फ्रिजिड एनर्जी को, उस मौत वाली ठंड को खा जाता है। वेट एक सेकंड, वो उसे खा जाता है? ये कैसा लॉजिक हुआ? इट्स लाइक जहर देखकर कोई सोचे कि चलो टेस्ट करके देखते हैं। वो मर क्यों नहीं गया? वही तो उसकी सबसे अजीब बात है। देखो, अर्न्यू का नेचर ही वैसा है। वो डरने के बजाय उस एनर्जी को खुद में असिमिलेट कर लेता है, पर इसका रिएक्शन बड़ा भयंकर होता है। भयानक वर्ड तो बहुत छोटा है यहाँ। एर्न्यू तुरंत उल्टी करता है और उसके पेट से सड़े हुए काले बालों का एक लंबा गुच्छा निकलता है। रॉटिंग हेयर, ये सुनकर ही घिनौना लगता है। सच में। पर बैकग्राउंड में यू ल्यूचन का पीओवी हमें दिखाता है कि एक्चुअल में वहां बाहर चल क्या रहा था। यूल्यूचन को क्या दिखा वहां? उसे वहां कोई बच्ची या टूटे हुए रूइंस नहीं दिखते। उसे दिखता है एक मैसिव, इन्फिनाइट साइज का सड़ा हुआ हेयर बॉल। वो जो बच्ची की आवाज थी ना, वो उस जायंट हेयर बॉल मॉन्स्टर की मैनिफेस्टेशन थी। अरे बाप रे! मतलब एक कॉस्मिक स्केल का झुंड। एग्जैक्टली। और यू ल्यूचन, जो खुद इतना बड़ा कैल्टोवेटर है और गॉड लेवल मॉन्स्टर्स को फिश करने निकला है, वो हक्का बक्का रह जाता है। वो डर के मारे तुरंत अपनी एनर्जी से बनी चाय उस हेयर बॉल को ऑफर करता है, रिश्वत के तौर पर। और वो बाल उस चाय को लपेटकर शांति से वहां से चले जाते हैं। पर अर्न्यू का क्या हुआ? उसने तो वो एनर्जी खाई थी ना? हाँ, और उसका साइड इफेक्ट लगातार दिखता है। अर्न्यू की बॉडी पर वही काले सड़े हुए बाल उगने लगते हैं, इतने ज्यादा कि पूरी बॉडी एक फर से कवर हो जाती है, जैसे किसी भालू का आर्मर हो। पर मुझे पता है अर्न्यू परेशान तो हुआ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वो उल्टा खुश हो जाता है, कहता है वाओ, ये तो बड़ा बढ़िया आर्मर है और बहुत वार्म भी है। वो उसे एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह देखता है। ये इंसान सच में पागल है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आउटर सी में शांति बहुत देर तक नहीं रहती। कुछ वक्त बाद उन्हें समुंदर में से एक ब्लड रेड सूरज उगता हुआ दिखता है। फिर एक और, फिर एक और। देखते ही देखते 30 से ज्यादा लाल सूरज आसमान में आते हैं और वापस पानी में गिरने लगते हैं। पर एक प्रॉब्लम थी इनमें, इनसे कोई हीट या रोशनी नहीं आ रही थी। तो फिर इनसे क्या निकल रहा था? म्यूटेजन, वो कॉस्मिक पॉइजन जो रियलिटी और बायोलॉजी को ट्विस्ट कर देता है। इनकी वजह से वहां का गॉडली ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया था। और तभी सबसे पास वाला सूरज अचानक बीच से खुलता है, और वो कोई सूरज नहीं था, वो एक जायंट आंख थी, एक मैसिव आई। राइट। और जैसे ही वो आंख उनके शिप को घूरती है, सू किंग और अर्न्यू की बॉडी में म्यूटेशन शुरू हो जाता है। उनकी बॉडी का आकार बदलने लगता है। पर अर्न्यू क्या करता है? वो अचानक से एक अजीब सा डांस शुरू कर देता है। हाँ, और सिर्फ खुद नहीं नाचता, वो सू किंग को भी अपने साथ मजबूर करता नाचने के लिए। सामने जायंट आग घूर रही है और ये दोनों नाच रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या लॉजिक हो सकता है? इसका लॉजिक अर्न्यू के पास से जुड़ा है। अपनी पास्ट लाइफ में मूनराइट रीजन के अंदर अर्न्यू एक ग्रैंड डांसर था। ये कोई पार्टी वाला डांस नहीं, एक सैक्रिफाइस वाला रिचुअलिस्टिक डांस था। अच्छा, तो वो डांस करके बचने की कोशिश कर रहा था। एग्जैक्टली। अर्न्यू को पता था कि ये जो आंखें हैं, ये किसी अनजान भगवान का एक हाफ रियल, यानी आधा सच सपना है। अगर आप डर के भागोगे तो आप उस सपने में एक एबरेशन बन जाओगे, जिसे वो तुरंत मिटा देगा। तो डांस करके वो उस सपने का हिस्सा बन रहे थे, लाइक बैकग्राउंड कैरेक्टर्स की तरह ब्लेंड इन हो रहे थे। सही पकड़ा। उन्होंने लगभग 6 घंटे तक बिना रुके वो स्पेसिफिक डांस और गाना कंटिन्यू किया। वो जायंट आंख उन्हें लगातार देखती रही और 6 घंटे बाद वापस पानी में चली गई। लेकिन नीचे समंदर में यूल्यूशन का क्या हाल था? यूल्यूशन वहां बसे पर हक्का बक्का बैठा था।
उसने देखा कि वो जो 30 सूरज थे वो एक्चुअली 30 जायंट आईबॉल्स थे जो आपस में स्लाइम और फ्लैश के स्ट्रिंग से जुड़े हुए थे, बिल्कुल ग्रेप्स के गुच्छों की तरह। ओह, ये तो सच में डिस्कस्टिंग इमेज है। और यू ल्यूचन इतना तंग आ गया था कि उसने आखिर में उन अंगूर जैसी स्लाइम आंखों को भी एक कप चाय ऑफर कर दी। टॉप टियर शिकारी यहाँ सबको बस चाय पिला रहा है। वही तो, वो दिमाग लगा रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने इन दोनों को बेट इसलिए बनाया था ताकि कोई ठीक ठाक साइज का मॉन्स्टर आए, पर ये लोग तो आउटर सी के डीप एंशिएंट मॉन्स्टर्स को कोस्टल वाटर्स में अट्रैक्ट कर रहे थे। ये तो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था। पर इस मिस्टीरियस अट्रैक्शन का जवाब आगे मिलता है। कुछ दिनों बाद अर्न्यू एक पैटर्न नोटिस करता है। वो नोट करता है कि जब दिमाग में उस लड़की को मॉन्स्टर सोचा तो आफत आई। जब उसने बोला कि वो सेफ है तो सूरज वाली आंखें आ गईं। हाँ, और अर्न्यू यहाँ क्लेम करता है कि शायद इस आउटर सी में उसके शब्दों और थॉट्स में एक अलग सा मैजिक आ गया है। उसकी जबान जो बोलती है वो सच हो रहा है। एक जिंक्स बन चुकी है उसकी जबान, द पावर ऑफ वर्ड्स। और इसे टेस्ट करने के लिए वो मजाक में एक फेक लेजेंड सुनाने लगता है। वो बोलता है कि एक आउटर सी लॉर्ड है जो बहुत हैंडसम है। हाँ, और कहता है कि जब वो वापस आएगा तो सारे गॉड्स उसके आगे झुकेंगे। शूखिंग उसे पूछता है कि ये लेजेंड कहाँ से आई, और अर्न्यू हंसता हुआ बोलता है कि उसने खुद अभी-अभी बनाई है। ये इंसान सच में पागलपन की लिमिट क्रॉस कर चुका है, लेकिन यहाँ उसकी ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबती है। अब सुनो ध्यान से। अर्न्यू हंस के बोलता है कि उसने कैलकुलेशंस कर ली हैं और अब हम यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। और उसके ये शब्द बोलते ही एक बहुत बड़ा सुनामी आ जाता है। सुनामी छोटी चीज थी, वहां का पूरा एनवायरनमेंट पलट गया। पानी सीधा आसमान की तरफ उठने लगता है। वही तो, वो दोनों हवा में उड़ते हैं शिप को बचाने के लिए, और देखते क्या है कि जिस समुंदर में वो तैर रहे थे वो समुंदर खुद एक जायंट बोल, एक कटोरे का शेप ले रहा है। इमेजिन करो, समुंदर का एक हिस्सा लिटरली एक कटोरा बन चुका है और उस पानी के अंदर से एक मैनी आर्म्ड, कई हाथों वाला सी डीमन बाहर आता है। और इस डीमन का साइज जानते हो क्या था? मैंने पढ़ा था, वो डीमन एक पूरे प्रीफेक्चर यानी एक पूरी स्टेट से भी बड़ा था। एग्जैक्टली। और इस जायंट डीमन ने अपने एक हाथ में वो समुद्र वाला बोल उठा रखा था जिसमें ज़ूक्विंग और अर्न्यू बैठे थे। कुछ घंटों बाद वो डीमन बिना कुछ किए उन्हें वापस उस पानी में रखकर गायब हो जाता है। उन दोनों के तो होश ही उड़ चुके थे। सिर्फ उनके नहीं, दूर से देख रहे यू ल्यूचिन के भी होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने तो फिशिंग का प्लान ही कैंसिल कर दिया होगा। बिल्कुल। यू ल्यूचिन समझ गया था कि अगर उसने इन दोनों भुंडू लोगों को ऐसे ही अकेले छोड़ा तो अगली बार कोई ऐसा एंशिएंट मॉन्स्टर आएगा जो इन दोनों को और छुपे हुए यू ल्यूचिन को भी एक ही बार में खा जाएगा। तो वो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें रेस्क्यू करने आता है। वो उनकी शिप पर टेलीपोर्ट करता है ताकि उन्हें वहां से निकाल सके। पर अर्न्यू की मनहूस जुबान यहां भी नहीं रुकती। हाँ, और यहीं से गेम बदल गया। जैसे ही यू ल्यूचैन वहां आता है, अर्न्यू बोल पड़ता है, सीनियर, आपके होते हुए हमें कोई थोड़ी खा सकता है। और बस वही ट्रिगर था। तुरंत आसमान का रंग ब्लड रेड हो जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे पूरा आसमान किसी हेवन शेकिंग एंटिटी का एक जाइंट मुंह बन गया हो, और वो आसमान उन्हें निगलने के लिए तेजी से नीचे गिर रहा था। द स्काई वॉज फॉलिंग। अर्न्यू वहां चिल्लाने लगता है, लेकिन सूख किंग को उस वक्त एक अलग ही चीज फील होती है। उसका स्कैल्प टिंगल करने लगता है क्योंकि उसे फिर से वही अनजान एंशिएंट गेज, वो नजर फील होती है जो सिर्फ उस पर फोकस कर रही थी।